नोट फ्रॉम हाइड्रा नॉवेल्स, जिस किसी ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो 1। मैं पहले ही यूनिवर्स का सुप्रीम बीइंग बन चुका हूं और सिस्टम आ रहा है। तारों भरे समुद्र के अंदर काले पुराने स्टाइल के कपड़े पहने एक आदमी खाली जगह में पालथी मारकर बैठा था। उनके शरीर से एक ऐसी आभा निकल रही थी जो आम लोगों से कहीं ज्यादा थी, जिससे आसपास का खालीपन बदल रहा था, जबकि उनका अंदरूनी यूनिवर्स लगातार कॉस्मोस में छिपे नियमों की शक्ति को सोख रहा था। जैसे जैसे वह यूनिवर्स के नियमों को लगातार समझने लगा, वह खुद यूनिवर्स से आगे निकल गया और नियमों से परे एक अस्तित्व बन गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी सुनहरी पुतलियां दूर खाली जगह में छिपे कई शक्तिशाली एक्सपर्ट की ओर देख रही थी। अरे, ये चूहों का झुंड है जो सिर्फ अंधेरे में छिपना जानते हैं। मुझे हैरानी है कि क्या तुम्हें मेरे खिलाफ कोई चाल चलने की हिम्मत है। ज़ियाओ ज़िलिंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसने परछाई में छिपे उन पावरफुल एक्सपर्ट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी समझ जारी रखी। मेजर थाउजेंड वर्ल्ड्स के नियमों की शक्ति लगातार उसके अंदरूनी यूनिवर्स में मिल रही थी और उसका ऑरा लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पहले से छिपी हुई साधना को दिखा रहा था। अरे यार, क्या इस दाओ यू डिवाइन वेनरेबल ने आखिरकार वह कदम उठा ही लिया? नहीं, मुझे लगता है कि उसका ऑरा पहले से 100 गुना ज्यादा मजबूत है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपनी ताकत को हमेशा से छिपा रहा हो? पावरफुल एक्सपर्ट्स ने ज़ियाओ ज़िलिंग को ब्रेकथ्रू के कगार पर देखा, फिर भी किसी ने भी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। इस मेजर थाउजेंड वर्ल्ड की कॉस्मिक इच्छा ने ज़ियाओ ज़िलिंग को देखा, जिसकी साधना उससे कहीं ज्यादा बेहतर थी और वह सिर्फ बेबसी से आग भर सका। सारे स्वर्ग और ब्रह्मांड में सिर्फ मैं ही सबसे ऊपर हूँ। आज 3000 बड़ी दुनियाओं को गवाह बनाकर मैं सबसे ऊपर पहुंच रहा हूँ। जैसे ही ज़ियाओ ज़िलिंग की आवाज 3000 बड़े यूनिवर्स में गूंजी, सभी पावरफुल एक्सपर्ट्स ने पहले सुप्रीम पावर हाउस के जन्म को देखा। एक एक करके अंधेरे में छिपे पावरफुल एक्सपर्ट्स को पता चल गया कि वे अब और छिपे नहीं रह सकते। वे ज़ियाओ ज़िलिंग के सामने आए और घुटनों के बल बैठ गए। हम दाओ यू दिव्य भगवान को अपना सम्मान देते हैं। कुछ लोग जो ज़ियाओ ज़िलिंग से नाराज थे, वे सामने नहीं आए, बस अंधेरे में छिप गए और डर से कांपने लगे। हम खत्म। ज़ियाओ ज़िलिंग ने उन कुछ लोगों को देखा जो उसके सामने आए थे। फिर उसकी आंखें तारों भरे आसमान जितनी गहरी हो गईं जब उसने उन लोगों की ओर देखा जो उसका पीछा कर रहे थे। सिर्फ एक शब्द से जो लोग कभी ज़ियाओ ज़िलिंग के दुश्मन थे, उनकी आत्मा तुरंत बुझ गई, उनकी आत्मा उड़ गई और आत्मा बिखर गई। उन कुछ लोगों को मारने के बाद ज़ियाओ ज़िलिंग मुड़ा और चला गया और एक छोटी सी दुनिया में चला गया जिसे उसने खुद बनाया था। वहां मौजूद पावरफुल एक्सपर्ट्स ने देखा कि ज़ियाओ ज़िलिंग अचानक गायब हो गया। उनकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी। दिव्य आदरणीय होने के नाते उन्होंने पहली बार मौत का स्वाद महसूस किया और एक दूसरे को देखा। फिर वे सब गायब हो गए। ज़ियाओ ज़िलिंग के तरीके देखकर उनके दिलों में दर्द घर करने लगा और हर कोई याद करने लगा कि क्या उन्हें उससे पहले कोई शिकायत थी। बहुत डरावना। उसने कोई हरकत भी नहीं की। उसने सिर्फ एक शब्द से कई एक्सपर्ट्स को आसानी से मार डाला जो दिव्य आदरणीय भी थे। दिव्य आदरणीय क्योंकि शर्मिंदा था, ये दाऊ यू बहुत डरावना था। भागो, मैं छिपने के लिए एक छोटी सी दुनिया ढूंढूंगा और फिर कभी बाहर नहीं आऊंगा। अच्छा, तो फिर तुम्हारे उन बड़े गोलों का क्या? मैं तुम्हारी खातिर उनकी देखभाल करूं। दफा हो जाओ। अगर मैं उन्हें दाऊ यू को भी दे दूं तो तुम्हारी बारी नहीं आएगी। क्या इतना समय एक झटके में बीत गया? ज़ियाओ ज़िलिंग अपनी बनाई हुई छोटी सी दुनिया के पत्थर के रास्ते पर चल पड़ा। वह इस छोटी सी दुनिया के बनाने वाले थे और इसमें हर बदलाव उनके एक विचार से ही हुआ। उसे याद आया जब वह लोअर रेल में था और डेविल एम्परर और ताइचू होली लैंड की सेंटेंस उसका शिकार कर रहे थे। किस्मत से वह इस मेजर थाउजेंड वर्ल्ड में आ गया था और उसने टाइम के लॉ को भी मास्टर कर लिया था और हर तरह से आगे बढ़ गया था। वह इस मेजर थाउजेंड वर्ल्ड में सबसे ताकतवर एक्सपर्ट बन गया था। वो दो मोटी औरतें बहुत पागल थीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने क्या किया, फिर भी मुझे पूरी ताकत से मारना चाहती थी। ज़ियाओ ज़िलिंग ने मन ही मन कहा। अरे, मेरी पिछली दुनिया में मैं एक अनाथ था जो अकेला बड़ा हुआ और अकेला रहा, यहाँ तक कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल होने के बाद नदी में कूदने वाले को बचाने के लिए मर भी गया। मैं इस दुनिया में बिना माता पिता, बिना सिस्टम, बिना पत्नी और बिना बच्चों के आया हूँ। क्या ये सर्वोच्च अवस्था पाना सच में उपयोगी है? ज़ियाओ ज़िलिंग की आंखें सुस्त थीं। वह सिर्फ अपनी किस्मत को कंट्रोल करने के लिए मजबूत बनने पर पूरी तरह से ध्यान लगाए हुए था। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर और अपने पीछे किसी को न देखकर रास्ते में मिले उसके दोस्तों के पास शायद अब तक अपने परिवार होंगे। डिंग टिल्डा टिल्डा टिल्डा, असंख्य स्वर्ग और असंख्य लोगों का पालन पोषण सिस्टम लोड हो रहा है। एक थोड़ी नासमझ और प्यारी महिला की आवाज सुनाई दी। वह शोर क्या था? ज़ियाओ ज़िलिंग हैरान दिखे। उन्हें लगा कि उनकी दिव्य इंद्रिय अचानक किसी रहस्यमय चीज में समा गई है। ज़ियाओ ज़िलिंग की आंखों से सुनहरी रोशनी निकली और बस एक पल में वह सिस्टम स्पेस के अंदर घुस गया। उन्होंने तुरंत असंख्य स्वर्ग और असंख्य लोगों की पालन पोषण प्रणाली का भौतिक रूप देखा। अरे नहीं, एक और गलती। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मैं फिर से मिशन में फेल होने जा रहा हूँ। सफेद और हरे रंग की ड्रेस में एक छोटी लोली जो पहले अपने गैजेट्स के साथ खेल रही थी, उसे अचानक लगा कि सिस्टम स्पेस पर एक शक्तिशाली ताकत ने हमला कर दिया है। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाकर देखा। ई टिल्डा टिल्डा टिल्डा, तुम अंदर कैसे आ गए? छोटी लोली कई कदम पीछे हट गई। उसने पहले कभी ऐसी सिचुएशन नहीं देखी थी। तो ये सिस्टम का अंदरूनी हिस्सा है। यह असल में ऐसा दिखता है। ज़ियाओ ज़िलिंग ने सिस्टम स्पेस में चारों ओर ध्यान से देखा। उसके हाथ के हल्के से हिलाने से सिस्टम स्पेस वाइब्रेट होने लगा और खजाने उसके सामने आने लगे। ये शक्ति सुप्रीम, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें अभी भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में नहीं होना चाहिए था? ये कैसे हुआ? क्या मैं थोड़ी लेट नहीं हो गई थी? यह अचानक इतना मजेदार कैसे हो गया? छोटी लोली ने अपनी उंगलियां घुमाई और धीरे से फुसफुसाई। बिग बॉस, मेरा नाम ज़ियाओ तियान है। क्या आप प्लीज अपना ऑरा थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं? सिस्टम स्पेस आपकी पावर का सामना नहीं कर सकता। ज़ियाओ तियान ज़ियाओ ज़िलिंग के पीछे आई और धीरे से उसके कपड़ों का कोना खींचा। बहुत सावधान लग रही थी, जैसे उसे अपने सामने बिग बॉस को नाराज करने का डर हो। ज़ियाओ तियान काफी दिलचस्प नाम है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम लेट हो तो बेहतर होगा कि तुम किसी काम के हो जाओ। नहीं तो ये सिस्टम मेरे पास नहीं होता। ज़ियाओ ज़िलिंग ने हल्के से अपनी उंगलियां चटकाई और पूरा सिस्टम स्पेस ऐसे ठीक होने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर कि ज़ियाओ ज़िलिंग लापरवाही से काम नहीं कर रहा था, ज़ियाओ तियान राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। नमस्ते बिग बॉस, मेरा नाम ज़ियाओ तियान है। मेरा पूरा नाम माइरियड हेवंस एंड माइरियड रियल्स नर्चरिंग सिस्टम है। मेरा काम है, जब तक आप अपनी पत्नी, वंशजों और शिष्यों का पालन पोषण करते हैं और उनके साथ रहते हैं, तब तक आपके साथ उनकी नजदीकी बढ़ती रहेगी। उनकी असली बुरी किस्मत को बदलकर आप खास इनाम पा सकते हैं। एक अच्छी याद, सिस्टम से मिलने वाले इनाम दूसरों को भी दिए जा सकते हैं। ज़ियाओ तियान के सामने एक नीली स्क्रीन आ गई जब उसने ज़ियाओ ज़िलिंग को सब कुछ समझाया। अरे, तो अभी के लिए ऐसा लगता है कि तुम सच में बेकार हो। मेरी कोई पत्नी नहीं है, कोई बच्चे नहीं है और निश्चित रूप से कोई शिष्य नहीं है। ज़ियाओ ज़िलिंग ने हार मानते हुए कहा। वह इस सिस्टम को नष्ट नहीं करना चाहता था। भविष्य में बातचीत करने के लिए एक छोटा सा साथी होना अच्छा होगा। कम से कम यह इतना बोरिंग तो नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? सिस्टम डेटा से पता चलता है कि आपके पहले से ही 2 महिलाओं के साथ संबंध रहे हैं और आपकी एक बेटी भी है। ज़ियाओ तियान ने अपनी उंगली काटते हुए प्यार से कहा। हम बोलने से पहले अच्छे से सोच लो। ज़ियाओ ज़िलिंग का चेहरा काला पड़ गया। उसे बेटी और पत्नी कहां से मिली? उसे कैसे नहीं पता था? ये सच है, आपकी बेटी अभी लोअर रेल की ज़ुआनहुआन रेल में है। रुको, उसका ऑरा बहुत कमजोर है, ऐसा लगता है वह मरने वाली है। कितना जायज पंथ है। मेरी बेटी को जज करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? ज़ियाओ तियान का लहजा थोड़ा घबराया हुआ था। उसे कोई परवाह नहीं थी और उसने जल्दी से सिस्टम के अपने नियमों को तोड़ दिया। वह देखना चाहती थी कि ज़ियाओ ज़िलिंग की बेटी के साथ असल में क्या हो रहा है। ज़ियाओ ज़िलिंग ने भौहें चढ़ाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने वाले छोटे लड़के क्या कर रहे हैं। ये खत्म हो गया। सिस्टम एनर्जी काफी नहीं है, ऐसा लगता है कि मैं चेक नहीं कर सकती। ज़ियाओ तियान ने अपनी उंगली काट ली। उसका पूरा शरीर लगातार कांप रहा था। बिग बॉस, जल्दी से लोअर रेल की ज़ुआनहुआन रेल के अंदर ज़ुआनिक्सियन सेक्ट में टेलीपोर्ट करो। आपकी बेटी खतरे में है। ज़ियाओ तियान को इस बात की परवाह नहीं थी कि ज़ियाओ ज़िलिंग उसे सजा देगा या नहीं। वह सिर्फ एक बात जानती थी, अगर सच में उसकी बेटी को कुछ हो गया तो उसके सामने वाला आदमी बहुत गुस्से में आ जाएगा। ज़ियाओ ज़िलिंग ने देखा कि ज़ियाओ तियान कितनी घबराई हुई थी और उसने देखा कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। उसने उस पर विश्वास करना चुना। ज़ुआनहुआन रेल, क्या मैं वहीं नहीं रहता था? ज़ियाओ ज़िलिंग ने बुदबुदाया। फिर उसने आराम से अपने बगल की जगह में एक दरार को फाड़ दिया।
ये किस तरह की शक्ति है? ज़ियाओ तियान को भी टेलीपोर्ट करने के लिए समय चाहिए, फिर भी वह असल में। ज़ियाओ तियान ने ज़ियाओ ज़िलिंग की हरकतों को हैरानी से देखा। जब तक वह इससे बाहर निकली, ज़ियाओ ज़िलिंग पहले ही दरार में चलना शुरू कर चुका था। रुको, बड़े बॉस, तुम अपनी साधना और ताकत को दबाना भूल गए। एक पल में पूरा निचला क्षेत्र तुम्हारे ऑरा से टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा। ज़ियाओ तियान ज़ियाओ ज़िलिंग के सामने आया और बचकानी आवाज में बोला। परेशानी वाली बात, ज़ियाओ ज़िलिंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, उसने बस अपनी साधना को दबा दिया। आखिर में उसके पास सिर्फ 1 करोड़वां हिस्सा बचा। ज़ियाओ तियान को लगा कि यह शक्ति अभी भी थोड़ी ज्यादा मजबूत है, लेकिन वह ज़ियाओ ज़िलिंग को रोक नहीं सकी क्योंकि वह पहले ही दरार में घुस चुका था और निचले दायरे की ओर बढ़ने लगा था। 3000 छोटी दुनियाओं के निचले दायरे के जुबान हुआन दायरे के अंदर मिंगजिया साम्राज्य के नंबर धर्मी मार्ग संप्रदाय में जुबान ज़ियान संप्रदाय। पूरा सेट स्पिरिचुअल ची से भरे एक स्पिरिचुअल पहाड़ पर था। पहाड़ हरे पेड़ों से ढका हुआ था और आसमान में अमर सारस चक्कर लगा रहे थे, जो अंदर से हैरानी का एहसास दिला रहे थे। इस समय सभी हाई लेवल एल्डर्स और सेक्ट मास्टर जुबानिक्सियन सेक्ट के मेन हॉल में इकट्ठा हुए थे। वहां मौजूद लगभग सभी लोग नेसेंस स्टेज से ऊपर थे और सबसे ताकतवर जुबानिक्सियन सेक्ट के सेक्ट मास्टर थे जो मेन सीट पर बैठे थे, लुयानहाओ। हर कोई उस औरत को देख रहा था जो बेड़ियों में बंद थी, उसकी खेती बंद थी, वह मौत के कगार पर खड़ी एक भिखारी जैसी लग रही थी। गुज़ियाई, तुम शैतानी रास्ते पर चले गए हो और अपने साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाया है। क्या तुम्हें कुछ और समझाना है? लुयानहाओ की ठंडी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। ये सुनकर गुज़ियाई ने अपना सिर उठाने की कोशिश की। उसकी सबसे बड़ी शैतानी हड्डी खोदकर निकाल ली गई थी। साथ ही उस इल्यूजन प्यूपिल को भी जिसे उसने अभी-अभी जगाया था, खुद को राइटियस पाथ स्कूल कहने वाले पाखंडी और मतलबी लोगों के इस ग्रुप ने चुरा लिया था। गुज़ियाई, तुम सेक्ट के कमीने हो। सेक्ट के एक सच्चे शिष्य के तौर पर तुम असल में शैतानी रास्ते पर चले गए और अपने साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाया। तुम जीने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। हॉल में एक महिला शिष्या ने सीधे गुज़ियाई को गाली दी। वह कोई और नहीं बल्कि सेक्ट मास्टर की पसंद शिष्या नांगो ज्ञान थी। उन दोनों को सेक्ट के ट्विंस्टॉस के नाम से जाना जाता था, जिन्हें 100 साल में शायद ही कभी देखे गए जीनियस के तौर पर सराहा जाता था। यह एक सम्मान की बात होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी नजर में यह एक बेइज्जती थी। गुज़ियाई को उससे तुलना करने का क्या हक था? गुज़ियाई की नजर ठंडी थी जब उसने धीरे से अपना सिर उठाकर नांगो ज्ञान को देखा। उसकी बाईं आंख खाली जगह की तरह काली थी। उसकी छाती के नीचे के कपड़े खराब हो गए थे और उसके पेट पर एक घाव दिख रहा था जहां से एक पसली बाहर निकल आई थी। उसके पहले बर्फ जैसे सफेद कपड़े अब खून से लाल हो गए थे। अंदर से शैतानी की हल्की सी झलक ही निकल रही थी। उसके होंठ पीले पड़ गए थे और उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। उसकी बाईं आंख, जिसमें डबल प्यूपिल्स जितनी ही मशहूर इल्यूजन प्यूपिल थी, अब सबसे बड़ी शैतानी हड्डी की तरह खोदकर निकाल ली गई थी और एक इल्यूजन प्यूपिल को नांगो ज्ञान के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया गया था। सबसे बड़ी राक्षसी हड्डी उसके बचपन के दोस्त लिन यूफेंग ने ले ली थी। कुछ दिन पहले लिन यूफेंग गुज़ियाई के पहाड़ की चोटी पर अपनी फीलिंग्स बताने गया था। गुज़ियाई द्वारा सख्ती से मना किए जाने के बाद वह उसे लगातार परेशान करता रहा। गुज़ियाई के पास प्राइमल एक्सट्रीम यिन बॉडी थी और उसके साथ डुअल कल्टीवेशन से किसी की कल्टीवेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती थी। हर दिन अनगिनत लोग गुज़ियाई के सामने अपनी भावनाएं जाहिर करते थे। जब गुज़ियाई बेसब्र हो गई तो उसने लिन यूफेंग को उड़ाने के लिए अपने ऑरा का हल्के से इस्तेमाल किया। अचानक ये सब उसके बचपन के दोस्त नांगो ज्ञान ने देख लिया, जो उसे ढूंढते हुए आया था। उन दोनों में लड़ाई हुई, लेकिन गुज़ियाई को हर दिन अपनी डेमोनिक बोन का ऑरा छिपाना पड़ता था और उसका कल्टीवेट टाइम नांगो ज्ञान से कम था, इसलिए दायरे के मामले में वह नांगो ज्ञान का मुकाबला नहीं कर सकती थी। कई बार की कहा सुनी के बाद गुस्से में आए नांगो ज्ञान ने कोई रहम नहीं दिखाया और गलती से गुज़ियाई के पेट में चाकू घोंप दिया। नांगो ज्ञान, जो पहले डरी हुई थी क्योंकि उसने एक जूनियर सिस्टर को नुकसान पहुंचाया था, उसने गुज़ियाई के पेट से शैतानी की हुई की एक धार निकलती देखी। वह आगे बढ़ी, सीधे गुज़ियाई की सबसे बड़ी शैतानी हड्डी को खोदकर निकाला और फिर उसे लिन यूफेंग ने ले लिया। जब सेक्ट के लॉ एनफोर्समेंट एल्डर पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ गुज़ियाई को देखा, जिसके शरीर से डेविलिश की हुई निकल रही थी। उन दोनों ने तुरंत एक सीन बनाया जिसमें गुज़ियाई राक्षसी रास्ते में गिर गया था और उसने सेक्ट डिसाइपल को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन नांगो ज्ञान ने उसे काबू कर लिया। लिन यूफेंग, जो शुरू में कमजोर गुज़ियाई पर जबरदस्ती करना चाहता था, जब उसने लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को आते देखा तो वह कुछ समय के लिए ही हार मान सका। ये खबर सुनकर सेक्ट मास्टर और एल्डर्स ने बिना कुछ कहे सीधे नांगो ज्ञान के लिए गुज़ियाई की इल्यूजन प्यूपिल को खोदकर निकाल लिया। उन्होंने गुज़ियाई को बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया। उससे पूछा कि उसने सेक्ट के चेलों को नुकसान क्यों पहुंचाया और यह भी पूछा कि क्या सेक्ट में डेमोनिक पाथ के कोई और लोग भी थे। लेकिन बुरी तरह घायल गुज़ियाई कमजोर आवाज में सिर्फ इतना बता सकी कि उसने किसी भी सेक्ट डिसाइपल को नुकसान नहीं पहुंचाया है। एक धर्मी मार्ग के पंथ के तौर पर जुबानशियान पंथ कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं करेगा जो शैतानी मार्ग में गिर गया हो। फिर भी उसे हॉल में ले आए और सेक्ट मास्टर और एल्डर्स के फैसले का इंतजार करने लगे। गुज़ियाई ने अपने आसपास के लोगों की नफरत भरी नजरों को देखा, उसका दिल निराशा से भर गया। हम सेक्ट मास्टर, जो राक्षसी रास्ते पर गिर गया है, उससे पूछताछ करने का क्या मतलब है? उसे सीधे मार डालो, तीसरे एल्डर ने ठंडी आवाज में कहा। उसका शिष्य दानव जाति के हाथों मारा गया था। बुराई से बहुत नफरत करते हुए वह चाहता था कि वह दानव जाति के सभी लोगों को मार डाले। सेक्ट मास्टर और एल्डर्स आपसे पूछताछ कर रहे हैं। गुज़ियाई को चुप देखकर नांगो ज्ञान आगे बढ़ा। गुज़ियाई पर हमला करने वाला था, लेकिन गुज़ियाई की खून जैसी लाल नजर से डरकर 2 कदम पीछे हट गया। सीनियर सिस्टर नांगो ज्ञान, आपको ठीक-ठीक पता है कि आपने क्या किया है? आप बहुत समय से मेरी आंखों में देख रही हैं, है ना? गुज़ियाई की बहुत कमजोर आवाज सुनाई दी। नांगो ज्ञान को थोड़ा बुरा लगा और उसने तुरंत बेवकूफ बनने का नाटक किया। अपने साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाने के बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम सही हो? अगर मैं वहां से नहीं गुजरा होता तो क्या वह शिष्य तुम्हारे कारण घायल नहीं होता? बड़ों ने दयनीय गुज़ियाई को बिना किसी दया के देखा। डेमोनिक पाथ के व्यक्ति के रूप में आपके पापों का प्रायश्चित करने के लिए मृत्यु पर्याप्त नहीं है। वास्तव में उसे तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। कुछ बुजुर्गों को तो गुज़ियाई की सुंदर और खूबसूरत शरीर को देखकर वासना भी महसूस हुई। सब लोग शांत हो जाओ, इस राक्षसी के पास अभी भी प्राइमल एक्सट्रीम यिन बॉडी है, हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। गुज़ियाई ने उन घिनौनी नजरों को देखा, उसका दिल राख की तरह ठंडा हो गया। क्या यही वह है जो धर्मी मार्ग का संप्रदाय कहलाने के लायक है? पर्याप्त। लुयानहाओ ने अपनी सीट के बगल वाले आर्मरेस्ट पर थप्पड़ मारा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम राक्षसों से कैसे अलग हैं? मैं घोषणा करता हूँ, गुज़ियाई को मौत की सजा सुनाई जाती है। उसे ले जाओ, मैं खुद उसे एक पल में मार डालूंगा। सेक्ट मास्टर का फैसला सुनकर सबने अपना मुंह बंद कर लिया। नांगो ज्ञान शैतानी मुस्कान के साथ बोली, अब से सेक्ट में सिर्फ एक फीनिक्स होगी और वह होगी वह नांगो ज्ञान। क्या हिम्मत है, कितना बढ़िया धर्म का रास्ता है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को जज करने की? 3 भगवान का गुस्सा एक ही विचार में एक नवजात आत्मा साधक को खत्म कर सकता है। वहां मौजूद सभी लोगों के कानों में एक जोरदार दहाड़ गूंजी, जैसे किसी देवता का गुस्सा हो। कुछ शिष्य और बुजुर्ग जिनकी साधना कमजोर थी, वे आवाज से सीधे घायल हो गए। नांगो ज्ञान सीधे उड़ गया और एक पत्थर के खंभे से जोर से टकरा गया। दूसरी ओर गुज़ियाई एक शक्ति से घिरा हुआ था और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। कौन है? तुमने मेरे जुबानिक्सियन सेक्ट में घुसने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम नहीं जानते कि यह जगह? क्या मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत दी? एक एल्डर अभी भी आसमान में देखना चाहता था कि ये दिव्य प्राणी कौन है जो जुबानिक्सियन संप्रदाय में घुसपैठ करने की हिम्मत कर रहा है। पूरा आसमान अचानक फट गया। एक लंबा सुंदर नौजवान बाहर निकला। उसके हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे की जगह टूटती जा रही थी। धप ऊर्जा की एक लहर सीधी जुबानिक्सियन संप्रदाय की ओर बढ़ी। फफ्त, ये कैसे संभव है? लुयानहाओ ने भयानक दबाव का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा ताकत ने सीधे उनके मेरिडियन को तोड़ दिया। वह पूरी तरह से जमीन पर दब गया। एक मामूली सोल ट्रांसफॉर्मेशन रेल एक्सपर्ट को तो मुझे देखने का भी हक नहीं है। खत्म कर दो। ज़ियाओ ज़िलिंग सीधे वॉइड रेन से हवा में तैरते हुए निकला। ज़ियाओ ज़िलिंग के एक ही वाक्य से सोल ट्रांसफॉर्मेशन रेल एल्डर, जिसने उससे सवाल किया था, का दिल अचानक रुक गया। उसे चक्कर आया और वह भ्रमित हो गया और अगले ही पल वह धूल में बदल गया। उसकी आत्मा उड़ गई और आत्मा बिखर गई।
छठी एल्डर कैसे? उसने ये कैसे किया? ग्रैंड एल्डर सोल ट्रांसफॉर्मेशन रेल में एक पावरफुल एक्सपर्ट है, फिर भी उसने कुछ नहीं किया, तो ग्रैंड एल्डर। वहां मौजूद सभी लोग ज़ियाओ ज़िलिन की ताकत देखकर हैरान रह गए। ज़ियाओ ज़िलिन के हमले से नांगोंग यान का चेहरा लाल हो गया था और वह ज़ेड मास्टर से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार दबाव ने उसे रोक दिया। फिर उसने अपने सामने छठी एल्डर को धूल में बदलते देखा और चीका नामोनिशान तक नहीं रहा। उसका चेहरा डर से भर गया और भयानक दबाव के साथ उसकी पैंट तुरंत गीली हो गई। ज़ियाओ ज़िलिन का चेहरा ठंडा था। शुरू में उसे यकीन नहीं था कि लोअर रेल में सच में उसकी कोई बेटी है, क्योंकि अगर सच में उसके बच्चे थे तो उसे इसका एहसास कैसे नहीं हुआ। लेकिन जब वह लोअर रेल में पहुंचे तो उन्हें तुरंत अपनेपन का ऐसा एहसास हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। वह शुरू में बहुत खुश था कि इस लोअर रेल में किसी के पास सच में उसका ब्लड लाइन था, लेकिन फिर उसने अपनी बेटी के चारों ओर मुनाफे के लिए काम करने वाले लोगों का एक ग्रुप देखा। उनके मुंह नेकी से भरे थे, वे उसकी बेटी का न्याय करना चाहते थे। ज़ियाओ ज़िलिन ने 1 अरब लोगों को बचाने के लिए 10,000 लोगों को मारने की हिम्मत की, तो वह 1 अरब लोगों को बचाने के लिए 100 अरब लोगों को मारने की हिम्मत क्यों नहीं करेगा? ज़ियाओ ज़िलिन ने अपनी बेटी को देखा, जो जख्मों से भरी हुई थी और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसके दिल में गुस्सा भर गया, उसका प्रेशर फिर से बढ़ गया और जो लोग पहले से ही जमीन पर गिरे हुए थे, वे अब सीधे जमीन में धंस गए। यह बॉस, छोटी ज़ियाई की आंखें निकाल दी गईं और उसकी पसलियां भी। लिटिल टियान का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। सिस्टम में अभी कोई एनर्जी नहीं थी, वह लिटिल ज़ियाई की मदद भी नहीं कर पा रहा था। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। इस बार बॉस उन्हें सीधे मार डालेगा। क्या मेरा सिस्टम पाथ ऐसे ही खत्म होगा? इस समय लिटिल टियान का मूड बादलों से घिरे आसमान जैसा था, जो डर, चिंता और उदासी से भरा हुआ था। ज़ियाओ ज़िलिन ने हाथ बढ़ाकर गु ज़ियाई की कलाई को छुआ। उसे एहसास हो गया कि यह उसका अपना खून है। गु ज़ियाई ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा, जो ज़ेड जैसा पवित्र और अमर जैसा सुंदर था, बिना किसी झिझक के। उसे ज़ियाओ ज़िलिन से बहुत अपनापन महसूस हुआ। ऐसा एहसास उसे सिर्फ अपनी मां के साथ ही हुआ था। वह बस ऐसा कह रहा था कि मैं उसकी बेटी हूँ। क्या वह पापा है? गु ज़ियाई ने मन ही मन कहा। छोटी लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? ज़ियाओ ज़िलिन ने धीरे से गु ज़ियाई का हाथ थपथपाया और उसके शरीर में धीरे-धीरे शक्ति का संचार हुआ। इससे वह, जो पहले मौत के कगार पर थी, ठीक हो गई। एज और एम्परर एवरग्रीन आर्ट। ज़ियाओ ज़िलिन ने अपनी कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया। इस छोटी दुनिया ने उसे अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करने से रोक दिया, इसलिए वह गु ज़ियाई को ठीक करने के लिए सिर्फ कुछ सिंपल कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सका। मैं हूँ गु ज़ियाई। गु ज़ियाई की चोटों में काफी सुधार हुआ था, लेकिन उसकी बाईं आंख और एक पसली के बिना वह अभी भी अपने शरीर में तेज दर्द को साफ महसूस कर सकती थी। गु ज़ियाई, अच्छा, तुम थोड़ा आराम करो, पापा तुम्हें उनसे रीज़न करने में मदद करेंगे। ज़ियाओ ज़िलिन ने गु ज़ियाई से प्यार से कहा। गु ज़ियाई की आंखों में अभी भी कुछ अविश्वास था, ये सुंदर युवक वास्तव में उसका पिता था। शुवानशियान संप्रदाय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की हड्डी और आंखें निकालने की? वह तो सिर्फ 16 साल की है। ज़ियाओ ज़िलिन ने एक कदम बढ़ाया और बस एक ही सांस में वह लू यानहाओ के सामने आ गया। उसने लू यानहाओ के सिर पर अपना पैर पटका। लगता है यहाँ तुम्हारी सबसे अच्छी खेती है। आओ, बताओ क्या हुआ? ज़ियाओ ज़िलिन की रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज लू यानहाओ के कानों तक पहुंची। उसे लगा कि उसके सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई राक्षस खड़ा है। सीनियर, हम एक दूसरे को जानते नहीं लगते। मैं ज़ुआनिक्सियन सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूँ। प्लीज सीनियर, अपना प्रेशर वापस लें। लू यानहाओ ने बड़ी मुश्किल से एक-एक शब्द बोला। छोड़ो, तुम इंसानी शब्द नहीं समझते। ज़ियाओ ज़िलिन ने और समय बर्बाद नहीं किया। उसकी गहरी आंखों से तुरंत एक हल्की सुनहरी रोशनी निकली। एक पल में लू यानहाओ ने अपने जीवन में जो कुछ भी देखा और अनुभव किया था, वह ज़ियाओ ज़िलिन को साफ-साफ दिखाई देने लगा। हम बहुत बढ़िया, तुमने सच में मेरी बेटी की आंखें निकालकर कूड़ेदान में डालने की हिम्मत की। ज़ियाओ ज़िलिन ने नांगोंग यान को देखा, जो उसके दबाव से जमीन पर जोर से दबा हुआ था, हिल नहीं पा रहा था और धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ा। लू यानहाओ, जिसकी आत्मा निकाल ली गई थी, बेहोश हो गया था। एक शक्तिशाली टेलीकाइनेटिक फोर्स ने सीधे नांगोंग यान को उठा लिया। आइटम कहाँ है? ज़ियाओ ज़िलिन ने ठंडे स्वर में कहा। सीनियर, मेरी जान बख्श दो। मेरा परिवार नांगोंग परिवार है। मेरे पिता एक स्वर्गीय देवता महान शक्ति हैं। अगर तुमने मुझे मार दिया, तो वह तुम्हें जाने नहीं देंगे। नांगोंग यान की आंखें डर से भर गईं। उसने ज़ियाओ ज़िलिन के अंदर से साफ तौर पर जान से मारने का इरादा महसूस किया और जल्दी से अपने परिवार का जिक्र किया। धत्तेरे की, तुम में से कोई भी इंसानी शब्द नहीं समझता। ज़ियाओ ज़िलिन ने नांगोंग यान को देखा, जो अपने शरीर को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और सीधे उस पर सोल सर्च किया। नांगोंग यान की अपनी बेटी के खिलाफ पिछली साजिशों के सीन एक-एक करके सामने आए। रिसोर्स छीनना, उसकी इज्जत खराब करना, हड्डियां निकालना और इल्यूजन प्यूपिल को जब्त करना। कितनी दुष्ट औरत है। ज़ियाओ ज़िलिन का दिल पहले से ही गुस्से से जल रहा था, क्योंकि उसने देखा कि नांगोंग यान ने उसकी बेटी की इल्यूजन प्यूपिल को एब्जॉर्ब करने के बाद सीधे असली आंख को जलाकर राख कर दिया, जिसने अपनी इल्यूजन प्यूपिल पावर खो दी थी। आह नांगोंग यान पहले से ही बुरी तरह डरी हुई थी और अब ज़ियाओ ज़िलिन की जबरदस्ती खुद को परखने की वजह से वह तुरंत बेवकूफ बन गई। ज़ियाओ ज़िलिन ने त्योरियां चढ़ाई, फिर सीधे नांगोंग यान की आंख निकाल ली, जिसमें इल्यूजन प्यूपिल समा गया था। नांगोंग यान, जिसकी आंख निकाल ली गई थी, वह अपनी आंख को पकड़े हुए जमीन पर लौट रही थी। ज़ियाओ ज़िलिन ने बिना किसी भाव के उसे देखा, फिर मुड़कर लू यानहाओ की ओर चल दिया। जैसे ही ज़ियाओ ज़िलिन मुड़ा, नांगोंग यान का शरीर सीधे फट गया और खून से लथपथ हो गया। हालांकि उसकी आत्मा ज़ियाओ ज़िलिन की छोटी दुनिया में खिंच गई। सम्राट फीनिक्स, उसकी आत्मा को धुएं की तरह इतनी जल्दी गायब मत होने दो। सम्राट फीनिक्स आज्ञा का पालन करते हैं। एक मधुर और आकर्षक आवाज गूंजी। ज़ियाओ ज़िलिन की छोटी दुनिया में सुनहरे पैटर्न वाला एक खून जैसा लाल जानवर धीरे-धीरे जागा और नांगोंग यान की ओर बढ़ा। वह उसे नरक से भी ज्यादा डरावनी जगह पर ले गया, ताकि धीरे-धीरे उसके साथ खेल सके। 4 9वें एल्डर को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तुम बस मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। ज़ियाओ ज़िलिन नांगोंग यान के साथ ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये तो बस एक मामूली कीड़ा है, इसे सम्राट फीनिक्स पर छोड़ दो। एक मामूली ज़ुआनिक्सियन संप्रदाय को इतनी बड़ी काबिलियत कहां से मिलती है? मेरी बेटी के साथ बुरा बर्ताव करने की हिम्मत। ज़ियाओ ज़िलिन की आंखें सुनहरी से खून जैसी लाल हो गईं। कुछ स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल मेल्डर्स, जिन्होंने गु ज़ियाई के बारे में बुरे विचार रखे थे, उन्हें सीधे उसके सामने टेलीपोर्ट कर दिया गया। आखिर यह कौन है? एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल मेल्डर ने खुद से कहा। उसने ज़ियाओ ज़िलिन की रोक से आजाद होने की कोशिश की, लेकिन उसे किसी चीज के कंट्रोल में होने का एहसास नहीं हुआ। इसके बजाय उसे खुद यहाँ होना चाहिए था, देवताओं से माफी मांगते हुए। अभी तो तुम बहुत मजे कर रहे थे। क्या तुम मेरी बेटी को अपवित्र नहीं करना चाहते थे? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम अपने परिवार को मार डालोगे, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जैसे ही ज़ियाओ ज़िलिन ने बोलना खत्म किया, उसने हल्के से अपनी उंगलियां चटकाईं। इन 2 स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल मेल्डर्स के परिवार तुरंत उनके पास आ गए। फिर वे जोर से घुटनों के बल बैठ गए। उनमें से एक आदमी और एक औरत जल्दी से अलग हो गए। हालांकि उन्होंने उन इलाकों को कवर किया, लेकिन वे भीड़ की नजरों से बच नहीं सके। ये कहाँ है? मैं अचानक यहाँ कैसे आ गया? आह, ये कहाँ है? वे 2 स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल मेल्डर्स में से कमजोर एल्डर के परिवार के सदस्य थे। क्या उन्हें शुरू में अपने कमरे में नहीं होना चाहिए था? अचानक इतने सारे लोगों को अपनी ओर घूरते हुए देखा। उनके चेहरे लाल हो गए। वे यहाँ से भाग जाना चाहते थे, लेकिन वे एक ताकत से कंट्रोल में थे, इसलिए हिल नहीं सकते थे। अरे, क्या ये 9वें एल्डर का बेटा और पत्नी नहीं है? अरे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 9वें एल्डर का परिवार इतना व्यस्त होगा। हर कोई मास्टर है। ये कमीने, तुम दोनों क्या कर रहे हो? 9वें एल्डर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने उन दोनों नंगे शरीरों को देखा और गुस्से में गालियां दी। दोनों को एक साथ देखकर उसे पहले ही पता चल गया था कि क्या हुआ है, और अब भीड़ का मजाक भी उसे समझ आ गया था। इससे उसे, जो पहले ही अपनी सारी इज्जत खो चुका था, और भी ज्यादा शर्म महसूस हुई। पिताजी, रुकिए, मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है। 9वें एल्डर का बेटा शेन फैंग परेशान था, हकला रहा था और बोल नहीं पा रहा था। इसे समझाने का कोई तरीका नहीं था। क्या वह कह सकता था कि वह सपना देख रहा था, नींद में चल रहा था, और गलती से ऐसा हो गया? ये कहाँ है? हम अचानक यहाँ कैसे आ गए? 9वें एल्डर की पत्नी घबरा गई। क्या वे घर पर नहीं थे? वे अचानक यहाँ कैसे आ गए? तुम दोनों। 9वें एल्डर का गुस्सा उसके दिल तक पहुंच गया और उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। उसके दिल में गुस्सा बढ़ रहा था और साथ ही ज़ियाओ ज़िलिन के दबाव से वह सीधे घायल हो रहा था।
इस समय वह लगभग स्थिर होकर खड़ा नहीं हो पा रहा था, लगभग जमीन पर गिर ही गया था। धतेरे की नौवा एल्डर बहुत दयनीय है, उसके वंशजों का आचरण बहुत खराब है। उसके अपने खराब चरित्र ने उसके वंशजों पर असर डाला है। हाँ, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन अभी ये दाऊवादी ऐसा कह रहा था कि अगर नौवे एल्डर ने उन्हें मार दिया, वह नौवे एल्डर की जान बख्श देगा। हे, कौन जानता है कि नौवा एल्डर क्या करेगा? क्या होगा अगर उसे बस धोखा खाना पसंद है? भीड़ बातें कर रही थी, ये भूलकर कि उनकी जान अभी भी शियाओ ज़िलिंग के हाथों में थी। ज़ियाओ ज़िलिंग ने उनकी तरफ देखा और एक और भी ज्यादा डरावने प्रेषण ने उन्हें हिला दिया। फिर जो कुछ लोग अभी भी धीरे से फुसफुसा रहे थे, वे चुप हो गए। लगता है आपके परिवार के रिश्ते काफी अच्छे हैं। ज़ियाओ ज़िलिंग ने मजाक उड़ाया। उसे तो पता ही था कि नौवे एल्डर का बेटा क्या कर रहा है। नहीं तो वह उन्हें बुलाकर दिल की बात नहीं करता। आपके पास अपनी पसंद चुनने के लिए 10 सेकंड हैं। ज़ियाओ ज़िलिंग ने नौवे एल्डर पर से रोक हटा दी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे इस मामले का उसे कोई लेना देना ही न हो। नौवे एल्डर की आंखें लाल थी, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वे अपनी पत्नी और बेटे को अपने हाथों से कैसे मार सकते थे? सीनियर, मेरा इरादा यंग मिस गू की बुराई करना नहीं था। 10, 9, 8। सीनियर, क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? मैं आपको कुछ काम की जानकारी दे सकता हूँ। 5, 4, 3। मैं ये देखकर कि ज़ियाओ ज़िलिंग ने उसे नजरअंदाज किया, नौवे एल्डर को पता था कि उसे आज कोई फैसला करना होगा। लेकिन बाघ भी अपने बच्चों को नहीं खाता। उसे क्या करना चाहिए? 2, 1। जैसे ही ज़ियाओ ज़िलिंग ने 1 तक गिनती की, नौवे एल्डर ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। दांत पीसते हुए उसने अपना दिल कड़ा किया, अपनी कमर से तलवार निकाली और एक ही बार में अपने बेटे और पत्नी का सिर काट दिया। अपने बेटे और पत्नी के सिर अपने पैरों पर लुढ़कते हुए देखकर नौवे एल्डर का दिल बहुत दुख रहा था, लेकिन उन्हें कुछ राहत भी महसूस हुई, क्योंकि वे इन दोनों से सीधे बदला ले सकते थे। इस तरह वह बाद में आजादी से और खुशी से रह सकेगा। नौवे एल्डर ने शियाओ ज़िलिंग को कुछ राहत भरे भाव से देखा। सीनियर, क्या मैं? नौवे एल्डर ने अपना दिल पकड़ लिया। उसे अचानक लगा कि वह सांस नहीं ले पा रहा है। उसकी नजर धुंधली होने लगी और उसका पूरा शरीर धूल में बदल गया। आत्मा उड़ गई और आत्मा बिखर गई। जब उसने ज़ियाओ ज़िलिंग को देखा तो उसकी आंखें अनिच्छा से भर गईं। सॉरी, आप बहुत लेट हो गए। मेरा काउंटडाउन पहले ही खत्म हो चुका है। ज़ियाओ ज़िलिंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। फिर उसने दूसरे एल्डर की तरफ देखा। मेरा समय बर्बाद मत करो, अब तुम्हारी बारी है। दूसरे बुजुर्ग ने अपनी दोनों पत्नियों और बेटे को देखा। वह भी ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका, लेकिन ये सोचकर कि अगर उसने नौवे एल्डर की तरह समय बर्बाद किया, हो सकता है कि बाद में वह अपने से पहले वाले को परेशान कर दे। ये दाऊवादी बहुत बेरहम है। नौवे एल्डर ने पहले ही अपनी पत्नी और बेटे को मार डाला था, फिर भी उसने नौवे एल्डर को मार डाला। आसपास के लोग ज़ियाओ ज़िलिंग को देखने लगे। इस समय ज़ियाओ ज़िलिंग उनकी नजरों में एक शैतान जैसा लग रहा था। उन्हें क्या पता था कि अगर ज़ियाओ ज़िलिंग नहीं आया होता, गू ज़ियाई की नजर में वे शैतानों से भी ज्यादा डरावने होते। बाकी एल्डर ने बिना भाव वाले ज़ियाओ ज़िलिंग की ओर देखा। उसने अपने दिल में पहले ही फैसला कर लिया था। सीनियर, असल में सब कुछ सेक्ट मास्टर ने किया था। भले ही हमने यह बात नहीं उठाई होती, बाद में वह खुद भी यंग मिस गू के खिलाफ अजीब काम करता। वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने ही सेक्ट मास्टर को एक्सपोज कर दिया। उसने पहले भी सेक्ट मास्टर को ऐसे काम करते देखा था, इसलिए इस बार उसने सिर्फ फायदा उठाने के लिए यह बात उठाई। कभी उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी बड़ी मुसीबत ला देगा। ज़ियाओ ज़िलिंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसे पहले से ही पता था कि उसने लू यानहाओ पर सोल सर्च कब किया था, लेकिन उससे पहले वाला आदमी भी अच्छा नहीं था। वह महिला शिशुओं पर दबाव डालता था, आम शिशुओं पर जुल्म करता था। वह शियाओ ज़िलिंग एक दयालु व्यक्ति नहीं था। दुश्मनों के प्रति उसने कोई दया नहीं दिखाई। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और इस एल्डर और उसके परिवार को तुरंत सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई। उनका पूरा अस्तित्व खत्म होने लगा, उनके शरीर धीरे-धीरे टूटने लगे। तब से इस दुनिया में उनके अस्तित्व का कोई निशान नहीं बचा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता? मैं बस यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, ज़ियाओ ज़िलिंग ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने उस व्यक्ति की तलाश शुरू की जिसने ज़ियाई की राक्षसी हड्डी ली थी। उसके पास ज़ियाई की आंखों से निपटने का एक तरीका पहले से ही था, लेकिन जिस व्यक्ति को सबसे बड़ी राक्षसी हड्डी मिली थी, वो यहाँ नहीं था। 5, सुप्रीम डेमन बोन वापस पाओ, तुम श्रापित निकम्मे, जिसने मेरी बेटी की सबसे बड़ी राक्षसी हड्डी ली है, उसका नाम लिन यूफेंग है। देखो तो सही कि तुम्हें क्या हुनर है। मेरी बेटी को बुली करने की हिम्मत कैसे हुई? ज़ियाओ ज़िलिंग की पुतलियां फिर से हल्के सुनहरे रंग की हो गईं। उसके पूरे शरीर के चारों ओर उसके पीछे एक धर्म रूप दिखाई दिया, जो सीधे बाहर की ओर एनर्जी फैला रहा था। वो जहां भी गुजरा, कोई भी इंसान, भूत, राक्षस या देवता छिप नहीं सका। वह किस तरह का अस्तित्व है? क्या वह महान संत हो सकता है? लू यानहाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। ये सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है। हमने किस तरह के अस्तित्व को उकसाया है? जुबानेक्सियन संप्रदाय शायद खत्म हो जाएगा। इस समय लिन यूफेंग, जो जियानियन पीक में था, उसे अभी भी नहीं पता था कि बाहरी दुनिया पहले ही बदल चुकी थी। इसके बजाय वो सर्वोच्च राक्षसी हड्डी को अवशोषित करने में लीन था, क्योंकि यह असल में उसकी हड्डी नहीं थी और ऊपर से यह असल में एक शैतानी हड्डी थी, इसलिए आम लोग इसे सोख नहीं पाए। हाँ, मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो दिन होता है, बंद करता हूँ तो रात होती है। अगर मैं हीरो नहीं हूँ तो कौन है? लिन यूफेंग ने सबसे बड़ी राक्षसी हड्डी से बहुत ज्यादा शक्ति महसूस की। इससे उनमें, जिनकी खेती करने की प्रतिभा असल में फर्श की टाइलों जैसी थी, उम्मीद जगी। नांगो ज्ञान की मदद से, और फिर अगर मैं प्राइमल एक्सट्रीम बॉडी को एब्जॉर्ब कर लूं, तो शायद मुझे उसके परिवार से मदद मिल सकती है। हे गू ज़ियाई, तुम पवित्र होने का नाटक करने में अच्छे हो, है ना? मुझे उम्मीद है कि जब तुम मेरे अंडर होगे तब भी तुम इसी तरह संघर्ष कर सकोगे। हाँ। लिन यूफेंग बस सबसे बड़ी राक्षसी हड्डी को सोखने ही वाला था। इस जगह पर सुनहरी रोशनी छा गई, मिल गई सबसे बड़ी शैतानी हड्डी। और तुम, लिन यूफेंग। ज़ियाओ ज़िलिंग ने अपनी आंखें खोली और वाइड रेन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। जियानियन पीक में एक विशाल ताड़ के पेड़ ने सीधे पहाड़ की चोटी को कुचल दिया। लिन यूफेंग, जो अभी भी सबसे बड़ी शैतानी हड्डी को सोख रहा था, अचानक इस डरावनी बड़ी हथेली ने उसे पकड़ लिया और सीधे जियानियन पीक से दूर ले गया। बड़े शॉट, शायद तुम थोड़ा रुक सकते हो। ये शक्ति अभी भी बहुत डरावनी है। मुझे लग रहा है कि इस छोटी सी दुनिया की इच्छा पहले ही इस पर ध्यान दे चुकी है, लेकिन हो सकता है कि वह आपकी ताकत से थोड़ी सावधान हो और उसने खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं की हो। ज़ियाओ तियान ने अपनी उंगलियां घुसाकर धीरे से लिटिल ज़ियाई की पीठ को सहलाया और बची हुई थोड़ी सी एनर्जी का इस्तेमाल करके लिटिल ज़ियाई की चोटों को ठीक किया। वह थोड़ी दुखी थी, ये सब उसकी वजह से ही हुआ था कि लिटिल ज़ियाई को इतनी गंभीर चोटें आई थी। अगर मैं पहले आ गया होता तो लिटिल ज़ियाई ऐसी नहीं होती। ज़ियाओ तियान का चेहरा थोड़ा उदास था और गू ज़ियाई की आंखें उस पिता से भर गईं जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा लगता है जब डैड आपका साथ दे रहे हों। क्या वो सचमुच पिताजी हैं? गू ज़ियाई ने फुसफुसाते हुए कहा। फिर उसने सेट पेंडेंट निकाला जो उसकी मां ने उसे पहले दिया था और क्रिस्टल क्लियर पेंडेंट को छुआ। हाँ, छोटी ज़ियाई, वो सचमुच तुम्हारे पिता हैं। ज़ियाओ तियान ने उत्साह से कहा, लेकिन अब उसकी एनर्जी लिमिटेड थी और कुछ पाबंदियों के कारण गू ज़ियाई ज़ियाओ तियान को बिल्कुल नहीं देख पा रही थी। अंततः तुम मिले। ज़ियाओ ज़िलिंग ने लिन यूफे को अपने सामने खींच लिया। बस एक ख्याल से लिन यूफे की आंखें सफेद हो गईं और ऐसा लगा जैसे उसका पूरा व्यक्तित्व ही खो गया हो। ज़ियाओ ज़िलिंग ने लिन यूफे के अतीत पर नजर डालते हुए भौहें चढ़ाईं। क्या हो रहा है? वह इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंच गया? ज़ियाओ ज़िलिंग का चेहरा काला पड़ गया। ये लिन यूफे थोड़ा ज्यादा ही दयनीय था। उसने अभी नांगो ज्ञान के अतीत को देखा था। उसे अभी पता चला था कि वे दोनों बचपन के दोस्त थे और नांगो ज्ञान का परिवार नांगो परिवार था, जिसमें हेवनली गॉड रेन पावरफुल एक्सपर्ट थे। लेकिन जिस गांव में वे रहते थे, वह असल में मवेशियों और घोड़ों से भरा हुआ था। और इस लिन यूफेंग में असल में कोई धोखा नहीं था और साधना में वह बहुत बेकार था, सिर्फ अपने मुंह से जिंदा रहता था। बदकिस्मती से उसका मुंह सिर्फ आम लड़कियों पर ही काम करता था। मर्द उसे देखते ही पीटना चाहते थे। साफ तौर पर यह बेकार था, लेकिन वह हमेशा औरतों से घिरा रहता था। ऐसा लगता है कि मेरी छोटी ज़ियाई की समझ अच्छी है। वह जानती है कि कौन सा पक्षी अच्छा है और कौन सा बेवकूफ। क्या हर चीज ऐसी है जिसे तुम छू सकते हो? ज़ियाओ ज़िलिंग ने लिन यूफे को बेरुखी से देखा। उसने गंदे विचारों और गंदे व्यवहार वाले कई लोगों को देखा था, लेकिन इस तरह का कमजोर, महत्वाकांक्षी न होने वाला मूर्ख जो दिन भर सिर्फ सपने देखता रहता है, उसे मारने से उसके हाथ गंदे हो जाएंगे।
ऐसा लगता है कि आपका भरोसा बस बचपन की एक प्रेमिका और उसके पीछे की ताकतों, साथ ही एक पवित्र भूमि से आए एक मुख्य शिष्य पर है। दुर्भाग्य से जिन चीजों पर आप भरोसा करते हैं, वे मेरी नजर में कीड़ों के लायक भी नहीं है। ज़ियाओ ज़िलिन ने नफरत से सिर हिलाया। बस इन्हीं चीजों के साथ तुम पूरे दिन बस कल्पनाएं करते रहते हो। अगर तुम्हें मौका भी मिले तो तुम बेकार हो। लिन यूफेंग को होश में आने में थोड़ा समय लगा। अचानक उसकी आत्मा की खोज होने से उसकी साधना बहुत कमजोर हो गई और सबसे बड़ी राक्षसी हड्डी को सोखने का प्रोसेस अचानक रुक गया। उसने सीधे मुंह भर खून थूक दिया और उसके मेरिडियन भी कुछ हद तक डैमेज हो गए। धत तेरे की, कौन कमीना मेरी साधना में रुकावट डालने की हिम्मत करता है? क्या तुम्हें नहीं पता कि सीनियर सिस्टर नांगों के साथ मेरा करीबी रिश्ता है? मानो या न मानो, मैं लिन यूफेंग का शरीर तो वापस आ गया था, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। अचानक ज़ियाओ ज़िलिन को गाली देते हुए उसने आसपास के सभी लोगों को चौंका दिया। भाई, तुम कौन हो और हमारे संप्रदाय के कपड़े पहने हो? क्या आपको नहीं पता कि अभी-अभी आपके सामने इस महान एक्सपर्ट ने कई सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स को कठपुतलियों की तरह खेला था? इसमें आपकी वो सीनियर सिस्टर भी शामिल है जो अब रात में बदल चुकी है। सेट मास्टर लू यानहाओ भी हैरान थे। उनके सेट को ऐसा कमाल का इंसान कब मिला? फिर सबने ये भी देखा कि एक सुप्रीम डेमोनिक हड्डी जो सुप्रीम स्टेटस पा सकती थी, लिन यूफेंग के बगल में खड़ी थी। और लिन यूफेंग पर अभी भी सबसे बड़ी राक्षसी हड्डी का ऑरा था। साफ है, वो कुछ समय से सबसे बड़ी शैतानी हड्डी पकड़े हुए था और शायद उसने इस सबसे बड़ी शैतानी हड्डी को सोखने की कोशिश की थी। कुछ तेज नजर वाले लोगों को जल्दी ही समझ आ गया, इस राक्षसी हड्डी का ऑरा गुजियाई पर मौजूद डेविलिश क्यूई से इतना मिलता जुलता क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है? सबने कुछ अंदाजा लगा लिया था। क्या ये शैतानी हड्डी गुजियाई की हो सकती है? और नांगो ज्ञान ने इस शिष्य के साथ मिलकर किसी और की राक्षसी हड्डी खोदने की साजिश रची और खुद इसे समझने की कोशिश की। एक पल के लिए सभी को लिन यूफेंग से नफरत महसूस हुई। सेट मास्टर लू यानहाओ का चेहरा भी थोड़ा लाल था। वो कहता रहा कि वह एक राइटियस पाथ सेक्ट है, लेकिन वो खुद अपने अंदर डिसाइपल्स के साथ सोना चाहता था और सेक्ट में ऐसे लोग थे जो डेमोनिक टेक्निक्स की प्रैक्टिस करना चाहते थे, यहाँ तक कि किसी और की पसली की हड्डी खोदकर निकालने के लिए भी। क्या तुम स्थिति को समझ नहीं पा रहे हो? ज़ियाओ ज़िलिन ने लिन यूफेंग को उस पर पागलों की तरह भौंकते हुए देखा और उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। लिन यूफेंग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस थप्पड़ से उसका पूरा शरीर खून की धुंध में बदल गया। हालांकि सभी लोग चौंक गए थे, लेकिन पिछले अनुभवों के बाद इस बार उन्हें बहुत बेहतर महसूस हुआ। ज़ियाओ ज़िलिन ने सबसे बड़ी राक्षसी हड्डी ली और गू ज़ियाई के सामने आया। वो ज़ियाओ ज़िलिन को खाली नजरों से देखती रही, कुछ हैरान सी। क्या तुम्हें लगता है कि पिताजी थोड़े क्रूर हैं? ज़ियाओ ज़िलिन ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। गू ज़ियाई ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपना सिर खिलखिलाते ड्रम की तरह हिलाया। नहीं, वे सब बुरे लोग थे, बुरे लोग जो इसके लायक थे। और पापा ज़ियाई को बदला लेने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने ज़ियाई को परेशान किया। आखिरी दो वाक्य गू ज़ियाई ने बहुत धीरे से कहे, लेकिन ज़ियाओ ज़िलिन कौन था? अपनी बेटी को पापा कहते हुए सुनकर वो बहुत खुश हुआ। ज़ियाई, तुम पहले डैड की छोटी दुनिया में जाकर राक्षसी हड्डी को सोख लो। डैड को कुछ चीजें संभालनी है और हम बाद में धीरे-धीरे बात करेंगे, ठीक है? ज़ियाओ ज़िलिन ने नर्म नजरों से कहा, बिल्कुल भी उस डरावने एक्सपर्ट की तरह नहीं जिसने अभी-अभी सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स को आसानी से खत्म कर दिया था, बल्कि एक मिलनसार पिता की तरह। हम 6 निर्वाण और तबाही, ज़ुआन एक्सियन संप्रदाय नष्ट हो गया, घास का एक तिनका भी नहीं बचा। गू ज़ियाई ने धीरे से सिर हिलाया, फिर उसे ज़ियाओ ज़िलिन की छोटी दुनिया में ले जाया गया। छोटी दुनिया में घुसने के बाद गू ज़ियाई ने उत्सुकता से ज़ियाओ ज़िलिन की छोटी दुनिया को देखा। ये छोटी सी दुनिया ज़ियाओ ज़िलिन ने ओरिजिनल ब्लू स्टार के पहाड़ों, घास के मैदानों और समुद्र जैसे माहौल के आधार पर बनाई थी। बहती नदियों वाले पहाड़, जहां तक नजर जाती थी, घास के मैदान फैले हुए थे। गू ज़ियाई ने एक गहरी सांस ली और विशाल, ताजा आध्यात्मिक ची उसके शरीर में प्रवेश कर गई। गू ज़ियाई को तुरंत इस जगह से लगाव हो गया, एकांत जीवन जहां पक्षी गाते हैं और फूल खिलते हैं। गू ज़ियाई को जाते देख ज़ियाओ ज़िलिन ने अपनी नजर भीड़ की ओर घुमाई। अब इसे ठीक से निपटा लें। जैसे ही ज़ियाओ ज़िलिन ने बोलना खत्म किया, ज़ुआन एक्सियन सेक्ट के सभी सदस्य हवा में उठ गए। उनमें से हर एक के चेहरे पर अजीब, तकलीफदेह भाव थे। वे दर्द से तड़प रहे थे। सीनियर, इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हम नहीं जानते थे कि वो आपकी बेटी है। एक-एक करके बुजुर्गों को डर और पछतावा होने लगा। सीनियर, हम गलत थे। कृपया इस बार हमारे ज़ुआन एक्सियन सेक्ट को छोड़ दें। लू यानहाओ का चेहरा लाल हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अब सांस नहीं ले पा रहा है। उसके पूरे शरीर में सेंसेशन खत्म हो गया। मुझे मत हंसाओ। अगर मैं यहाँ नहीं आया होता, मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी बेटी को किस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ता। ज़ियाओ ज़िलिन ने बिना किसी रोक-टोक के अपनी हत्या की नीयत दिखानी शुरू कर दी। खून खराबे की लाल आभा ने वहां मौजूद हर किसी को ऐसा महसूस कराया जैसे वे लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र में हों। इसके अलावा तुम में से हर कोई खुद को एक नेकपंथ होने का दावा करता है, फिर भी तुम बुरे काम करते हो और बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाते हो। अब आपको एहसास नहीं है कि आप गलत थे, आप बस डरे हुए हैं। ज़ियाओ ज़िलिन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में एक ब्लैक होल जैसा प्रकाश का गोला दिखाई दिया। अपने अगले जन्म में पहले एक इंसान बनना सीखो। निर्वाण खंडहर में लौटो। उस काले गोले से एक शक्तिशाली ग्रेविटेशनल फोर्स निकला। इसने लगातार अपने आसपास की हर चीज को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया, फिर उसे खाकर खत्म कर दिया। आह, यह क्या चीज है? तुम असल में कौन हो? लू यानहाओ को डर लगने लगा। उससे पहले वाला आदमी उसकी समझ से परे था। क्या वह कोई महान संत हो सकता है? नहीं, उसने पहले भी एक संत की ताकत देखी थी और वह उससे पहले वाले आदमी से कहीं कम थी। ये सब खत्म हो गया है, सब खत्म। हमने एक संत से परे एक अस्तित्व को अपमानित किया है। इस बार ज़ुआन एक्सियन सेक्ट सच में पूरी तरह खत्म हो गया है। लू यानहाओ का चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वह थक गया हो। ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल खिंचाव का सामना करते हुए उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। ज़ुआन एक्सियन संप्रदाय का पूरा हॉल ब्लैक होल से कुचलने लगा। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेन के कल्टीवेटर पूरी तरह से विरोध नहीं कर पाए, सभी ब्लैक होल में खींच गए। दर्द भरी चीखें गूंज रही थी। ज़ियाओ ज़िलिन के दिल में कोई भावना नहीं उठी और उसने ज़ुआन एक्सियन संप्रदाय के बुजुर्गों और शिष्यों को ब्लैक होल के नीचे मरने दिया। संहार करना। जब ब्लैक होल कुछ हद तक फैल गया तो ज़ियाओ ज़िलिन ने धीरे से एक शब्द कहा। पूरा ब्लैक होल सीधे ज़ुआन एक्सियन सेक्ट से टकराया, फिर फट गया, जिससे दुनिया को खत्म करने वाली ताकत निकली। ज़ियाओ ज़िलिन ने धीरे से अपना हाथ हिलाया। इस छोटी सी दुनिया के मूल में निर्वाण रिटर्न टू रूइंस के नुकसान को कम करने की कोशिश की, लेकिन इस भयानक ताकत की वजह से ज़ियाओ तियान फिर भी घबराकर उछलने लगा। सब खत्म हो गया, बॉस। आपने बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल कर ली। ये छोटी सी दुनिया खत्म होने वाली है। जल्दी करो, कुछ वापस ले जाओ। ज़ियाओ तियान इधर-उधर उछल रही थी। उसकी आंखें बड़ी और प्यारी लग रही थी, क्योंकि वह उस ब्लैक होल को देख रही थी जो पूरे ज़ुआन एक्सियन सेक्ट को निगल सकता था। ब्लैक होल की पावर उसके सेंटर में मौजूद सोर्स पॉइंट से निकलती है। अगर आप उस सोर्स पॉइंट को मास्टर कर लेते हैं, तो आप असली निर्वाण रिटर्न टू रूइंस को समझ सकते हैं। ज़ियाओ ज़िलिन ने शांति से कहा, फिर अपना हाथ बढ़ाया और हाथ हिलाया, जिससे ये ताकत बिखर गई। लेकिन पूरा ज़ुआन एशियान सेक्ट अब बंजर हो गया था। घास का एक तिनका भी नहीं बचा था। एक बहुत बड़ा सेक्ट एक पल में गायब हो गया था। सदियों की विरासत एक ही पल में नष्ट हो गई। वाह, जैसी बॉस से उम्मीद थी। आप कमाल के हैं। ज़ियाओ तियान खुशी से नाचने लगा। ऐसे बॉस के साथ रहकर वह भविष्य में काफी आराम कर सकती है। ज़ियाओ ज़िलिन ने नांगोंग यान से निकाली गई इल्यूजन प्यूपिल को बाहर निकाला, फिर इल्यूजन प्यूपिल का इस्तेमाल समय और जगह को उठने के लिए एक माध्यम के रूप में किया। ज़ियाओ ज़िलिन की प्राइमोर्डियल स्पिरिट समय की नदी में भटक गई और इल्यूजन प्यूपिल की मदद से उसे गुजियाई की असली बाईं आंख मिल गई। फिर उन्होंने नांगोंग यान की इल्यूजन प्यूपिल वाली आंख को गुजियाई की आंख से बदल दिया। इस तरह उस समय नांगोंग यान ने अपनी आंख चला ली थी, जबकि गुजियाई की आंख को वह सुरक्षित वापस ले आया था। ज़ुआन हुआन दायरे के स्वर्गीय दाव ने ज़ियाओ ज़िलिन की तरफ देखा। उसे अभी लगा था कि कोई खास तरीका इस्तेमाल कर रहा है। इसने इस एरिया में समय और जगह को बिगाड़ दिया था, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ, इसलिए हेवनली दाव इसे जाने दे सकता था। ज़ियाओ ज़िलिन ने भी देखा कि कोई इस दिशा में देख रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक पल के लिए था और दूसरी पार्टी को कोई दुश्मनी नहीं थी। ज़ियाओ ज़िलिन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें अभी भी अपनी प्यारी बेटी की चोटों को ठीक करने पर ध्यान देना था। वे पिता और बेटी पहले कभी नहीं मिले थे। उनकी पहली मुलाकात में कुछ बेवकूफों ने उनकी बेटी को घेर लिया और उसे जान से मारने की बात चिल्लाने लगे।
उन्हें टॉर्चर न करना पहले से ही ज़ियाओ ज़िलिन की सबसे बड़ी दया थी। बॉस, वो शायद जुबान हुआन दायरे की स्वर्गीय दाऊ थी। उसे शायद एक ऐसी शक्ति का एहसास हुआ जो जुबान हुआन दायरे की सीमाओं से ज्यादा थी। किसी भी ऐसे अस्तित्व के लिए जो जुबान हुआन दायरे को नष्ट या प्रभावित कर सकता है, वह उन्हें एक-एक करके खत्म कर देगी। ज़ियाओ तियान ने ज़ियाओ ज़िलिन को समझाया, हालांकि उसे लगा कि हेवनली दाऊ का बॉस से कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन फिर भी उसने बॉस को ये बात समझाना जरूरी समझा। मैंने दूसरे यूनिवर्स के हेवनली दाऊ देखे हैं, अमर और अविनाशी, वे सच में परेशान करने वाले हैं। ज़ियाओ ज़िलिन ने उन हेवनली दाऊ एक्सपर्ट्स के साथ अपनी पिछली लड़ाइयों को याद किया। दुनिया के ओरिजिन की सपोर्ट से आमतौर पर उनके साथ लड़ाई न करना ही बेहतर होता है। हाँ, हेवनली दाऊ को मारना बहुत मुश्किल है। हमें फिर भी ज़ियाओ तियान असल में ज़ियाओ ज़िलिन को हेवनली दाऊ के नियमों का थोड़ा पालन करने की सलाह देना चाहता था। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ज़ियाओ ज़िलिन मुस्कुराएगा और कहेगा, कोई बात नहीं, ये सिर्फ हेवनली दाऊ है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले किसी को नहीं मारा है। ज़ियाओ तियान का चेहरा तमतमा गया। क्या उन सिस्टम सीनियर्स ने नहीं कहा था कि होस्ट आमतौर पर बेकार या दुखद विलेन होते हैं? उसका होस्ट इतना ज्यादा मजबूत क्यों था? इससे ज़ियाओ तियान को थोड़ा कमतर महसूस हुआ। उसे लगा कि बॉस उसके साथ या उसके बिना भी ठीक से काम चला लेगा और उसकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे ज़ियाओ ज़िलिन ने ज़ियाओ तियान की ओर देखा। क्या बात है बॉस? ज़ियाओ तियान ने अपनी उंगलियां चुभोईं और एक-एक कदम करके ज़ियाओ ज़िलिन के पास पहुंची। उसे लगा जैसे बॉस उसे नौकरी से निकालने वाले हैं। वह किसी काम की नहीं थी। क्या बॉस गुस्से में उसे मार डालेगा? उनकी सिस्टम यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। वैसे ज़ियाओ तियान, मैं ज़ियाओ ज़िलिन हूँ। वे मुझे दाऊ यू कहते हैं। मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं आपका एक एहसानमंद हूँ। ज़ियाओ तियान ने ज़ियाओ ज़िलिन की सजा के लिए खुद को पहले से ही तैयार कर लिया था। लेकिन बॉस ने बस उसके सिर पर हाथ फेरा और उस पर एहसान भी किया। हे, वह फिर से जीवित हो गई। हे, जब तक बॉस को ज़ियाओ तियान से कोई दिक्कत नहीं है। अब से मैं आपको मास्टर कहूंगा। असल में शियाओ तियान के बिना भी मास्टर आप अपनी बेटी को ढूंढ सकते थे। ज़ियाओ तियान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ज़ियाओ ज़िलिन ने बस अपना सिर हिला दिया। नहीं, जब मैंने इमोर्टल असेंशन हासिल किया तो मुझे लगा कि मेरा भरोसा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैंने मॉर्टल वर्ल्ड से अपने रिश्ते तोड़ दिए और इमोर्टल मॉर्टल वर्ल्ड में कदम रखा। अब जब मैं शिखर पर पहुंच गया हूं, अगर मैं ज़िए के करीब नहीं होता तो मुझे सच में पता नहीं चलता कि मेरी ऐसी बेटी है। ज़ियाओ ज़िलिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बेटी होगी, तो उसे उसका एहसास कैसे हुआ होगा। साथ जुआनशियान संप्रदाय के मुखिया ने बुरी आत्मा का नाश कर दिया। मास्टर, आपकी अभी की ताकत क्या है? शियाओटियन की एनर्जी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए मैं इसका पता नहीं लगा सकता। ज़ियाओटियन ने हैरान होकर पूछा। उसे लग रहा था कि उसका मालिक ताकतवर है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कितना ताकतवर है। सर्वोच्च, क्या सुप्रीम? ज़ियाओटियन का मुंह खुला रह गया और उसने तुरंत उसे ढक लिया। वाह, मैंने किस लेवल के बड़े आदमी को फॉलो किया है। मुझे फिर कभी मुश्किलों भरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। ज़ियाओटियन इतनी उत्साहित थी कि उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। ज़ियाओ ज़िलिन ने अचानक उत्साहित ज़ियाओटियन को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा लगा कि अब से जिंदगी इतनी बोरिंग नहीं होगी। जुबानिक्सियन सेट के पीछे वो पहाड़, लगता है एक आभा छोड़ रहा है। ज़ियाओ ज़िलिन की आंखें तेज हो गईं और एक पल में वह सीधे जुबानिक्सियन संप्रदाय के पीछे पहाड़ों की रेंज में टेलीपोर्ट हो गया। मलबे से बंद एंट्री देखकर ज़ियाओ ज़िलिन ने हल्के से हाथ हिलाया, जिससे अंदर का रास्ता खुल गया। मास्टर, वहाँ बहुत डरावना है। ज़ियाओटियन जल्दी से ज़ियाओ ज़िलिन के पीछे छिप गया। ज़ियाओ ज़िलिन ने भौहें चढ़ाईं। उसे यह आभा सच में पसंद नहीं आई। यह आभा अजीबोगरीब चीजों से भरी है। ज़ियाओ ज़िलिन ने आराम से अंदर रोशनी की एक किरण फेंकी। अगले ही पल, बूम, पहाड़ों के बीच एक जबरदस्त धमाका हुआ और एक काली सी आकृति बाहर निकली। इस संत की साधना में बाधा डालने की हिम्मत कौन कर सकता है? जैसे ही धूल जमी, ज़ियाओ ज़िलिन को आखिरकार वह आकृति साफ दिख गई। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले देखा है। मुझे अब याद आया, चेन बैशान, जुआनिक्सियन संप्रदाय के पुराने पूर्वज। क्या तुम पहले ही मर नहीं गए थे? ज़ियाओ ज़िलिन ने उलझन से चेन बैशान को देखा। उसे अच्छी तरह याद था कि जब उसने पहले लू यानहाओ की आत्मा की खोज की थी, तो उसने चेन बैशान को देखा था। लेकिन उस समय तक वह मर चुका था और उस समय कई लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया, जिसमें कई बड़े एक्सपर्ट शामिल हुए। अजीब है, मैं इस आदमी का ऑरा या कल्टीवेशन लेवल क्यों नहीं समझ पा रहा। चेन बैशान ने मन ही मन कहा। अपने सामने ज़ियाओ ज़िलिन को देखकर उसका पहला ख्याल भाग जाने का था, नहीं तो वह मर सकता था। धतेरे की, मेरी दिव्य तकनीक अभी तक बड़ी उपलब्धि तक नहीं पहुंची है। मुझे जल्दी से निकलना होगा, नहीं तो दानव जाति और संप्रदाय मेरा शिकार करेंगे। चेन बैशान उछल पड़ा और तुरंत भागने की कोशिश करने लगा। यह क्या है? मेरे सवाल का जवाब दिए बिना भाग रहे हो। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? ज़ियाओ ज़िलिन हल्के से हंसा। आसमान से एक शक्तिशाली सुनहरी मानसिक शक्ति उतरी। बहुत ज्यादा दबाव की वजह से चेन बैशान हवा से नीचे आ गया। ये नामुमकिन है। क्या यह आदमी राक्षस है? चेन बैशान खुद को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके हाथ टूटने वाले हैं। उनकी आध्यात्मिक शक्ति बंधी हुई महसूस हुई, जिससे संघर्ष करना असंभव हो गया। महामहिम, हम कभी नहीं मिले हैं। मेरे लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना? चेन बैशान ने बहुत ज्यादा दबाव झेला और मुश्किल से बोल पाया। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मुझे सच में तुम्हारा ऑरा पसंद नहीं है। आओ, मुझे दिखाओ कि तुम क्या हो। ज़ियाओ ज़िलिन ने हल्के से हाथ हिलाया, जिससे चेन बैशान की दिव्य आत्मा सीधे बाहर आ गई। फिर ज़ियाओ ज़िलिन की आंखें चमकदार सुनहरी हो गईं और उन्होंने तुरंत चेन बैशान की दिव्य आत्मा को देखा। आह, तुम कमीने, बंद करो। एक दर्द भरी चीख गूंजी। इस दिव्य आत्मा के कंट्रोल के बिना चेन बैशान गिर गया। तुरंत सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। दिलचस्प, एक दुष्ट साधक जो दूसरों की दिव्य आत्माओं और ब्लड की को खाने में माहिर है। कोई हैरानी नहीं कि तुम लोगों को देखते ही भाग जाते हो। क्या आपको शिकार होने का डर है? आखिरकार धर्म का मार्ग और दानव जाति एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन इस तरह के बुरे खेती करने वालों के लिए, जो कुदरती व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले तरीकों से काम करते हैं, हर किसी को उन्हें खत्म करने का हक है। ऐसा लगता है कि चेन बैशान की मौत के बाद तुम्हारी बुरी आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। ज़ियाओ ज़िलिन ने शांति से कहा। शुरू में वह ऐसे मामलों में दखल नहीं देते, लेकिन अभी आत्मा की खोज करने के बाद उसे पता चला कि यह आदमी एक खतरनाक ईविल कल्टीवेटर था और सबसे जरूरी बात, उसका अगला टारगेट असल में उसकी अपनी बेटी थी। मुझसे मिलना तुम्हारे लिए बुरी किस्मत है। तुम मरने के लायक हो। ज़ियाओ ज़िलिन ने हल्का सा जोर लगाया। उसका एक्सप्रेशन ठंडा था। उस दिव्य आत्मा को अचानक लगा कि उसके अंदर की शक्ति खत्म हो रही है और उसने जल्दी से अपना सिर पकड़ लिया। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, जो बर्दाश्त से बाहर था। महामहिम, क्या आप सुप्रीम एक्सपर्ट हैं? नामुमकिन, एक सुप्रीम एक्सपर्ट जुआनिक्सियन सेक्ट जैसी छोटी जगह पर क्यों आएगा? ये सुनकर ज़ियाओ ज़िलिन ने शांति से जवाब दिया। तुम सही हो, सुप्रीम यहाँ नहीं आएगा। आत्मा को शांति मिले। नहीं, तुम कमीने। उस दिव्य आत्मा ने ज़ियाओ ज़िलिन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने वाली थी, वह पूरी तरह से गायब हो गई। आत्मा और रूह बिखर गई। कितना बेवकूफ है, मास्टर पर हमला करने की हिम्मत कर रहा है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। ज़ियाओटियन ने गुस्से से उस आत्मा को घूरते हुए मुंह बनाया। दिव्य आत्मा को खत्म करने के बाद ज़ियाओ ज़िलिन ने अपनी नजर चेन बैशान पर डाली। आपने एक पुराने पूर्वज के तौर पर खुद को संप्रदाय के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन आप अपने शिष्यों को ठीक से डिसिप्लिन में रखने में नाकाम रहे। पुनर्जन्म के मार्ग पर आपकी यात्रा सुगम हो। मास्टर, वह बहुत बेचारा है। उसने खुद को सेक्ट के डेवलपमेंट के लिए लगा दिया, लेकिन उसके सभी डिसाइपल बहुत बुरे थे। आखिर में वह मर गया और किसी और ने उस पर कब्जा कर लिया। ज़ियाओटियन ने अफसोस के साथ चेन बैशान को देखा। ज़ियाओ ज़िलिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। चेन बैशान की लाश को हड्डियों में बदल दिया और उन्हें चारों ओर बिखेर दिया। जुआनिक्सियन संप्रदाय दोषी है, लेकिन इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अब अपनी बेटी से मिलने जाने का समय हो गया है। ज़ियाओ ज़िलिन के मन में पहले से ही विचार चल रहे थे। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वह किसके साथ था, तो उसकी बेटी कैसे हो सकती है। लेकिन वू ज़ियाई सच में उनकी बेटी थी। उसका ऑरा, लुक और खासकर उसका ब्लड लाइन उनके जैसा ही था।
जियाओ जिलिंग अपनी छोटी सी दुनिया में दाखिल हुआ। उसने गु जियाई को अपनी सबसे बड़ी राक्षसी हड्डी को सोखते हुए देखा। उसका सेट जैसा चेहरा पसीने से लथपथ था। ये साफ था कि उसकी चोटें अभी भी काफी गंभीर थी, क्योंकि वह उस हड्डी को भी सोख नहीं पा रही थी जो असल में उसकी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मास्टर की ताकत से भले ही तुमने मॉडल वर्ल्ड से नाता तोड़ लिया हो, तुम्हारी पिछली नींव और टैलेंट को देखते हुए छोटी जियाई की कल्टीवेशन इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। जियाओ टियन ने अपना सिर खुजलाया और जियाओ जिलिंग को उलझन से देखा। जियाओ जिलिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। मुझमें क्या टैलेंट और क्या बुनियाद है। जियाई का टैलेंट पहले से ही काफी अच्छा है। लगता है जियाई की मां बहुत काबिल है। इतनी कम उम्र में इस माहौल में जियाई गोल्डन कोर रेंज तक पहुंच गई है, जो काफी प्रभावशाली है। निचले दायरे में साधना के लेवल को बॉडी टेम्परिंग, क्यू रिफाइनिंग, सी ओपनिंग, गोल्डन कोर, नेसेंस सोल, सोल ट्रांसफॉर्मेशन, केव हेवन, हेवनली गॉड, सेंट, सुप्रीम और ग्रेट एम्परर में बांटा गया है। ये कैसे हो सकता है? मास्टर, आप सुप्रीम हैं। क्या मॉडल वर्ल्ड से रिश्ता तोड़ने से पहले आप बहुत कमजोर थे? जियाओ टियन बहुत हैरान था। कमजोर से भी ज्यादा हिम्मत, समझ और मौके के बिना मैं बहुत पहले ही हड्डियों का ढेर बन गया होता। जियाओ जिलिंग हल्के से मुस्कुराया। एक बार उसका शिकार हुआ और इत्तेफाक से वह जुआनहुआन दायरे से निकल गया। बाद में वह एक अजीब दुनिया में चला गया जहां उसने पता नहीं कितने समय तक खेती की समय रुका हुआ सा लग रहा था। जब उसने वह जगह छोड़ी तो वह पहले से ही अजेय था। मास्टर, मुझे लगा है कि छोटी जियाई ने आपसे कुछ कनेक्शन वापस पा लिया है और उसकी फेवरेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। जियाओ टियन में कुछ एनर्जी वापस आ गई है। क्या मुझे इसका इस्तेमाल छोटी जियाई की नींव को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए? 8 किस्मत को चुनौती देना और दुनिया की शुरुआत को समझना, शियाओ टियान ने सीना फुलाकर मुस्कुराते हुए कहा। अब उसमें कुछ एनर्जी आ गई है और वह काम आ सकती है। वह अब एक बेकार सिस्टम नहीं थी। हालांकि उसका मालिक सीधे सिस्टम से चीजें ले सकता था, लेकिन उसने जो पूरी तरह से एनालाइज किया था उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं था। इसके अलावा वह अब एक बड़े आदमी का पीछा कर रही थी, इसलिए कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी। कोई जरूरत नहीं, मेरे पास पहले से ही एक रास्ता है। जियाओ जिलिंग ने धीरे से कहा। सिस्टम के कई इस्तेमाल थे और उसे यहाँ एनर्जी बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैं बाद में छोटी जियाई को चेक करने में मदद करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो जियाओ टियान मास्टर के इंतजाम को मानेगा। जियाओ जिलिंग ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने एक हड्डी निकाली जिससे इस छोटी दुनिया से कहीं ज्यादा तेज रोशनी निकल रही थी। साथ ही दुनिया की शुरुआत का एक घना पिन भी था। ये है मैरियट साइलेंस डेमन गॉड बोन और एक दुनिया की ओरिजिन पावर। मालिक, आपको ऐसे खजाने कहां से मिले? जियाओ टियान की आंखें चमक उठी। जियाओ जिलिंग ने जो खजाने निकाले थे उन्हें देखकर वह हैरान हो गया। पहले कुछ ताकतवर दुश्मनों को मारने से मिला। जियाओ जिलिंग मुस्कुराया, फिर असंख्य मौन दानव भगवान की हड्डी को सीधे गु जियाई के सामने रख दिया। वो सबसे बड़ी राक्षसी हड्डी सीधे मारियट साइलेंस डेमन गॉड बोन से जुड़ गई। लेकिन मास्टर, ये छोटी जियाई की हड्डी तो है नहीं, क्या इससे रिजेक्शन हो सकता है? छोटी जियाई अभी भी काफी कमजोर है और उसकी खेती भी ज्यादा नहीं है। जियाओ टियान ने गु जियाई को देखा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। ऐसा नहीं होगा। मारियट साइलेंस डेमन गॉड बोन में मजबूत कंपैटिबिलिटी है और यह सुप्रीम डेमिक बोन के साथ पूरी तरह से फ्यूज हो सकती है। इसके अलावा जियाई की इन दो हड्डियों को मिलाने के बाद मारियट साइलेंस डेमन गॉड बोन उसकी दूसरी हड्डियों को भी बढ़ा सकती है, जिससे उसकी नींव और योग्यता में सुधार होगा। जियाओ जिलिंग ने गंभीरता से कहा। उसे अपनी बेटी के लिए दुख हुआ, क्योंकि वह बड़ी होने पर उसका साथ नहीं दे पाया। उसने उसे इतना दुख भी सहने दिया था और उसे नहीं पता था कि ये मुआवजे उसकी बेटी को थोड़ा खुश कर पाएंगे या नहीं। मास्टर, दुनिया की उत्पत्ति के इस द्रव्यमान के बारे में क्या ख्याल है? तुमने जुआनहुआन दायरे की ओरिजिन पावर तो नहीं लूटी है ना? जियाओ टियान ने दुनिया के मूल द्रव्यमान को देखा। वह अपने मालिक की शक्ति जानती थी। अगर वह दुनिया की ओरिजिन पावर का बड़ा हिस्सा निकालना चाहता तो यह पानी पीने जितना आसान होता नहीं। जुआनहुआन रेल बहुत कमजोर है। अगर मैंने उसकी दुनिया की ओरिजिन निकाल ली तो वह तुरंत मेरे पास रोते हुए आएगी। जियाओ जिलिंग ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद की, फिर मुस्कुराया। ये दुनिया ओरिजिन एक और बड़े यूनिवर्स की दुनिया की ओरिजिन पावर है। उन्होंने मुझे पहले भी नाराज किया है, तो आप कह सकते हैं कि यह उनका मुझे दिया गया खजाना है। जियाओ जिलिंग ने शांति से कहा। सच तो यह है कि उसने उन्हें मिटा दिया था और फिर उसे निकाल लिया था। गु जियाई ने धीरे धीरे सुप्रीम डेमोनिक बोन और मारियट साइलेंस डेमन गॉड बोन को मिलाना शुरू किया। दोनों हड्डियां आपस में जुड़ गईं, एकदम नई पसली बनना। गु जियाई की तनी हुई भौहें आखिरकार ढीली पड़ गईं। उसका खून से लथपथ पेट धीरे धीरे ठीक होने लगा। गु जियाई ने इस हड्डी को आसानी से पूरी तरह से जोड़ दिया और इस दिव्य हड्डी ने दूसरी 205 हड्डियों पर भी असर डाला, जिससे वे 205 हड्डियां भी धीरे धीरे दिव्य हड्डियों की ओर विकसित हो गईं। फटा हुआ मांस धीरे धीरे ठीक होने लगा। इतना ही नहीं, गु जियाई धीरे धीरे खड़ी भी हो गई। उसका फिगर भी बहुत बदल गया था और भरा हुआ हो गया था। उसका सेट जैसा सफेद शरीर मुंह में पानी ला देने वाला था। वाह, छोटी जियाई कमाल की है। उसकी साधना नेसेंस सोल रेल तक भी पहुंच गई। जियाओ टियान ने खुशी से ताली बजाई और खुशी मनाई। हम बुरा नहीं है। उसने असल में इस फ्यूजन के जरिए एक नेसेंस सोल को गाढ़ा किया है। जियाओ जिलिंग हल्के से मुस्कुराया। फ्यूज होने के बाद गु जियाई खड़ी हुई और सबसे पहले उसने जियाओ जिलिंग को देखा। वह जल्दी से दौड़कर आई। क्या मैं आपको डैडी कह सकता हूँ? गु जियाई ने अपनी फीनिक्स जैसी आंखें झपकाईं और घबराहट से जियाओ जिलिंग की ओर देखा। हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जियाओ जिलिंग ने गु जियाई के छोटे से सिर पर थपथपाया और धीरे से मुस्कुराया। गु जियाई को जियाओ जिलिंग से एक बहुत ही जाना पहचाना ऑरा महसूस हुआ, लेकिन इससे उसे पूरी तरह यकीन नहीं हुआ कि जियाओ जिलिंग ही उसके पिता हैं। हालांकि जुआन एक्सचेंज सेक्ट हॉल में वापस आकर जब उसने अपनी मां का दिया हुआ जेड पेंडेंट निकाला, वह पेंडेंट जो पहले कभी नहीं जला था उस पर चमक उठा। उस समय वह सच में बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन वह पहले से ही बुरी तरह घायल थी और पेंडेंट निकालकर बोलना भी मुश्किल था। अब जब वह अपनी चोटों से ठीक हो गई थी तो अपने पिता को देखकर वह इमोशनल हो गई। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। अपनी बाकी चोटों को नजरअंदाज करते हुए वह तुरंत जियाओ जिलिंग की बाहों में कूद गई। डैडी, जियाई को आखिरकार डैडी मिल गए। गु जियाई ने थोड़ा रोते हुए कहा। जियाओ जिलिंग ने गु जियाई के खुश चेहरे को देखा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक ऐसा दर्द महसूस हो रहा था जिसे बताया नहीं जा सकता। जियाओ टियान, जियाई अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और मैं अपनी बेटी पर हेवनली सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। भले ही इसमें आपकी सारी एनर्जी लग जाए, लेकिन मुझे उन चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद करें जिनके बारे में मुझे नहीं पता। जियाओ जिलिंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। उसने मन ही मन जियाओ टियान से कहा। हाँ मास्टर, जियाओ टियान जरूर काम पूरा करेगा। बोलने के बाद जियाओ टियान को पता चलने लगा कि पिछले कुछ सालों में क्या हुआ था। जियाओ जिलिंग ने जियाओ टियान पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि गु जियाई की दाहिनी आंख से बहते आंसू पोंछने लगा। जियाई, पहले डैडी को तुम्हारी बाईं आंख ठीक करने में मदद करने दो, ठीक है? जियाओ जिलिंग ने खाली बाईं आंख के सॉकेट को देखा। उसका दिल दुख से भर गया था। वह पहले कभी इस तरह चोट लगने पर भी नहीं रोई थी, लेकिन अब सिर्फ इसलिए कि वह उसके पास था। उसके पास कोई था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी और अपने मन की बात कहना चाहती थी। डैडी, आप जियाई को ठीक करने के बाद उसे छोड़ तो नहीं देंगे, है ना? जियाई आपको बहुत याद करती है। डैडी, प्लीज मत छोड़िए, ठीक है? जियाई बहुत बात मानने वाली होगी। दूसरों के सामने गु जियाई बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन अपने पिता के सामने उसने बिना किसी झिझक के अपनी छोटी लड़की वाली साइड दिखाई। ये दिल तोड़ने वाला था। जियाओ जिलिंग ने अपनी आंखों में कोमलता भरकर वॉइड रेन से एक कपड़ा लिया और उसे जियाई पर डाल दिया। जियाई, चिंता मत करो, डैडी कहीं नहीं जाएंगे। मैं हमेशा जियाई के साथ रहूंगी। जियाओ जिलिंग ने गु जियाई से वादा किया। गु जियाई ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराई और जेड पेंडेंट निकाल लिया। डैडी, माँ ने ये जियाई को दिया है। माँ ने कहा कि जब जियाई डैडी के पास जाएगी तो ये पेंडेंट जल उठेगा और एक खास शक्ति निकलेगी। गु जियाई ने धीरे से कहा, फिर पेंडेंट जियाओ जिलिंग को दे दिया। जियाओ जिलिंग ने गु जियाई के दिए पेंडेंट को देखा और उसे लेते हुए उसे कुछ अजीब सा महसूस किया। फिर वह किसी याद में खो गया, लेकिन वह जल्दी से इससे बाहर निकल आया और पेंडेंट को दूर रख दिया। आपकी माँ कैसी है? जियाओ जिलिंग का दिल बेचैन था। ये पहली बार था जब उसे लगा कि वह खो गया है। पापा, माँ, बहुत दर्द हो रहा है। जैसे ही गु जियाई आगे बढ़ने वाली थी, अचानक उसकी बाईं आंख चली जाने की वजह से उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। गु जियाई ने अपनी कनपटियां पकड़ ली। उसका चेहरा दर्द से लाल हो गया। ये देखकर जियाओ जिलिंग ने तुरंत गु जियाई की बाईं आंख निकाल ली।
जियाई आराम करो, आगे डैडी तुम्हारी बाईं आंख ठीक करने में मदद करेंगे, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, हिम्मत रखो। हाँ, गु जियाई हल्की सी मुस्कान के साथ फिर पालथी मारकर बैठ गया। जियाओ जिलिंग ने गु जियाई के लिए बाईं आंख को जोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि पिछली इल्यूजन प्यूपिल पावर निकाल ली गई थी और खराब कर दी गई थी, इस बार जियाओ जिलिंग ने गु जियाई के लिए कुछ वर्ल्ड ओरिजिन पावर को मिलाने का प्लान बनाया। दुनिया की ओरिजिन पावर का इस्तेमाल करके एक नई प्यूपिल टेक्निक बनाना, एक जन्मजात अमर शिशु जो अंदर से पैदा हुआ है, वर्ल्ड ओरिजिन पावर फ्यूज। जियाओ जिलिंग खुद से बड़बड़ाने लगा, लगातार बड़बड़ाता रहा। गु जियाई की आंखें ठीक होने के बाद दुनिया की ओरिजिन पावर धीरे-धीरे उसकी आंखों में चली गई। गु जियाई के शरीर से एक शक्तिशाली पावर ऑफ डेस्टिनी निकली। 9 दिव्य परिवर्तन के दायरे में सफलता, विनाश की आंखें, बेमिसाल प्रतिभा, ये तो ऐसा लगता है कि जियाई की भी अपनी किस्मत है। जियाओ जिलिंग ने गु जियाई पर भाग्य की उमड़ती शक्ति को देखा। दुनिया की उत्पत्ति की शक्ति ने न केवल गु जियाई की आंखों को बदल दिया, बल्कि उसे एक शक्तिशाली भाग्य शक्ति भी प्रदान की। किस्मत की शक्ति के आशीर्वाद से उसका भविष्य आसान होने वाला है। बहुत गर्म, गु जियाई को अपने शरीर के अंदर से गर्मी आती हुई महसूस हुई, उसके नाजुक चेहरे पर एक गर्म मुस्कान आ गई। गु जियाई अपनी आंखें खोलकर देखना चाहती थी कि उसके पिता क्या कर रहे हैं। जियाओ जिलिंग ने गु जियाई के विचारों को समझ लिया। अपने मन को शांत करो और इस शक्ति को अच्छी तरह से ग्रहण करो। डैडी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, जियाओ जिलिंग ने धीरे से कहा। ये सुनकर गु जियाई ने दुनिया की ओरिजिन पावर को सोखना शुरू कर दिया और उसकी आंखों में खुजली होने लगी। उसकी आंखों से हल्की नीली बैंगनी चमक निकलने लगी। उसकी आभा लगातार बढ़ने लगी। नवजात आत्मा क्षेत्र प्रारंभिक चरण, नवजात आत्मा क्षेत्र मध्य चरण, नवजात आत्मा क्षेत्र अंतिम चरण, नवजात आत्मा क्षेत्र पूर्णता। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन दायरे से बस एक कदम दूर, बिना चिंता किए आगे बढ़ो। ये डैडी की बनाई हुई छोटी सी दुनिया है, कोई भी बिजली का संकट तुम्हारे साथ दखल नहीं देगा। ये सुनकर गु जियाई ने हल्के से सिर हिलाया, फिर दुनिया की सारी ओरिजिन पावर को अपनी आंखों में कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया। अल्टीमेट एनिहिलेशन डुअल प्यूपिल्स बन गए। गु जियाई ने अपनी आंखें खोली और भयानक विनाशकारी शक्ति फैलने लगी। इस विनाशकारी शक्ति से आसपास का वातावरण तबाह हो गया और राख में बदल गया। गु जियाई के अंदर आध्यात्मिक शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी और उसने इस शक्ति का इस्तेमाल स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल पर हमला करने के लिए करना शुरू कर दिया। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में जाने के लिए शरीर के अंदर की बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पावर को गाइड करना होगा ताकि वह नेसेंस सोल पर असर डाल सके, जिससे क्वालिटेटिव बदलाव आए। जियाओ जिलिंग ने गु जियाई को स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में जाने की कोशिश करते हुए देखा और चिंता से देखा। ये प्रोसेस बहुत दर्दनाक और खतरनाक है। नई आत्मा को बहुत ज्यादा प्रेशर और एनर्जी का असर सहना पड़ता है। अगर इसे रोका नहीं जा सका तो नेसेंस सोल खराब हो सकती है या खत्म भी हो सकती है, जिससे कल्टीवेटर को गंभीर चोटें लग सकती है या उसकी मौत हो सकती है। आध्यात्मिक शक्ति के असर से नई आत्मा धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। उसके अंदर मौजूद सार और चेतना फिर से मिलकर एक ज्यादा शक्तिशाली दिव्य विचार शरीर का निर्माण करेगी। ये प्रोसेस फीनिक्स के निर्माण जैसा है। डिवाइन थॉट बॉडी का जन्म साधक की स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन दायरे में पहली एंट्री को दिखाता है। बिना डरे आगे बढ़ो, डैडी यहाँ है, कोई दुर्घटना नहीं होगी। जियाओ जिलिंग ने मन ही मन कुछ कहा, फिर हवा में बिजली की चमक पैदा करने लगा। इतनी बड़ी सफलता के साथ अगर इसे बिजली की मुसीबत से मजबूत नहीं किया गया तो उसकी नींव कमजोर हो जाएगी। इसके अलावा यह एक बिजली की मुसीबत थी जिसे उसने छोटा कर दिया था, जिसे सिर्फ गु जियाई की सही लिमिट तक कंट्रोल करने की जरूरत थी। इससे कोई खतरा नहीं होगा। जियाओ तियान ने अभी जानकारी हासिल की थी और जैसे ही वह सिस्टम स्पेस से बाहर निकला, उसने देखा कि आसमान खतरनाक बिजली के बादलों से भरा हुआ है। क्या ये मास्टर की छोटी दुनिया नहीं है? बिजली के संकट के बादल क्यों हैं? जियाओ तियान ने अपने होठों पर उंगली रखी और बिजली के बादलों को हैरानी से देखा। यह जियाई असल में इतनी जल्दी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन दायरे में पहुंचने वाली है, जैसा कि मास्टर की बेटी से उम्मीद थी। ऐसा लगता है कि मास्टर जियाई को उसके दायरे को स्थिर करने में मदद करना चाहते हैं। जियाओ तियान तुरंत समझ गया। मास्टर ने जियाई को जो 2 खजाने दिए थे, वे बहुत शक्तिशाली थे। वे 2 खजाने इस छोटे से जुबान दायरे की तो बात ही छोड़िए, दूसरे बड़े यूनिवर्स की दुनियाओं में भी उनके लिए लड़ने लगेंगे। ऐसा लगता है कि उसने अल्टीमेट एनिहिलेशन डुअल प्यूपिल्स को पूरी तरह से मिला दिया है और उसकी साधना स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रियल वाली स्टेज तक पहुंच गई है। अब बिजली की मुसीबत का सामना करने का समय आ गया है। जियाओ जिलिंग ने लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन को कंट्रोल किया और ट्रिब्यूलेशन के अंदर का ऑरा लगातार फैलता गया। गु जियाई ने आसमान में बिजली की चमक को देखा, फिर अपने पिता की ओर देखा। वह तुरंत समझ गई। जियाओ जिलिंग ने और इंतजार नहीं किया और लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन को कंट्रोल करके पहला हमला किया। बिजली के भयानक असर की भयानक शक्ति गु जियाई पर पड़ी। उसे कुछ ही जैसा महसूस हुआ, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। वाह, सबसे बड़े दानव देवता की हड्डी और दुनिया की ओरिजिन पावर के साथ मिलने के बाद जियाई की फिजिकल बॉडी की ताकत पहले से ही रोटो हेवन रेल के कुछ एक्सपर्ट्स के बराबर है। जियाओ तियान ने उत्साह से कहा और कई बार हवा में घूम गया। हाँ, और उससे भी ज्यादा, वह दुनिया की ओरिजिन पावर के साथ भी मिल गई। उन आंखों में अब डेस्टिनी और डिस्ट्रक्शन की पावर है, जो अल्टीमेट एनिहिलेशन डुअल प्यूपिल्स में बदल रही है। अपनी बेटी को ऐसे इनाम मिलते देख जियाओ जिलिंग भी बहुत खुश हुई। मास्टर, जियाओ तियान को पिछले कुछ सालों में जियाई और आपकी पत्नी के बारे में जानकारी मिल गई है। इसके अलावा जियाई की स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में सफलता ने मास्टर के साथ उसकी करीबी को 100% तक पहुंचा दिया है। क्या मुझे अब इनाम लेना चाहिए? जियाओ तियान ने नीली स्क्रीन को देखा और खुशी से कहा, अब इसमें काफी एनर्जी रिकवर हो गई है, यह बेकार सिस्टम नहीं है। हे। थोड़ी देर में मैं देखना चाहता हूं कि जियाई की लिमिट कहां है। जियाओ जिलिंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, फिर लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन की शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया। हम मास्टर सच में जियाई की बहुत परवाह करते हैं। जियाओ तियान ने भी गु जियाई की हालत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह आसानी से जियाई की ताकत की लिमिट को समझ सकता था, लेकिन उसकी असली लिमिट सिर्फ लड़ाई की ताकत तक ही सीमित नहीं थी। टैलेंट, समझने की क्षमता, लगन वगैरह ये सभी जरूरी थे। भले ही आपके पास बहुत ज्यादा ताकत हो, लेकिन अगर आपके पास काफी समझने की क्षमता और असली लड़ाई का अनुभव नहीं है, तो आप अपनी ताकत का 50% भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बिजली की किरणें लगातार नीचे गिर रही थी। बिजली के संकट की शक्ति भी धीरे-धीरे बढ़ने लगी। गु जियाई ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल किया और सुप्रीम डेमन गॉड बोन की ताकत को इकट्ठा किया और एक ही बार में लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन को चकनाचूर कर दिया। बुरा नहीं है। जियाओ जिलिंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, उसने सिर्फ सिर हिलाया। बुरा नहीं, उस लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन में पहले से ही ग्रोटो हेवन रेन लेट स्टेज एक्सपर्ट की ताकत थी। जियाई का प्रदर्शन पहले से ही बहुत अच्छा है। जियाओ तियान ने मुंह बनाया और फुसफुसाया। जियाओ जिलिंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। फिर एक बैंगनी बिजली वाला ड्रैगन बिजली के संकट के अंदर इकट्ठा होने लगा। ये बैंगनी बिजली उग्र ड्रैगन दिल को छेदता है। मास्टर, क्या जियाई ठीक हो जाएगी? जियाओ तियान ने आसमान में बिजली वाले ड्रैगन को देखा, अचानक उसे चिंता होने लगी। वह अभी अल्टीमेट एनिहिलेशन डुअल प्यूपिल्स की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन वह हड्डी कर सकती है। जियाओ जिलिंग की आंखें तेज हो गईं। वह देख सकता था कि दुनिया के ओरिजिन के साथ मिलने के बाद जियाई ने एक सबसे बड़े दानव देवता की हड्डी की शक्ति का एक हिस्सा समझ लिया था। जब तक वह इसे सामने ला सकती है, ये छोटी सी बिजली की मुसीबत कोई मुद्दा नहीं होगी। गु जियाई का शरीर बेचैन होने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी दानव देवता की हड्डी को गुस्सा आ गया था। आप भी हारना नहीं चाहते हैं ना? गु जियाई ने अपने अंदर शक्ति महसूस की, अपनी आंखें बंद कर ली। उसका शरीर धीरे-धीरे तैर रहा था। खूबसूरती और शांति से उसने अपनी बर्फ जैसी सफेद पतली उंगली बिजली जैसे ड्रैगन की ओर बढ़ाई। अनंत गूंज, तेज चमक वाली सफेद रोशनी की एक किरण बिजली वाले ड्रैगन को भेद कर उसे राख में बदल देती है। इसके साथ ही इसने आसमान में छाए काले बादलों को भी हटा दिया। वाह, जियाई बहुत अद्भुत है, हमेशा गूंजने वाली। बुरा नहीं है, वह पहले से ही उस हड्डी की शक्ति का एक हिस्सा बाहर निकाल सकती है। जियाओ जिलिंग हंसा। उसे लगा कि उसकी बेटी अब ग्रोटो हेवन रेन परफेक्शन में किसी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। अगर उसने अनंत प्रतिध्वनि का प्रयोग किया तो स्वर्ग के देवता भी उसे प्रहार से नष्ट हो सकते हैं। जैसे ही गु जियाई उतरी, वो खुशी-खुशी जियाओ जिलिंग की ओर दौड़ी। फिर वह उछल पड़ी और जियाओ जिलिंग मुस्कुराया और गु जियाई को पकड़ने के लिए अपनी बाहें खोल दी। डैडी, जियाई का परफॉर्मेंस कैसा था? जियाई अब बहुत बेहतर महसूस कर रही है और उसका शरीर पहले से ज्यादा आरामदायक है। हाँ, बहुत अच्छा। पहले अपने कपड़े बदलो और थोड़ा आराम करो, फिर बाद में डैडी को ढूंढो।
जियाओ जिलिंग ने गु जियाई के छोटे से सिर पर थपथपाया। उसके पिछले कपड़े अभी भी खून से सने हुए थे और उनमें एक छेद था, इसलिए वह अभी जियाओ जिलिंग के कपड़ों से ढकी हुई थी। गु जियाई ने अपने कपड़ों को देखा, फिर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। 10 पूरी कहानी और इनाम केओस क्रिएशन एक्स। अभी उसकी चोटें बहुत गंभीर थी, इसलिए जियाओ जिलिंग पहले उसे ठीक होने में मदद कर सकता था। गु जियाई को वापस नहाकर कपड़े बदलने जाते देख जियाओ जिलिंग ने आखिरकार धीरे से कहा, इतनी जल्दी अनंत गूंज को समझ लेना, क्या यही जीनियस होने का मतलब है? जियाओ जिलिंग ने मन ही मन दुख जताया, अभी जैसी स्ट्राइक करने के लिए उसने कितने समय तक साधना की थी। बिल्कुल, 16 साल का सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट, ये जीनियस लोगों में जीनियस है, खासकर लोअर रेंज जैसी छोटी दुनिया में जहां स्पिरिचुअल एनर्जी कम है और रिसोर्स कम है। जियाओ टियन सिस्टम स्पेस में आगे पीछे घूम रहा था और फुसफुसा रहा था। जियाओ जिलिंग ने अपना एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और उस स्टडी की ओर मुड़ा जिसे उसने खुद बनाया था। शियातियान, मुझे इसके बारे में बताओ। जियाओ जिलिंग ने चाय बनाते हुए जियाओ टियन को देखा। हाँ मास्टर, अपने मालिक का आदेश सुनकर जियाओ टियन ने जल्दी से सिस्टम स्क्रीन को जियाओ जिलिंग के सामने खींच लिया। मास्टर, जियाओ टियन ने अलग-अलग तरीकों से पूरी कहानी जानने के लिए बहुत एनर्जी खर्च की। हम जल्दी बोलो, जियाई थोड़ी देर में आ सकती है। जियाओ जिलिंग अपने हाथ में जेड पेंडेंट के साथ खेल रहा था, उसे देख रहा था और यादें लगातार उसके दिमाग में घूम रही थी। हाँ मास्टर, आपकी पत्नी छोटी जियाई की मां डेमन रेस की अभी की डेमन एम्प्रेस गु हनियन है। आह, तो यह वास्तव में वह है। क्या मैंने वास्तव में आपको तब चोट पहुंचाई थी? जियाओ जिलिंग की आंखें धुंधली हो गईं और उसने अपने दिल में धीरे से फुसफुसाया। कोई हैरानी नहीं कि उसने मुझे मारने के लिए मेरा पीछा किया, लेकिन जब उसे सच में मौका मिला तो उसने दया दिखाई और मुझे जाने दिया। जियाओ जिलिंग का दिल उलझी हुई भावनाओं से भर गया था। रुको, क्या कोई और नहीं था? ऐसा लग रहा था कि वे दोनों उस समय एक साथ मेरा पीछा कर रहे थे और उन दोनों के पास मेरे जेड पेंडेंट लग रहे थे। अरे नहीं, उन दो औरतों ने कहा कि मैंने उनका खजाना चुराया है और इसके लिए मेरी जान चाहती हूँ। पता चला कि पुराने मकबरे में मैंने उनका पहला खून लिया था। जियाओ जिलिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसने उनमें से हर एक को एक जेड पेंडेंट दिया था। इन पेंडेंट की मदद से वे उसे ढूंढ सकते थे और वह बिना किसी शर्त के उनकी एक रिक्वेस्ट पूरी कर देता था। लेकिन जब उसने मॉडल वर्ल्ड से अपने रिश्ते तोड़ लिए तो पेंडेंट ने अपना काम करना बंद कर दिया। उसके पास होने पर वे अभी चमक सकते थे, लेकिन अब उसकी लोकेशन का पता लगाना मुमकिन नहीं था। हालांकि वे अभी बता सकते थे कि वह जिंदा है, क्योंकि जिस तरह से उसने मॉडल वर्ल्ड को अलग किया वह दूसरों से अलग था। इसलिए जब तक उसका फिजिकल शरीर खत्म नहीं होता और उसकी डिवाइन सोल खत्म नहीं होती, तब तक पेंडेंट नहीं टूटते। इन्हें उनकी लाइफ ऑफ ब्लड एसेंस और नेचुरलाइज्ड टाइप इंपीरियल जेड का इस्तेमाल करके बनाया गया था और ये आत्मा को पोषण देने का भी काम करते थे। मास्टर, आपकी जुबान हुआन दायरे से जाने के बाद गु हनियन छोटी जियाई से प्रेग्नेंट हो गई। उसे डेमन रेस के दूसरे पावरफुल एक्सपर्ट ने टारगेट किया। हालात के कारण उसने डेमन रेस छोड़ दी और आपको ढूंढने के लिए आपके पुराने सेट में जाने की कोशिश की। बदकिस्मती से उसे जेड पेंडेंट से पता चला कि वह आपको ढूंढ नहीं पाया। जियाओ टियन ने धीमी आवाज में कहा। बाद में उसने छोटी जियाई को जन्म देने का फैसला किया और उसे पाला। एक दिन डेमन रेस के पावरफुल एक्सपर्ट ने उसे पकड़ लिया। ये जानते हुए कि छिपते रहने से जियाई को ही नुकसान होगा, उसने जियाई से कहा कि वह जेड पेंडेंट ले और अपनी दूसरी पत्नी रुवान मेंगजी को ढूंढे। जियाओ टियन ने सिस्टम एनर्जी का इस्तेमाल करके मेरी जानकारी को देखते हुए समझाया। ये सब मेरी गलती है, मैं उनके लिए फेल हो गया। जियाओ जिलिंग को बुरा लगा। उसने उनसे साफ-साफ वादे किए थे, फिर भी जब वे लाचार थे तो वह उनकी मदद नहीं कर सका। शियाओ टियन, जारी रखो। जियाओ जिलिंग ने खुद को शांत करने के लिए चाय का एक छोटा घूंट लिया। हम गु हनियन के निर्देशों का पालन करते हुए छोटी जियाई याओगुआन पवित्र भूमि पर गई और रुवान मेंगजी को ढूंढ लिया। उस समय रुवान मेंगजी पहले से ही पवित्र भूमि की मास्टर थी। पूरी कहानी जानने के बाद उन्होंने छोटी जियाई को अपने पास रखा। जियाओ जिलिंग हैरान रह गया। उसे याद आया कि रुवान मेंगजी और गु हनियन की आपस में अच्छी नहीं बनती थी। क्यों? तो फिर जियाई जुआनिक्सियन संप्रदाय में क्यों आया? जियाओ जिलिंग का एक्सप्रेशन वैसा ही रहा जैसा उसने शांति से पूछा। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। गु हनियन डेमन रेस में वापस आ गई और लड़कर डेमन एम्प्रेस की पोजीशन पर वापस आ गई। रास्ते में वह याओगुआन होली लैंड में जियाई से भी मिली। जैसे ही वह अपनी बेटी को वापस ले जाने का प्लान बना रही थी, दूसरी दुनिया के कबीलों के कई पावरफुल एक्सपर्ट्स ने जुआनहुआन दायरे पर हमला कर दिया। हर सैप को मदद के लिए पावरफुल एक्सपर्ट्स भेजने थे, क्योंकि गु हनियन ने हाल ही में महारानी का पद वापस पाया था और आसपास कोई ऐसा नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सके, इसलिए उसे खुद बॉर्डर पर जाना पड़ा। इस बीच याओगुआन होली लैंड, जहां रुवान मेंगजी थी, पर अचानक ब्लड फाइन सेट ने हमला कर दिया। एक बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था। होली लैंड के कई पावरफुल एक्सपर्ट पहले से ही बॉर्डर पर थे। इस लड़ाई में याओगुआन होली लैंड को भारी नुकसान हुआ। रुवान मेंगजी ने अकेले ही ब्लड फाइन सेट के कई पीक सुप्रीम एक्सपर्ट्स को मार डाला, लेकिन ब्लड फाइन सेट बहुत ज्यादा संख्या में आया था। उसी समय रुवान मेंगजी की मदद से छोटा जियाई याओगुआन होली लैंड से भाग निकला। जियाओ टियन ने स्क्रीन को जियाओ जिलिंग की ओर घुमाते हुए सावधानी से समझाया। ब्लड फाइन सेक्ट, दूसरी दुनिया की जनजातियां। जियाओ जिलिंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। सिस्टम के जरिए उसे पता चला कि रुवान मेंगजी और याओगुआन होली लैंड ने ब्लड फाइन सेक्ट को सफलतापूर्वक पीछे धकेल दिया था, लेकिन रुवान मेंगजी को भी काफी चोटें आई थी। गु हनियन अभी भी बॉर्डर पर था, लेकिन सिस्टम के अनुसार लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। गु हनियन को वापसी की तैयारी करनी चाहिए। हालांकि अभी के लिए ऐसा लगता है कि रुवान मेंगजी और गु हनियन दोनों सुरक्षित हैं। जियाओ जिलिंग को अभी नहीं पता था कि उन दोनों का सामना कैसे करे, और नहीं उसे पता था कि क्या पूरी जिंदगी काफी होगी। मास्टर, मेरा सुझाव है कि आप पहले रुवान मेंगजी के याओगुआन होली लैंड जाएं। ब्लड फाइन सेक्ट आजकल बेचैन है, शायद। जियाओ टियन ने कुछ सोचने के बाद कहा। मैं समझ गया। जियाओ जिलिंग ने सिर हिलाया और चाय का एक और घूंट लिया। मास्टर, जियाई को पालने और 100% करीबी तक पहुंचने का इनाम ये है। बधाई हो मास्टर, मिशन पूरा करने के लिए अपनी बेटी के साथ 100% करीबी तक पहुंचने के लिए आपको सुप्रीम ट्रेजर कैश स्काई ओपनिंग एक्स कैश सुप्रीम ट्रेजर मिल गया है। पता चला कि गु जियाई की ताकत सोल ट्रांसफॉर्मेशन दायरे तक पहुंच गई है। आपको एक महान दाव ज्ञान फल मिला है। हे मास्टर, ये इनाम कैसे हैं? जियाओ टियन बहुत ईमानदार है। जियाओ टियन की प्यारी बड़ी आंखें झपकी, जिससे उसके लाल डिंपल दिखने लगे। कैश स्काई ओपनिंग एक्स, मुझे याद है कि यह सिस्टम स्पेस में टॉप टियर ट्रेजर में से एक था, है ना? जियाओ जिलिंग ने अपनी ठुड्डी से हिलाते हुए सोचा, वह सच में इस हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। हथियारों को इस तरह बांटा गया है: नश्वर हथियार, आध्यात्मिक आर्टिफैक्ट, जादुई आर्टिफैक्ट, गहरा हथियार, पवित्र आर्टिफैक्ट, पवित्र हथियार, सबसे बड़ी आर्टिफैक्ट, सम्राट हथियार, अमर आर्टिफैक्ट, दिव्य आर्टिफैक्ट, पारलौकिक दिव्य आर्टिफैक्ट और अराजकता आर्टिफैक्ट। उसका अभी का सबसे हाई ग्रेड हथियार सिर्फ एक ट्रांसेंडेंट डिवाइन आर्टिफैक्ट था। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम आखिरकार काफी अच्छा था। हम सच में बुरा नहीं है। ये फल जियाई को दिया जा सकता है। जियाओ जिलिंग ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने पहले ही ग्रेट दाव लॉस में से ज्यादातर को समझ लिया था, इसलिए इस तरह का फल उसके लिए लगभग बेकार था। मास्टर के पास इस्तेमाल करने के लिए बहुत कम चीजें हैं। इस हथियार ने जियाओ टियन को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया था। मास्टर, आपको मिशन जल्दी जल्दी पूरे करने होंगे। जियाओ टियन ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसे अभी भी थोड़ी चिंता थी कि मास्टर को ये पसंद नहीं आएगा। मास्टर की ताकत से वह बिना किसी दिक्कत के सीधे ही इसे ले सकता था। जियाओ जिलिंग ने सिर हिलाया और फिर की स्काई ओपनिंग एक्स को दूर रख दिया। पापा, थोड़ी देर बाद गु जियाई अपने कपड़े बदलकर एक हल्की तितली की तरह उड़ती हुई आई। प्रिय पाठकों, मैंने अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। मैं रोजाना अपडेट पक्का करूंगा। अगर इस किताब के बारे में आपके कोई सवाल या सुझाव हैं, तो बेझिझक उन्हें यहाँ बताएं। अपडेट के लिए रिमाइंडर देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। 11 आसपास की सेना हैरान रह गई और नांगो परिवार गुस्से में आ गया। छोटी बच्ची, तुम अभी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में पहुंची हो, फिर भी तुम उड़ने में इतनी माहिर हो। जियाओ जिलिंग मुस्कुरा रहा था जब उसने गु जियाई को पकड़ा, जो अचानक उसकी बाहों में आ गई थी। गु जियाई के ठंडे चेहरे पर अब जियाओ जिलिंग के सामने एक गर्म मुस्कान आ गई। ही जियाई डैडी को श्रद्धांजलि देती है। जियाई को डैडी की याद आई। गु जियाई ने अपना सिर जियाओ जिलिंग के सीने में छिपा लिया। उसने पहले कभी पिता की देखभाल का अनुभव नहीं किया था। अभी उसे अच्छी और आरामदायक नींद आने का मन कर रहा था।
जियाई, डैडी को अपनी मम्मी के बारे में बताओ, क्या वह तुम्हारे लिए अच्छी हैं? ज़ियाओ ज़िलिंग असल में ये पूछना चाहता था कि क्या गु ज़ियाई की मम्मी ने उसकी वजह से उसे परेशान किया था। लेकिन अब जिंदा दिल और उम्मीद रखने वाले गु ज़ियाई को देखकर यह साफ था कि वे चिंताएं गैर जरूरी थी। मम्मी ज़ियाई के साथ बहुत अच्छी हैं और बिग मम्मी भी, हालांकि बिग मम्मी को मम्मी ज्यादा पसंद नहीं है। गु ज़ियाई ने ज़ियाओ ज़िलिंग की बाहों में लेटे हुए फुसफुसाया, बड़ी मम्मी। ज़ियाओ ज़िलिंग थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ गया कि वो जरूर रुवान मेंगजी के बारे में बात कर रही है। हम बिग मम्मी तो बिग मम्मी ही हैं। उन्होंने और मम्मी ने मुझे उन्हें यही बुलाने को कहा था। गु ज़ियाई ने समझाया, डैडी क्या आप बिग मम्मी से कह सकते हैं कि मम्मी को इस तरह से बुली न करें। पिछली बार जब मम्मी ज़ियाई को ढूंढने आई थी तो उसने मम्मी को बुली किया था। गु ज़ियाई ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, ओह बिग मम्मी तुम्हारी मम्मी को क्यों परेशान करती है? ज़ियाओ ज़िलिंग ने पूछा, मुझे नहीं पता। गु ज़ियाई ने अपना सिर हिलाया, बड़ी मम्मी के दो बड़े गोले मम्मी के गोले से बड़े हैं। जैसे ही वे मिलते हैं वह मम्मी के बड़े गोले को चपटे पैनकेक में दबा देती है। गु ज़ियाई ने इस बारे में सोचा और फिर ज़ियाओ ज़िलिंग को समझाया। ज़ियाओ ज़िलिंग कुछ पल के लिए चुप हो गई। उन दो मोटी औरतों ने कुछ भी नहीं छिपाया था। उन्होंने वहां बच्चे के साथ भी ऐसा ही किया। 10 साल से भी पहले जब ज़ियाओ ज़िलिंग उनसे सीक्रेट रेल में मिले थे तो उन दोनों को मुकाबला करना बहुत पसंद था और अब भी ऐसा ही है। उन दोनों का फिगर और लुक ऐसा है कि उन्हें हेवनली इमोर्टल कहा जा सकता है। वे बस बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें किस बात पर लड़ना है। ज़ियाओ ज़िलिंग ने धीरे से आह भरी, उसे औरतों की दुनिया समझ में नहीं आती थी। अब वह अपनी बेटी पर ही उम्मीद लगाए हुए था और उम्मीद कर रहा था कि उसकी मौजूदगी से दोनों के बीच रिश्ता बेहतर हो जाएगा। ज़ियाई, डैडी तुम्हें तुम्हारी बिग मम्मी को ढूंढने ले जाएं तो कैसा रहेगा? एक बार जब हम उन्हें ढूंढ लेंगे तो हम तुम्हारी मम्मी को ढूंढने जाएंगे। मम्मी को भी ज़ियाई को ढूंढने के लिए वापस जाना चाहिए। ज़ियाओ ज़िलिंग ने धीरे से कहा। गु ज़ियाई ने धीरे से सिर हिलाया, और ठीक है डैडी, कुछ लोग बिग मम्मी को बुली करना चाहते हैं। वे बुरे लोग हैं और उनमें से एक वह व्यक्ति है जिसने उस समय ज़ियाई और मम्मी को बुली किया था। गु ज़ियाई को अचानक याद आया कि उसे नहीं पता था कि बिग मम्मी अभी सुरक्षित है या नहीं और उसने जल्दी से ज़ियाओ ज़िलिंग को याद दिलाया। ज़ियाओ ज़िलिंग ने गु ज़ियाई को नीचे रखा और खड़ा हो गया। उसके शरीर से एक आभा निकल रही थी। चिंता मत करो, तुम्हारी बिग मम्मी अब किसी खतरे में नहीं है। जो लोग तुम्हें बिग मम्मी और मम्मी को परेशान कर रहे हैं, डैडी उन्हें इसकी दर्दनाक कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। इस समय ज़ियाओ ज़िलिंग को कुछ याद आया। ऐसा लगा कि टॉर्चर काफी समय तक चला था। वॉइड रेन से देखने पर ज़ियाओ ज़िलिंग ने नांगो ज्ञान को देखा, जो पहले से ही बेहोश था और अपाहिज हो गया था। सम्राट फीनिक्स, उसकी अच्छी मेजबानी करते रहो, ज्यादा जोर मत दो, ज़ियाओ ज़िलिंग ने बेरुखी से कहा। जैसा आपका आदेश हो। ज़ियाओ ज़िलिंग का आदेश सुनकर सम्राट फीनिक्स ने सीधे नांगो ज्ञान की पस्त आत्मा को जलाने के लिए दिव्य अग्नि का इस्तेमाल किया। ज़ुवानिक्सियन संप्रदाय के आसपास के संप्रदायों में ज़ुवानिक्सियन संप्रदाय की जमीन पर ध्वस्त होने की खबर तेजी से विभिन्न संप्रदायों, परिवारों और शाही राजवंशों में फैल गई। क्या ज़ुवानिक्सियन सेक्ट खत्म हो गया है? इतने सारे स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट असल में मर गए। ये कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पवित्र भूमि ने कोई कार्रवाई की हो? मिंगयुआन राजवंश में मिंगयुआन सम्राट ने अपने अधीनस्थों की रिपोर्ट सुनी, उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। ये जानना जरूरी है कि ज़ुवानिशियान संप्रदाय उनकी अधीनस्थ सेनाओं में से एक था और यह उस समय सबसे बड़ा था। ज़ुवानिक्सियन संप्रदाय का चुपचाप खत्म हो जाना बिना मदद की पुकारे भी ये साबित करता है कि जिस व्यक्ति ने ये काम किया वह बहुत शक्तिशाली था। शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिसे केवल पवित्र भूमि का कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ ही कर सकता था। महाराज, ये सबसे डरावनी बात नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि ऐसा लगता है जैसे ज़ुवानिक्सियन संप्रदाय कभी था ही नहीं, वहां का सारा जीवन खत्म हो गया है। वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा सेक्ट कैसे गायब हो सकता है। एक मंत्री ने मिंगयुआन सम्राट से आदर से कहा, महाराज, मुझे याद है कि ज़ुवानिक्सियन संप्रदाय में एक संत है जो नांगो मुयुन की बेटी है। क्यों ना हम थोड़ी देर देखते हुए उन्हें पानी टेस्ट करने दें? सबको लगा कि यह बात बहुत सही है। नांगो मुयुन का गुस्सा बहुत तेज था, पहले अंदरूनी पारिवारिक दिक्कतों और अपनी बेटी की जिद की वजह से। उन्होंने अपनी बेटी को बाहर रहने दिया था, जबकि वे परिवार की अंदरूनी समस्याओं को सुझाने पर ध्यान दे रहे थे। जरूर, इस समय नांगो परिवार में नांगो मुयुन अचानक गुस्से में आ गया और उसने चिझाओलान हेड वॉलनट्स को, जिन्हें वह सालों से इस्तेमाल कर रहा था, टुकड़ों में तोड़ दिया। आपने क्या कहा? ज़ुवानिक्सियन संप्रदाय नष्ट हो गया है? ये कैसे संभव है? नांगो मुयुन की आंखों में अविश्वास का भाव था। ये जानना जरूरी है कि ज़ुवानिक्सियन सेक्ट में कई स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट थे, साथ ही रोटो हेवन रेल में एक सेक्ट मास्टर और सेक्ट की रक्षा करने वाली एक बड़ी सेना भी थी। उनके जैसे हेवनली गॉड एक्सपर्ट के लिए भी उस सेक्ट को खत्म करने में कुछ मेहनत लगेगी। जल्दी, यानिर की सोल टैबलेट चेक करो। हाँ, एक नौकर जल्दी से जाकर चेक किया। नांगो मुयुन का चेहरा पीला पड़ गया था और वह एक पल में दशकों बूढ़ा लग रहा था। लॉर्ड फैमिली हेड, यंग मिस की सोल टैबलेट टूटी नहीं है। ये सुनकर नांगो मुयुन बहुत खुश हुआ। जल्दी करो, फैमिली के एक्सपर्ट्स को बुलाओ और यानिर को ढूंढने के लिए साथ निकलो। नांगो मुयुन का आदेश सुनकर नौकर ने जल्दी से स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल और उससे ऊपर के सभी फैमिली एक्सपर्ट्स को नांगो ज्ञान को ढूंढने के लिए पूरी ताकत से बुलाया। कई सालों की बेहतरी के बाद नांगो मुयुन अब नांगो परिवार में मुख्य फैसले लेने वाला था। मैं देखना चाहता हूं कि कौन इतना हिम्मत वाला है कि मेरी बेटी को बुली करने की हिम्मत कर सके। 100 फूलों की पवित्र भूमि में एक महिला जिसकी साधना पहले से ही आत्मा परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी, उसका चेहरा एक खिले हुए आड़ू के फूल की तरह सुंदर था, एक नाचती हुई आत्मा की तरह शुद्ध सफेद पोशाक पहने हुए थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। क्या हो रहा है? सालों पहले उस छोटे से बच्चे पर जो निशान मैंने छोड़ा था वह गायब हो गया है। वह महिला जल्दी से उठी और 100 फ्लावर्स होली लैंड छोड़कर ज़ुवानिक्सियन सेक्ट की ओर चल पड़ी। ज़ियाओ ज़िलिंग को अभी पता नहीं था कि लोग उससे परेशानी मोल लेने आ रहे हैं। इसके बजाय वह गु ज़ियाई को ले गया और अपनी छोटी दुनिया छोड़ दी। डैडी, जब बिग मम्मी आपको देखेंगी तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होंगी, गु ज़ियाई ने एक शुद्ध मुस्कान के साथ कहा। उम्मीद है। ज़ियाओ ज़िलिंग ने कड़वी मुस्कान दी। हालांकि रुवान मेंगजी और उसके बीच काफी अच्छे रिश्ते थे, उसे नहीं पता था कि उस समय वे दोनों मोटी औरतें सच में उसे मारना चाहती थी। हालांकि रुवान मेंगजी के मन में उसके लिए एक अलग तरह की भावना थी। अगर कोई और कहता कि वे दोनों उसे देखकर खुश होंगे तो वह उन्हें थप्पड़ मारता और कहता, बकवास बंद करो। गु ज़ियाई को ऐसा नहीं लगा। बिग मम्मी ने सच में उसे कहा था कि उसे ज़ियाई की डैडी की बहुत याद आती है। मास्टर, आगे छोटी ज़ियाई से जुड़ा एक मौका मिला है, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? इस समय ज़ियाओ तियान की प्यारी आवाज गूंजी। ज़ियाओ ज़िलिंग ने सिर हिलाया और गु ज़ियाई के साथ उस दिशा में चल पड़ा। 12 जादू स्पर्श अभी भी एक बूढ़े आदमी का है, यहाँ तक कि एक बूढ़ी औरत भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। मौका। ज़ियाओ ज़िलिंग का चेहरा शक से भर गया। हाँ, हर किसी के पास अपना सबसे खास मौका होता है। मास्टर, ज़ियाओ टियन को लगता है कि इस मौके के शुरू होने में कुछ समय लगेगा। क्या ज़ियाओ टियन को इसे पहले रिकॉर्ड करना चाहिए और जब ये लगभग पक जाए तो वापस आना चाहिए? ज़ियाओ टियन ने धीरे से कहा, अपने छोटे से मुंह पर थपथपाते हुए। ठीक है। ज़ियाओ ज़िलिंग का एक्सप्रेशन वैसा ही रहा और उसने हल्का सा जवाब दिया। दूसरी ओर गु ज़ियाई को अपने आसपास एक ऐसा ऑरा महसूस हुआ जो उसे बहुत बुरा लगा। ज़ियाओ ज़िलिंग को गु ज़ियाई की भौहें तनने का एहसास हुआ। ज़ियाई, क्या हुआ? ज़ियाओ ज़िलिंग ने गु ज़ियाई को देखा और धीरे से कहा। गु ज़ियाई ने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं डैडी, बस पास में एक ऑरा है जिससे ज़ियाई को घिन आ रही है। ज़ियाओ ज़िलिंग ने त्योरियां चढ़ाई और हल्के से अपना बायां हाथ आगे की ओर उठाया। उसे तुरंत पता चल गया कि ज़ुवानिक्सियन सेक्ट के पीछे वाले पहाड़ पर क्या हो रहा है। एक पुरुष और एक आत्मा शरीर, शुरुआती स्टेज में नवजात आत्मा का दायरा। इसका क्या मतलब है? किस्मत का हीरो ज़ियाई, यही डैडी का इंतजार करो। ज़ियाओ ज़िलिंग ने बेपरवाही से कहा। फिर वह उस आदमी के ऊपर पहुंचा और भगवान की तरह नीचे उस नौजवान को देख रहा था जिसका पीछा नीचे एक पर्पल आइस क्लॉ वुल्फ कर रहा था। ये सुनकर ज़ियाओ टियन ने भी उस युवक की ओर देखा जिसे ज़ियाओ ज़िलिंग स्कैन कर रहा था। हाँ मास्टर, यह ज़ुवानहुआन दायरे की मर्जी से चुना गया किस्मत का हीरो है और उसका दुश्मन, जिसे हम आमतौर पर विलेन कहते हैं, वह छोटा ज़ियाई है। ज़ियाओ टियन सिस्टम सर्च के जरिए इस नतीजे पर पहुंचे। वह योग्य है। ज़ियाओ ज़िलिंग ने नफरत से मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के लिए इस तथाकथित किस्मत की औलाद को सीधे मारने की तैयारी कर ली। रुको मास्टर, किस्मत ने अभी तक ज़ुवानहुआन दायरे की एनर्जी को बढ़ने के लिए एब्सॉर्ब नहीं किया है।
अगर तुम उसे अभी मार दोगे तो क्या क्या कोई जवाबी हमला होगा या जुबान हुआन दायरे के स्वर्गीय दाव मेरा पीछा करेंगे? क्या आपको लगता है कि यह आदरणीय व्यक्ति ऐसी चीजों से डरेगा? ज़ियाओ ज़िलिन ने बेपरवाही से कहा। उसे सच में जुबान हुआन दायरे के एक मामूली स्वर्गीय दाव की परवाह नहीं थी। उसे अभी भी अपनी पहली पत्नी ढूंढनी थी। समय बहुत कम था। ठीक है, नहीं, बस ये बेकार हो जाएगा। अगर आप उसे अभी मार देते हैं तो जुबान हुआन रेन जल्द ही किस्मत का एक नया हीरो तैयार करेगा। बेहतर होगा कि उसे थोड़ा बड़ा होने दें। जब समय आएगा तो छोटी सी लीग की कटाई कर सकती है, जिससे उसे और भी ज्यादा फायदे मिलेंगे। ज़ियाओ टियन ने समझाया। क्या तुमने नहीं कहा कि वह हीरो है और ज़ियाई विलेन है? क्या तुमने कभी किसी विलेन को हीरो से जीतते देखा है? शियाओ ज़िलिन ने शांति से कहा। बेटी को गरीबी में और बेटी को अमीरी में पालो। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी परेशान हो। ही, चिंता मत करो मास्टर। उसका नॉर्मल दुश्मन एक ज़ियाई होता जिसके मेरिडियन खराब हो गए थे और जिसकी सबसे बड़ी डेमोनिक हड्डी और इल्यूजन प्यूपिल चोरी हो गई थी। अभी का ज़ियाई उसे अपने पोते की तरह हरा सकता है। वह अब ज़ियाई का विरोधी बनने के लायक भी नहीं है। ज़ियाओ टियन ने अपने एनालिसिस के बाद कहा। ज़ियाओ ज़िलिन ने एक पल के लिए सोचा। ये सच में बुरा नहीं था। बाद में किस्मत के दूसरे बच्चों को ढूंढने के बजाय बेहतर होगा कि इसे जुबान हुआन दायरे के भाग्य को ठीक से अवशोषित करने दिया जाए। तब ज़ियाई आकर इसे काट सकता था। ज़ियाओ ज़िलिन ने युवक और सोल बॉडी पर नजर डाली, फिर लापरवाही से युवक पर एक निशान लगा दिया ताकि बाद में वापस आकर फसल काटना आसान हो जाए। बस एक बूढ़े दादाजी, एक बूढ़ी दादी भी मदद नहीं करेगी, ठीक है? ज़ियाओ ज़िलिन हल्के से मुस्कुराया, फिर मुड़कर गु ज़ियाई के पास लौट आया। पिताजी, आप वापस आ गए। गु ज़ियाई ने खुशी से कहा। ज़ियाओ ज़िलिन को हवा में वापस उड़ते हुए देखकर, हम कैसा है? क्या आप अभी भी असहज महसूस कर रहे हैं? ये सुनकर गु ज़ियाई ने ध्यान से महसूस किया और पाया कि असहज महसूस होना सच में खत्म हो गया था। ये स्वाभाविक रूप से इसलिए हुआ क्योंकि ज़ियाओ ज़िलिन ने बीच बचाव किया था। ज़ियाओ ज़िलिन मुस्कुराया और गु ज़ियाई के सिर को सहलाया, फिर उसे उसके एसेंस ब्लड की एक बूंद मांगी। बिना किसी हिचकिचाहट के गु ज़ियाई ने शियाओ ज़िलिन को एसेंस ब्लड की एक बूंद दी। मास्टर, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? ज़ियाओ टियन हैरान था। मास्टर को छोटी ज़ियाई का एसेंस ब्लड क्यों चाहिए था? नश्वर दुनिया से फिर से जुड़े। ज़ियाओ ज़िलिन की नजरें स्थिर थीं और वह शांत चेहरे से बोल रहा था। क्या इसकी कोई जरूरत नहीं है मास्टर? अगर आप 100 साल के अंदर दोनों मालकिनों की पहचान नहीं पा सके तो एक हॉट डेमन पैदा हो जाएगा। ज़ियाओ टियन ने चिंता से कहा। मास्टर एक सर्वोच्च शक्ति थे और सर्वोच्च शक्ति का हॉट डेमन कोई मजाक नहीं था। पहले मुझे लगता था कि मॉडल वर्ल्ड से रिश्ता तोड़ना सबसे अच्छा तरीका है। अब मॉडल वर्ल्ड में आए बिना मैं परफेक्शन के बारे में कैसे बात कर सकता हूँ? ज़ियाओ ज़िलिन ने अपने बगल में गु ज़ियाई को प्यार से देखा, फिर सीधे एसेंस ब्लड का इस्तेमाल करके मॉडल वर्ल्ड में अपना रास्ता फिर से शुरू किया। जैसा कि ज़ियाओ टियन के मास्टर से उम्मीद थी, मास्टर भविष्य में जरूर स्वर्ग और अनगिनत लोगों पर राज करेंगे और एक ऐसा अस्तित्व बनेंगे जो सबसे ऊपर होगा। ज़ियाओ टियन ने मन ही मन खुशी से कहा। ज़ियाओ ज़िलिन के पास गु ज़ियाई को तुरंत ज़ियाओ ज़िलिन में ब्लड लाइन से एक एहसास महसूस हुआ। ये पहले से ज्यादा अपनापन वाला था, जैसे कोई ऊंचा पहाड़ मजबूत सहारा दे रहा हो। चलो डैडी तुम्हें बिग मम्मी और मम्मी को ढूंढने ले जाएंगे। ज़ियाओ ज़िलिन हंसा, फिर उसने गु ज़ियाई को लिया और हवा में उड़ गया और याओ गुआन पवित्र भूमि की अपनी यात्रा शुरू की। वाह, चलो बिग मम्मी और मम्मी को ढूंढते हैं। गु ज़ियाई बहुत समय से इतनी खुश नहीं थी। याओ गुआन पवित्र भूमि में रुवान मेंगशी, जिसका फिगर ऐसा था जैसे उसे बहुत ध्यान से तराशा गया हो और उसने बर्फ के टुकड़ों जैसे सफेद कपड़े पहने हो, जब वह साधना कर रही थी तो अचानक उसे अपने शरीर में बदलाव महसूस हुआ। उसके दिल में एक अजीब सी भावना थी। यह एहसास है। रुवान मेंगशी ने ज़ियाओ ज़िलिन का दिया हुआ जेड पेंडेंट निकाला और उसमें कुछ स्पिरिचुअल पावर छोड़ी। एक पल बाद उसने असल में इस जेड पेंडेंट के जरिए ज़ियाओ ज़िलिन की पोजीशन और ऑरा को महसूस किया। रुवान मेंगशी की आंखें दो पकी चेरी की तरह थी, लाल और यकीन न होने का भाव दिखा रही थी। उसकी आंखों के कोने उत्साह से नम हो गए। भाई ज़िलिन, तुम सच में अभी भी जिंदा हो? ज़ी ने आखिरकार तुम्हारा इंतजार किया है। रुवान मेंगशी ने खुशी से अपनी आंखें बंद कर ली, अपने बाएं हाथ से जेड पेंडेंट को अपनी छाती से लगाया और अपने दाहिने हाथ से धीरे से अपने आंसू पोंछे। जेड पेंडेंट के जरिए उसे लगा कि ज़ियाओ ज़िलिन अभी भी उसकी जगह की ओर तेजी से आ रहा था। जैसे ही वह ज़ियाओ ज़िलिन और गु ज़ियाई को ढूंढने के लिए उठने वाली थी, एक एल्डर जो आमतौर पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार होता है, उड़कर आया और उसके कल्टीवेशन रूम के दरवाजे पर पहुंचा। पवित्र प्रभु, ब्लड फीन जैक की सेना हमारी पवित्र भूमि की ओर आ रही है। उनमें एक शक्तिशाली एक्सपर्ट है जिसका ऑरा मुझसे कहीं ज्यादा है। मुझे डर है, यह एक महान सम्राट है। उस आदमी का चेहरा डर से भरा हुआ था और पसीने से लथपथ था। वह साफ तौर पर पूरी ताकत से वापस भागा था। ब्लड फाइन सेक्ट, रुवान मेंगशी की आंखें चमक उठी। कोई भी उसे भाई ज़िलिन से फिर से मिलने से नहीं रोक सकता था। पांचवें एल्डर, सेक्ट के दूसरे एल्डर्स और शिष्यों को ब्लड फीन सेक्ट के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए कहो। अंधेरे में चूहों का झुंड, जबकि दूसरे सेक्ट विदेशी जातियों से लड़ रहे हैं। क्योंकि तुमने परेशानी खड़ी करने के लिए ये समय चुना है, तो मुझे बेरहम होने का इल्जाम मत दो। रुवान मेंगशी ने अपने हाथ में जेड पेंडेंट को देखते हुए कहा। हाँ, गु हनियन, जो बॉर्डर पर लड़ाई के मैदान में दूर थी, उसे भी यही महसूस हो रहा था, लेकिन उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी बेटी की याद है। ज़ियाई, मम्मी जल्द ही वापस आकर तुम्हें ढूंढ लेंगी। गु हनियन ने धीरे से उसके बालों को सहलाया, जो झरने की तरह गिर रहे थे। उसने बैंगनी रंग का चिपाव पहना हुआ था और उसका सुंदर फिगर खिले हुए लाले जैसा था, जो डेमन रेस की टॉप सिक्यूबी से बिल्कुल भी कम नहीं था। वहां मौजूद कुछ धर्मी मार्ग संप्रदाय और पवित्र भूमि के जानकारों ने दानव महारानी गु हनियन को देखा। वे सभी दानव जाति के मुखिया की सुंदरता के दीवाने थे, लेकिन गु हनियन ने उन्हें एक पल भी नहीं दिया। वह साफ तौर पर उन सिक्यूबी से अलग नहीं दिखती, तो फिर यह शर्मीली हरकत क्यों है? वे गु हनियन का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए वे केवल अकेले में ही बड़ी-बड़ी बातें कर सकते थे। 13 नांगों ने हमला किया और एक ही हथेली के वार से तलवार की एनर्जी को तोड़ दिया। ज़ियाओ ज़िलिन को मॉडल वर्ल्ड में दोबारा जाने में कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। असल में अगर उसने सच में मॉडल वर्ल्ड पूरा कर लिया तो उसकी मेंटल हालत और भी बेहतर हो सकती थी। ज़ियाओ ज़िलिन गु ज़ियाई के साथ हवा में उड़ गया। आमतौर पर स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल तक पहुंचने के बाद कोई हवा में यात्रा कर सकता है। जब ज़ियाओ ज़िलिन अभी भी हवा में उड़ रहा था तो उसने अचानक अपना सिर थोड़ा सा घुमाकर देखा। मास्टर, कोई आपकी तरफ आ रहा है। ज़ियाओ तियान ने ज़ियाओ ज़िलिन के कान में फुसफुसाया। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। वे अभी भी मेज़ू जंगल के ऊपर थे, जुआनिक्सियन संप्रदाय से ज्यादा दूर नहीं। अब उनका पीछा कर रहे लोग उनकी दिशा में बढ़ रहे थे। शायद सिर्फ 2 गुट थे। क्या ये पवित्र भूमि के लोग हैं या नांगो परिवार? ज़ियाओ ज़िलिन ने मन ही मन कहा। उसने आगे दिखाई दे रहे शहर की ओर देखा, फिर पीछे मुड़कर देखा जो उसका पीछा कर रहे थे। तुम जो भी हो, तुमने मुझे पहले ही उकसा दिया है। ज़ियाओ ज़िलिन ने पीछा करने वालों की तरफ देखा। ज़ियाई, डैडी को कुछ लोगों से निपटना है। चलो एक पल के लिए रुकते हैं। दोनों रुक गए। गु ज़ियाई हैरान दिख रहा था। अचानक कई लोगों ने उन्हें घेर लिया। तुम बहुत तेज भागे। भागो, तुम भागते क्यों नहीं? एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई तूफान झेले हों, उसने ज़ियाओ ज़िलिन और गु ज़ियाई को रोक दिया। ज़ियाओ ज़िलिन कुछ हैरान सा लग रहा था। भागो, क्या इस आदमी का दिमाग गर्मी से खराब हो गया है? किसे पता था कि वह आदमी ज़ियाओ ज़िलिन को देखकर हैरान हो जाएगा। उन्होंने कभी इतना सुंदर, अमर जैसा आदमी नहीं देखा था, जो 9 स्वर्गों से निकाले गए अमर जैसा हो और दिल को मोह ले। एक पल के लिए सभी को ज़ियाओ ज़िलिन की पहचान पर शक हुआ। वे सोच रहे थे कि क्या वह किसी टॉप टियर मेजर ग्रुप का डिसाइपल या उन होली लेंस में से कोई हो सकता है। नहीं, इस बच्चे में ऑरा का कोई निशान नहीं है। लेकिन उसके बगल वाला व्यक्ति, अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी नजर ज़ियाओ ज़िलिन के पीछे गु ज़ियाई पर डाली। ज़ियाओ ज़िलिन ने गु ज़ियाई को अपने पीछे छिपा लिया। गु ज़ियाई की खूबसूरत आंखें ज़ियाओ ज़िलिन को देखते हुए झपक गईं। हालांकि मम्मी ने पहले भी उसे इस तरह बचाया था, लेकिन वह एहसास डैडी के एहसास से बिल्कुल अलग था। डैडी की मौजूदगी बहुत सुकून देने वाली लगती है। डैडी का यहाँ होना बहुत अच्छा है। गु ज़ियाई मुस्कुराए, उसकी आंखें ज़ियाओ ज़िलिन की फिगर से भर गईं। इस बीच वहां मौजूद सभी लोग गु ज़ियाई को देख रहे थे, जिसकी सुंदरता किसी स्वर्ग के अमर देवता जैसी थी और उसका शरीर सुंदर और बिल्लो जैसा था। वे लाड चिपकाए बिना नहीं रह सके। बच्चे, हमारी यंग मिस को सौंप दो, फिर तुम्हारे पीछे जो छोटी लड़की है उसे हमें दे दो। अगर वह हमारी अच्छी सेवा करती है तो हम तुम्हें जल्दी मौत दे सकते हैं। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने होंठ चाटे और लालच से गु ज़ियाई को देखा। उसे लगा कि गु ज़ियाई की साधना सिर्फ स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में थी।
सच में दूर दूर तक खोजने के बाद वह बिना किसी मेहनत के यहाँ थी। ऐसी अद्वितीय सुंदरी यदि वह उसका आनंद ले सके तो यह अमृत प्राप्त करने के समान होगा। वासना ने उसके दिमाग पर पर्दा डाल दिया। उसने गुजियाई की उम्र पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इतना कम उम्र का स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर कुछ ऐसा था जो आम लोग हासिल नहीं कर सकते थे। हाँ, वहाँ मौजूद सभी लोग भी जोर जोर से हंसे। उनके चेहरे गंदे हो गए। कोलाहलयुक्त ज़ियाओ ज़िलिंग ने ठंडी सांस ली, फिर अपना ऑरा प्रेशर छोड़ा। तुरंत ज़ियाओ ज़िलिंग के आसपास मौजूद सभी लोग जमीन पर दब गए। बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? अधेड़ उम्र का आदमी ज़ियाओ ज़िलिंग के ऑरा प्रेशर से जमीन पर गिर गया और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। यह हम नांगोंग परिवार से हैं। परिवार के मुखिया ने हमें भेजा है। वे भी रास्ते में हैं। मुझे माफ करें सर, मैंने ऐसा नहीं किया। ज़ियाओ ज़िलिंग ने अपनी उंगलियां फैलाई, फिर उन्हें कसकर खींच लिया। वहां मौजूद सभी लोग तुरंत फट गए और खूनी धुंध में बदल गए। नांगोंग परिवार, वे बहुत जल्दी आ गए। ज़ियाओ ज़िलिंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। एक मामूली नांगोंग परिवार को उसकी उंगलियों के एक झटके से खत्म किया जा सकता था। डैडी बहुत कमाल के हैं। उनका ऑरा पहले जुबानिक सेट के लोगों से ज्यादा मजबूत था, फिर भी वे डैडी का मुकाबला नहीं कर पाए। डैडी सच में सबसे अच्छे हैं। हे। गुजियाई ने चमकती आंखों से ज़ियाओ ज़िलिंग को देखा। इस लहर ने तुरंत ज़ियाओ ज़िलिंग के पिता होने की गर्व की भावना को बढ़ा दिया। पहले तो उसने सोचा था कि उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब अपनी बेटी से कुछ बार तारीफ मिलने के बाद उसका दिल खुश हो गया। क्या यह नश्वर दुनिया में कदम रखने जैसा एहसास है? ज़ियाओ ज़िलिंग ने बुदबुदाया, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया। उसे पहले से ही एहसास हो गया था कि कोई हेवनली गॉड रियल पावरफुल एक्सपर्ट आ रहा है। ज़ियाओ ज़िलिंग को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। अगर उसने नांगोंग परिवार को नहीं बचाया तो मुसीबतें जरूर आती रहेंगी। वे यहाँ हैं। ज़ियाओ ज़िलिंग को पहले से ही आभास हो गया था कि वे पास में आ रहे हैं। डैडी, क्या ज़ियाई को भी एक्शन लेना चाहिए? गुजियाई ज़ियाओ ज़िलिंग के पास आया और धीरे से फुसफुसाया। ज़ियाओ ज़िलिंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ज़ियाई, तुम युवा पीढ़ी के साथ मुकाबला कर सकते हो। जहाँ तक इन पुरानी चीजों का सवाल है, डैडी उन्हें संभाल लेंगे। लेकिन डैडी भी बूढ़े नहीं हैं। डैडी भी ज़ियाई जितने ही जवान लगते हैं। गुजियाई ने ज़ियाओ ज़िलिंग की सुंदर और डैशिंग चेहरे को देखते हुए कहा। ज़ियाओ ज़िलिंग बस मुस्कुराया। उसने हाथ बढ़ाकर गुजियाई के सिर पर थपथपाया। फैमिली हेट, ये बस आ गई है। अजीब बात है, और जियू का ऑरा क्यों गायब हो गया? नांगोंग परिवार के एक रोटो हेवन रेल पावरफुल एक्सपर्ट ने हैरानी से कहा। कुछ गड़बड़ है। सब लोग पूरी स्पीड से आगे बढ़ो। नांगोंग मुयुन थोड़ा घबरा गया और उसने अपने आसपास के लोगों को आदेश दिया। एक के बाद एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन और रोटो हेवन रेल के पावरफुल एक्सपर्ट उल्कापिंडों की तरह ज़ियाओ ज़िलिंग की तरफ उड़े। सबसे तेज नांगोंग मुयुन ज़ियाओ ज़िलिंग की जगह पर सबसे पहले पहुंचा। वह धीरे धीरे नीचे उतरा और ज़ियाओ ज़िलिंग और गुजियाई को नापने लगा। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में एक बिना ऑरा वाला नांगोंग मुयुन ने भौहें चढ़ाई। उसे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। उसने नांगोंग यान की सोल टैबलेट पर नजर डाली, जो सच में इसी दिशा में इशारा कर रही थी। तभी उसे लगा कि और जियू अभी लोगों को यहाँ लाया है, और फिर गायब हो गया। हम हमारे नांगोंग परिवार को भड़काने की हिम्मत, तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, आज तुम्हारी खाल उतर जाएगी। नांगोंग मुयुन ने एक गहरी हथियार वाली तलवार बुलाई और उसे ज़ियाओ ज़िलिंग और गुजियाई पर घुमाया। उग्र लहर तलवार हमला। तलवार की हुई बिजली की तरह हवा में उछली, जिससे कान फाड़ देने वाला सोनिक बूम निकला। ज़ियाओ ज़िलिंग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने बस धीरे से अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। उसने गुजियाई को रोका, जो एक्शन लेना चाहता था। डैडी के यहाँ होने से यह बूढ़ा आदमी कोई परेशानी नहीं खड़ी कर सकता। ज़ियाओ ज़िलिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। गुजियाई को अपने पिता पर पूरा भरोसा था। वह एक कदम पीछे हटी और अपने पिता का हौसला बढ़ाने के लिए ज़ियाओ ज़िलिंग के पीछे चली गई। जाओ डैडी, बुरे लोगों को हराओ। तलवार की हुई को अपने पास आते देख ज़ियाओ ज़िलिंग ने वो हाथ हटा दिया जिसने गुजियाई को अपने सामने रोक रखा था। नांगोंग मुयुन ने जब देखा कि ज़ियाओ ज़िलिंग अपने हाथ से अपनी तलवार की हुई को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसने मजाक उड़ाया। बेपरवाह मूर्ख, मेरी तलवार की हुई को नंगे हाथों पकड़ने की कोशिश कर रहा है। भले ही तुम एक बॉडी कल्टीवेटर हेवनली गॉड हो, तुम्हें मुश्किल होगी। जैसे ही तलवार की ज़ियाओ ज़िलिंग को छूने वाली थी, ज़ियाओ ज़िलिंग ने उसे अपनी हथेली से मारा। तलवार की हुई, जो सब कुछ खा सकती थी, इस हथेली की वार से मधुमक्खियों के परेशान झुंड की तरह बिखर गई। ये कैसे संभव है? नांगोंग मुयुन चौंक कर पीछे हट गया। उसने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी। 14 कंकड़ चिड़िया को लगा, प्लीज उसकी जान बख्श दो। फैमिली हेड, नांगोंग फैमिली के दूसरे सदस्य दौड़कर आए। उन्होंने जल्दी से ज़ियाओ ज़िलिंग और दूसरों को घेर लिया। नांगोंग मुयुन जब आती भीड़ को देख रहे थे तो मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अब जब उन्हें संख्या में बढ़त मिल गई थी, तो नांगोंग मुयुन आगे बढ़े। महामहिम, मुझे अपनी बेटी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या महामहिम मुझे कुछ सम्मान देंगे और मेरी बेटी मुझे सौंप देंगे। नांगोंग मुयुन की तेज चील जैसी आंखें ज़ियाओ ज़िलिंग को घूर रही थी। ये व्यक्ति अभी एक ही हथेली के वार से अपनी तलवार की हुई को फैलाने में सक्षम था। वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। साफ है कि इस आदमी में कोई कल्टीवेशन ऑरा नहीं है, फिर भी उसमें एक अजीब सी शांति है। नांगोंग मुयुन ने ज़ियाओ ज़िलिंग को ध्यान से देखा। उसके चेहरे की मसल्स तनी हुई थी, जरा सी भी ढील दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तुमने बिना किसी कारण के मुझ पर हमला किया और अब तुम क्या बकवास कर रहे हो? ज़ियाओ ज़िलिंग की नजर नांगोंग मुयुन पर पड़ी। उसे लगा कि नांगोंग मुयुन अब सच में उससे शांति से बात कर रहा था, लेकिन यह उसकी ताकत के बारे में पता न होने पर आधारित था। अगर वह आज कमजोर होता तो वही मर जाता। फैमिली हेड, क्या मुझे इस बदमाश को सबक सिखाना चाहिए? नांगोंग फैमिली का एक सदस्य, एक चमकदार मोती की तरह, और यह व्यक्ति इस मोती पर सबसे चमकदार रोशनी था। उसकी ताकत जबरदस्त थी और वह नांगोंग मुयुन के पास चला गया। वह नांगोंग मुयुन के छोटे भाई नांगोंग चेन का बेटा था। शुरू में ही उसने अपनी ताकत से पूरे परिवार की युवा पीढ़ी को अपनी ओर खींच लिया। नांगोंग परिवार के शक्तिशाली जानकारों ने उन्हें नांगोंग परिवार की उम्मीद के तौर पर सराहा था और उनकी ताकत किसी भी तरह से नांगोंग ज्ञान से कम नहीं थी। अब ज़ियाओ ज़िलिंग को देखकर, जो खुद से भी ज्यादा घमंडी लग रहा था, उसके दिल में अजीब सी नाराजगी की भावना पैदा हुई। खासकर जब उसने गुजियाई को ज़ियाओ ज़िलिंग के बगल में देखा। ये कैसी बकवास है कि उसके साथ ऐसी परी है। हम एक बार जब मैं तुम्हें अपाहिज बना दूंगा तो तुम्हारी बगल वाली परी मेरी हो जाएगी। हे। नांगोंग चेन पहले से ही अपने दिल में खुशी से कल्पना कर रहा था। ज़ियाओ ज़िलिंग को भी नांगोंग चेन की बुराई का एहसास हो गया था, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। वह देखना चाहता था कि यह छोटा बच्चा उसे कैसे सबक सिखाएगा। नांगोंग चेन के पिता नांगोंग ज़ी भी नांगोंग मुयुन के पक्ष में आ गए। फैमिली हेड, क्या ये बच्चा थोड़ा अजीब नहीं है? नांगोंग ज़ी बेवकूफ नहीं था। वह एक नजर में बता सकता था कि अगर नांगोंग मुयुन उसके सामने वाले दो लोगों को हरा सकता है, तो उसे यहाँ इतनी सांसें बर्बाद नहीं करनी पड़ेंगी। इसलिए उसने नांगोंग चेन को घूरकर देखा और उसे जल्दबाजी में कोई काम न करने का इशारा दिया। अपने पिता की सख्त नजर देखकर नांगोंग चेन न चाहते हुए भी सिर्फ 2 कदम पीछे हट सका। हालांकि उसकी नजर ज़ियाओ ज़िलिंग और गुजियाई पर टिकी रही। नांगोंग मुयुन ने नांगोंग ज़ी को अपने पास देखा और धीरे से बात भी की। ये बच्चा थोड़ा अजीब है। साफ है कि उसमें कोई कल्टीवेशन ऑरा नहीं है, लेकिन उसने अपने नंगे हाथों से मेरी स्वॉर्ड की हुई को फैला दिया। मुझे शक है कि यह बच्चा उन पवित्र भूमि में से किसी एक का शिष्य हो सकता है, जिसके पास पवित्र भूमि से मिले खजाने हैं, या वह एक बॉडी कल्टीवेटर है। नांगोंग मुयुन ने अपना एनालिसिस बताया। अगर वह एक आम इंसान होते तो फैमिली हेड की पद तक नहीं पहुंच पाते। नांगोंग चेन अपने पिता और परिवार के मुखिया के बीच की बातचीत सुनकर पहले ही थक चुका था। महामहिम, मैं नांगोंग मुयुन हूँ, नांगोंग परिवार का मुखिया। मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी नांगोंग यान यहाँ है। जब तक आप मेरी बेटी को रिहा कर देंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ कोई भी आपके लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करेगा। नांगोंग मुयुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और ज़ियाओ ज़िलिंग से कहा। ये सुनकर ज़ियाओ ज़िलिंग बिना कुछ कहे हंसे नहीं रह सका। मेरे लिए चीजें मुश्किल कर रहे हो, तुम इसके लायक भी नहीं हो। बहुत हो गई बकवास। नांगोंग यान ने मेरी बेटी की आंखें और पसलियां चुरा ली, और तुम्हें लगता है कि तुम बस कुछ शब्दों से इसे सुलझा सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह मुमकिन है? ज़ियाओ ज़िलिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बच्चा, तुमने क्या कहा? नांगोंग चेन ने सीधे ज़ियाओ ज़िलिंग की ओर इशारा किया और गाली दी, फिर अपनी तलवार निकाली और हमला कर दिया। ज़ियाओ ज़िलिंग का चेहरा शांत था जब उसने जमीन से एक छोटा पत्थर अपने हाथ में उठाया। आध्यात्मिक ची की एक लहर उसे जुड़ गई और उसने उसे सीधे नांगोंग चेन की ओर फेंक दिया। अच्छा नहीं है। नांगोंग जी को लगा कि यह पत्थर अजीब है और वह जल्दी से अपने बेटे के सामने आ गया।
उसकी सारी स्पिरिचुअल ची उसकी हथेली में इकट्ठा हो गई और उसने हथेली से वार किया। उसके कैवन हेवन की शक्ति पूरी तरह से भड़क उठी और उसके पीछे 3 कैवन हेवन भी प्रकट हो गए। पत्थर सीधे नांगोंग जी की हथेली पर लगा, लेकिन रुका नहीं। इसके बजाय ये सीधे उसकी पूरी बाह में घुस गया। क्या नांगोंग जी ने जल्दी से अपना शरीर थोड़ा सा हिलाया, जिससे पत्थर उसके दिल में नहीं घुस पाया, लेकिन उसका पूरा हाथ अभी भी खराब था और पत्थर रुका नहीं। नांगोंग जेड के हाथ में घुसने के बाद वह नांगोंग चेन की ओर उड़ता रहा। नांगोंग चेन की रिएक्शन स्पीड उसके पिता जितनी तेज नहीं थी। थोड़ी देर उड़ने के बाद पत्थर सीधे नांगोंग चेन की छोटी चिड़िया में घुस गया और जमीन पर गिर गया। नांगोंग चेन ने अपने शरीर के निचले हिस्से को पकड़ लिया और असहनीय दर्द के कारण जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से खून और पीला तरल पदार्थ सीधे बहने लगा। लानत है मेरे ड्रैगन रूट, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नांगोंग चेन का चेहरा लाल हो गया था और उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। इस बीच नांगोंग जी ने नांगोंग चेन को पीछे की ओर खींच लिया। उसके हाथ में तेज दर्द और नांगोंग चेन की चीखों से वह लगभग बेहोश हो गया। उसका वंश खत्म होने वाला था। ज़ियाओ ज़िलिंग ने पीछे हटते हुए दो लोगों को देखकर भौहें चढ़ाईं और उसके हाथ में एक और पत्थर आ गया। ज़ियाओ ज़िलिंग हल्के से मुस्कुराया, फिर अपने हाथ में पकड़े पत्थर को फिर से उन दोनों की ओर उछाल दिया। पत्थर को तोप के गोले की तरह उड़ते देख नांगोंग मुयुन ने मन ही मन गाली दी, धत तेरे की, क्या ये दोनों बेवकूफ मुझे मरवाना चाहते हैं। नांगोंग मुयुन उनके सामने आया, अपनी गहरी तलवार उठाई और पत्थर पर वार किया। उन्होंने पाया कि पत्थर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक चीज से लिपटा हुआ था। उसकी तलवार पत्थर पर लगी लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय एक जोरदार धमाके के बाद उसे सीधे दर्जनों कदम पीछे धकेल दिया गया और वह पत्थर सीधे नांगोंग जी और नांगोंग चेन की ओर गया। उनके दिलों में घुस गया और उनकी जान ले ली। आसपास के लोगों को कुछ हैरानी हुई। जैसे ही वे देखने के लिए आगे बढ़े, उस पत्थर में मौजूद स्पिरिचुअल चीज सीधे फट गई। नांगोंग परिवार के कई सदस्य समय पर बच नहीं पाए और उनमें से कई सीधे मारे गए। नहीं, नांगोंग मुयुन ने दर्द भरी चीख मारी जब उसने देखा कि भीड़ अचानक धमाके में फंस गई है। कमीने, मैं तुम्हें मरवा दूंगा। नांगोंग मुयुन की आध्यात्मिक चीख पूरी तरह से फूट पड़ी और उसे एक स्वर्गीय देवता की शक्ति निकली। नांगोंग परिवार के बाकी बचे हुए पावरफुल एक्सपर्ट्स ने अपने फैमिली हेड को एक्शन लेते देखा तो वे पीछे नहीं हटे। उनमें से हर एक ने अपने कैवन हेवन छोड़े और सीधे शियाओ ज़िलिंग पर हमला कर दिया। ज़ियाओ ज़िलिंग ने हल्के से अपना पैर पटका और एक भयानक दबाव ने नांगोंग परिवार के सदस्यों को जमीन पर गिरा दिया। ज़ियाओ ज़िलिंग ने झुकी हुई भीड़ को देखा, अपना हाथ उठाया और उन सबको खत्म करने वाला था। उनके सामने कई आकृतियां प्रकट हुई। महामहिम, कृपया दया करें। 15 मिंगयुआन राजवंश ने हमला किया और एक ही हथेली के वार से एक दिव्य प्राणी को मार डाला। ज़ियाओ ज़िलिंग ने नए लोगों को देखा। ये देखकर कि वे अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, उसने नांगोंग परिवार और दूसरों की जान नहीं ली। हालांकि जबरदस्त दबाव कम नहीं हुआ। नांगोंग मुयुन को अभी अंदरूनी चोटें लगी थी और मुंह से ताजा खून बह रहा था। उसने ज़ियाओ ज़िलिंग को अविश्वास से देखा। ये दबाव बहुत डरावना था। क्या यह आदमी महान सम्राट हो सकता है? नांगोंग मुयुन को अब मरने का मन कर रहा था। अगर उसे यह पता होता तो वह कभी अपनी बेटी को ढूंढने नहीं आता। क्या एक और बच्चा हो जाता तो बेहतर नहीं होता? बाहर वालों की नजर में वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इसमें निहित स्वार्थ शामिल थे। अगर फायदे काफी होते तो उसे अपनी बेटी को बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि उनकी बेटी चली गई थी, परिवार ने कई पावरफुल एक्सपर्ट्स को भी खो दिया था। उनके भाई की मौत हो गई थी और परिवार ने भविष्य के हेवनली गॉड रेन पावर हाउस को भी खो दिया था। वह बहुत ज्यादा हार रहा था। महामहिम, दया दिखाने के लिए धन्यवाद। मैं मिंगयुआन शाही राजवंश के जेनबेई का जनरल हूं, टाउन नॉर्थ जनरल। मुझे उम्मीद है कि आप नांगोंग परिवार के इन सदस्यों को जाने देंगे। हम आपके पहले जुआनिक्सियन संप्रदाय को खत्म करने की बात को नजरअंदाज कर सकते हैं। कैसा रहेगा? टाउन नॉर्थ जनरल थोड़ा आगे बढ़ा और शियाओ ज़िलिंग से अच्छे से बात की। जनरल टाउन नॉर्थ जनरल, आप उसे जाने नहीं दे सकते। वह नांगोंग मुयुन अब भी चाहता था कि टाउन नॉर्थ जनरल ज़ियाओ ज़िलिंग को मार डाले। नहीं तो ज़ियाओ ज़िलिंग की ताकत के साथ भविष्य में उनके नांगोंग परिवार से निपटना उसके लिए आसान हो जाएगा। चुप रहो, क्या तुम्हें यहाँ बोलने का हक है? टाउन नॉर्थ जनरल ने ठंडी आवाज में कहा। उसी समय उसने नांगोंग मुयुन की ओर देखा। उसे इन पैरासाइट से सबसे ज्यादा नफरत थी। वे दिन भर अनजान थे, बस शाही राजवंश की किस्मत को महसूस कर रहे थे। अगर शाही राजवंश ने उनकी रक्षा नहीं की होती तो वे बहुत पहले ही खत्म हो गए होते। ज़ियाओ ज़िलिंग ने टाउन नॉर्थ जनरल की बातें सुनी, धीरे से थोड़ा दबाव डाला और जो कुछ लोग अभी आए थे उन्हें सीधे दबा दिया। बूम, क्या तुम मुझसे कुछ बुरा नहीं कह रहे हो? क्या तुम बकवास कर रहे हो? ज़ियाओ ज़िलिंग की चमकदार सुनहरी आंखें उन्हें घूर रही थीं। जोरदार दबाव की वजह से सभी सीधे जमीन पर झुक गए। टाउन नॉर्थ जनरल ने ज़ियाओ ज़िलिंग के दबाव का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि दोनों एक ही दायरे में नहीं थे। वह अपने सामने वाले आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता था। धत तेरे की, जुआनिक्सियन संप्रदाय ने ऐसा अस्तित्व कैसे पैदा किया? टाउन नॉर्थ जनरल बोलना जारी रखना चाहता था, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा था। वह सिर्फ हकलाते हुए बोल सका, महामहिम, हम मिंगयुआन शाही राजवंश के लोग हैं। अगर आप हमें मार देंगे तो महाराज। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, शियाओ ज़िलिंग ने एक ही हथेली से ग्रुप को कुचल दिया। नांगोंग मुयुन के चेहरे पर खून के छींटे पड़ गए, जिससे डर के मारे उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ये मिंगयुआन शाही राजवंश के ज़ेनबेई के सम्मानित जनरल, जो स्वर्गीय देवलोक के लेट स्टेज के एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, को असल में एक हथेली से थप्पड़ मारकर मार डाला गया। यह आदमी मिंगयुआन शाही राजवंश से भी नहीं डरता। नांगोंग मुयुन ने डरे हुए अंदाज में ज़ियाओ ज़िलिंग को देखा। उसका दिल ड्रम की तरह धड़क रहा था। सिर्फ नांगोंग मुयुन ही नहीं, बल्कि नांगोंग परिवार के दूसरे सदस्य भी ज़ियाओ ज़िलिंग की हरकतों से इतने डर गए थे कि उनके दिलों को ऐसा लग रहा था जैसे किसी अंधे के हाथ ने उन्हें गले तक उठा लिया हो, जैसे अगले ही पल उनके मुंह से आवाज निकलने की हिम्मत न हो। तुम अभी भी मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो? मुझे लगा था कि तुम जेनबेई के जनरल कुछ खास हो। ज़ियाओ ज़िलिंग ने टाउन नॉर्थ जनरल की तरफ एक नजर भी नहीं डाली, बल्कि नांगोंग परिवार को देखता रहा। बस एक छोटा सा ब्रेक, चलो हिसाब बराबर करते हैं। और ठीक है, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि मुझे जाने मत देना? ज़ियाओ ज़िलिंग ने नांगोंग मुयुन को देखा, जो पहले से ही डर से थोड़ा घबराया हुआ था, और हल्का सा मुस्कुराया। मास्टर, कोई ज़ियाई पर चुपके से हमला करना चाहता है। ज़ियाओ तियान ने ज़ियाओ ज़िलिंग को याद दिलाने के लिए बात की। उसे क्या पता था कि ज़ियाओ ज़िलिंग ने अपने पीछे छिपे व्यक्ति को पहले ही देख लिया था। हालांकि ये देखकर कि इस व्यक्ति ने कोई कदम नहीं उठाया, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। हम भले ही आप मजबूत हो, आप इस औरत को बचा रहे हैं। शायद आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। नांगोंग परिवार का एक ग्रोटो हेवन पावरफुल एक्सपर्ट, जो देर से आया था, उसने इस मौके का फायदा उठाया और टाउन नॉर्थ जनरल पर हमला करके उसे मार डाला। उसने गु ज़ियाई को पकड़ने की कोशिश की और उसका इस्तेमाल करके ज़ियाओ ज़िलिंग को धमकाया। मौत को बुलाना। ज़ियाओ ज़िलिंग का लहजा कुछ घिनौना था। उसने हाथ हिलाकर हमला करने वाले ग्रोटो हेवन पावरफुल एक्सपर्ट को खून की धुंध में बदल दिया। गु ज़ियाई को अभी किलिंग इंटेंट महसूस हुआ था। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसे कुछ नहीं दिखा। तसक तसक, आपके नांगोंग परिवार का चरित्र सचमुच विशेष है। ज़ियाओ ज़िलिंग की ठंडी आवाज आई। उसने सीधे नांगोंग मुयुन की दिव्य आत्मा को बाहर निकाला और उसे छोटी दुनिया में खींच लिया। थोड़ी देर अपनी बेटी के साथ रहो, सम्राट फीनिक्स। उनका अच्छे से स्वागत करने के बाद सीधे उनकी दिव्य आत्माओं को खा जाओ। ज़ियाओ ज़िलिंग के पास इन बेकार चीजों से निपटने का समय नहीं था, उसे कुछ जरूरी काम निपटाने थे। जैसी आपकी आज्ञा मालिक। आदेश मिलने के बाद सम्राट फीनिक्स सीधे नांगोंग मुयुन की दिव्य आत्मा को यहाँ से ले गए। नांगोंग यान, जो अभी भी दिव्य अग्नि से जलने के दर्द से पीड़ित थी, ने अचानक अपने पिता को भी यहाँ आते देखा। नांगोंग मुयुन भी अपनी बेटी को देखकर चौंक गया, लेकिन अब वह अपनी बेटी को ढूंढना नहीं चाहता था, वह बस घर जाना चाहता था। मजे करो। सम्राट फीनिक्स ने सीधे नांगोंग मुयुन की दिव्य आत्मा को दिव्य अग्नि में फेंक दिया। दोनों को दिव्य अग्नि ने बहुत पीड़ा दी। स्मॉल वर्ल्ड के बाहर ज़ियाओ ज़िलिंग ने अपने आसपास नांगोंग परिवार के बचे हुए पावरफुल एक्सपर्ट्स को देखा और धीरे से उनकी तरफ हाथ हिलाया। बाकी बचे कई ग्रोटो हेवन रेल्म और सोल ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के पावरफुल एक्सपर्ट्स धूल में मिल गए। फिर ज़ियाओ ज़िलिंग मुड़ा और गु ज़ियाई की तरफ चल दिया। दोनों ने ये जगह छोड़ दी और याओगुआन पवित्र भूमि की ओर अपना सफर जारी रखा। इस बीच मिंगयुआन शाही राजवंश में जैसे ही जेनबेई टाउन के उत्तरी जनरल की मौत हुई, सोल टेबलेट्स की रखवाली के लिए जिम्मेदार अधीनस्थ घबराए हुए चेहरे के साथ मिंगयुआन के सम्राट के शरीर की ओर भागा। महाराज, महाराज, ये बहुत बुरा हुआ है, कुछ भयानक हुआ है। वह आदमी हौंसता हुआ मिंगयुआन के सम्राट चू हुआ जी के सामने पहुंचा।
ये सब हंगामा क्यों हो रहा है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि शांत रहो और समझदारी से काम लो। बोलो, इतनी अर्जेंट क्या बात है? चू हुआईजियू अभी भी जुबान पेपर पर कैलीग्राफी की प्रैक्टिस कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने आखिरकार अपना काम पूरा कर लिया। उन्होंने अपना काम देखा, बहुत संतुष्ट थे। महाराज, जेनवेई के जनरल, टाउन नॉर्थ जनरल की सोल टैबलेट टूट गई है। सबऑर्डिनेट ने भी अपनी भावनाओं को शांत किया। फिर उन्होंने शांति से खबर सुनाई, हालांकि उनकी बोली अभी भी कुछ लड़खड़ा रही थी। क्या टाउन नॉर्थ जनरल मर गया है? ये कैसे हो सकता है? चू हुआईजियू अचानक खड़ा हो गया, जिससे टेबल पर रखे इंकस्टोन की स्याही गिर गई और स्याही उसके नए बने काम पर गिर गई। लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और खुद से बड़बड़ाता रहा, टाउन नॉर्थ जनरल मर चुका है। टाउन नॉर्थ जनरल मर चुका है। उसने टाउन नॉर्थ जनरल को नांगोंग परिवार का पीछा करने के लिए भेजा था। उसका इरादा था कि जो भी ताकतवर होगा वह कमजोर पक्ष की मदद करेगा ताकि वह छिपे हुए खतरे को दबा सके। लेकिन अब उसे बताया जा रहा था कि टाउन नॉर्थ जनरल की सोल टैबलेट असल में टूट गई थी। नांगोंग परिवार की ताकत के साथ टाउन नॉर्थ जनरल को मारना बिल्कुल नामुमकिन है। फिर यह सिर्फ वही हो सकता है जिसने जुआनिक्सियन संप्रदाय को खत्म कर दिया। चू हुआईजियू तुरंत बहुत बुरा हो गया। उसने एक महान सेनापति को खो दिया था और एक शक्तिशाली विशेषज्ञ को नाराज कर दिया था। किसी के लिए भी इसे सहना मुश्किल होगा। इसी समय एक और मंत्री बाहर आ गए। महाराज, 100 फ्लावर्स होली लैंड से एक खास मेहमान आपसे मिलने का अनुरोध करता है। मुझे अपडेट करने के लिए कहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इससे मुझे अपडेट करने के लिए और मोटिवेशन मिलता है। हर दिन टाइप करना काफी मुश्किल काम है। अगर कोई गलती हो तो प्लीज उसे बताएं। अब मैं यहाँ सभी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें सिर्फ 2 फीमेल लीड होनी चाहिए या बाद में और भी जोड़ी जानी चाहिए? 16 मिंगयुआन राजवंश एक पवित्र युद्ध भड़काने की साजिश रच रहा है। 100 फ्लावर्स होली लैंड इस समय किसी को क्यों भेजा? हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है ना? मिंगयुआन के सम्राट ने सोचा। हाल ही में जुआनिक्सियन संप्रदाय की घटना ने पहले ही उनके सिर में दर्द कर दिया था। अगर 100 फ्लावर्स होली लैंड भी इसमें शामिल हो जाए तो फिर उन्हें पद छोड़ने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मुझे पक्का नहीं पता महाराज। विजिटर एक युवा महिला कल्टिवेटर है और वह शायद एक कोर डिसाइपल लगती है। क्या हमें अफसोस, वे आखिर पवित्र भूमि के लोग हैं। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। चलो मैं उससे मिलूंगा। मिंगयुआन के सम्राट ने गहरी सांस ली। मिंगयुआन के सम्राट ने उस आदमी को इशारा किया जिसने अभी टाउन नॉर्थ जनरल की जानकारी दी थी, यह इशारा करते हुए कि वह सोल टैबलेट की रखवाली के लिए वापस आ सकता है। इस बीच वह बड़े हॉल में पहुंचे जहां 100 फ्लावर्स होली लैंड से आए खास मेहमान काफी देर से इंतजार कर रहे थे। 100 फ्लावर्स होली लैंड से आए खास मेहमान, मुझे सच में अफसोस है। मैं बस कैलीग्राफी में बिजी था और जब मेरे नौकर ने मैसेज दिया तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं थोड़ी देर से पहुंचा। मिंगयुआन के सम्राट एक देश के शासक के तौर पर इस समय सम्राट जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। इसके बजाय वे सिर्फ एक सेवक जैसे लग रहे थे। वो 100 फ्लावर्स होली लैंड से आए खास मेहमान के प्रति बहुत सम्मान दिखाते थे। कोई बात नहीं, मेरे अचानक आने से मिंगयुआन के महाराज परेशान हो गए हैं। मैं किन युवे हूँ, 100 फूलों वाली पवित्र भूमि के एल्डोबो का शिष्य। किन युवे ने धीरे से बात की। ये किसी और का इलाका था और उसने फिर भी इन बेसिक तहजीबों का पालन किया। तो मैं संत वू के सम्मानित शिष्य हूँ। क्या मैं आज आपके आने का कारण पूछ सकता हूँ? मिंगयुआन का सम्राट चौंक गया। उसने सच में 100 फूलों वाली पवित्र भूमि के कुछ संतों के बारे में सुना था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने खड़ी महिला किसी संत की शिष्या होगी। उनके मिंगयुआन राजवंश में अब केवल एक संत था और वह संत बूढ़ा और कमजोर था, मौत की कगार पर था। शुवानिक्सियन सेक्ट में मेरा एक दोस्त है। जब मैं आज अपने दोस्त को ढूंढने गया तो मुझे पता चला कि शुवानिक्सियन सेक्ट खत्म हो गया है। क्या महाराज जानते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था? अपनी बात खत्म करने के बाद किन युवे का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं था। शुवानिक्सियन सेक्ट के खत्म होने के साथ उसके छोटे साथी भी शायद टूट गए होंगे। ये सुनकर मिंगयुआन के सम्राट का पहले से शांत मुंह तुरंत टेंशन में आ गया। लेकिन उन्होंने जल्दी से एक हल सोच लिया, क्योंकि वे उस व्यक्ति को नहीं संभाल सकते थे जिसने जुआनिक्सियन संप्रदाय को खत्म कर दिया था, तो क्यों न इन पवित्र भूमि के लोगों को ही इसे संभालने दिया जाए। इस तरह वह न केवल पवित्र भूमि के लोगों से जान पहचान कर सका, बल्कि रास्ते में एक बड़ी समस्या को भी खत्म कर सका। हे जैसा कि इस राजा से उम्मीद थी, ये चाल एक तीर से 2 निशाने लगाने वाली है। मिंगयुआन के सम्राट मन ही मन हंसे, उनके होंठ अनायास ही ऊपर की ओर मुड़ गए। मिंगयुआन के सम्राट की बुरी मुस्कान देखकर किन युवे ने भौहें चढ़ाई। इनमें से कोई भी शाही लोग अच्छे लोग नहीं है। अगर मैं भविष्य में संत बना तो सबसे पहले तुम जैसे परजीवियों को खत्म कर दूंगा जो मौज मस्ती करते हैं। किन युवे ने मन ही मन कहा। दोनों ही अपनी अपनी योजनाएं बना रहे थे। ओह मिस्किन, आपको पूरी कहानी नहीं पता। हम अभी भी उस व्यक्ति की जांच कर रहे हैं जिसने जुआनिक्सियन सेक्ट को खत्म कर दिया। हमें पहले ही कुछ सुराग मिल चुके हैं। वे अभी जुआनिक्सियन सेक्ट के पीछे के पहाड़ों में हैं और उत्तर की ओर जा रहे हैं। अगर कुछ अनचाहा नहीं हुआ तो उन्हें याओगुआन होली लैंड जाना चाहिए। मिंगयुआन के सम्राट ने जो जानकारी मिली थी उसे पूरी तरह से बता दिया। हालांकि उन्होंने अभी भी कुछ तथ्य छिपाए, जैसे कि टाउन नॉर्थ जनरल की उस रहस्यमय व्यक्ति के हाथों मृत्यु। याओगुआन पवित्र भूमि, अगर यह सच में याओगुआन पवित्र भूमि है तो इसे संभालना मुश्किल हो सकता है। किन युवे की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्हें लगा कि मामला कुछ परेशानी वाला है। नहीं मिस्किन, याओगुआन होली लैंड तक पहुंचने में उन्हें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अगर आप अभी उनका पीछा करेगी तो शायद आप उन्हें रोक पाएंगी। मैं जनरल जेंडोंग को आपके साथ ले जाने को तैयार हूँ। मिंगयुआन के सम्राट ने दिखावटी उत्साह के साथ प्रस्ताव दिया। किन युवे को कुछ भी शक नहीं हुआ, क्योंकि कई शाही राजवंश खुद को पवित्र भूमि से सुरक्षा छत्र के रूप में जोड़ना चाहते थे। ठीक है, तो मैं मिंगयुआन के महाराज को परेशान करूंगा कि वे इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए मेरे साथ किसी को भेजें। उस समय हमारी 100 फूलों वाली पवित्र भूमि इस उपकार को याद रखेगी। हालांकि किन युवे ने उन्हें महाराज कहकर बुलाया, लेकिन उनकी आंखों में सम्मान का कोई भाव नहीं था। मिंगयुआन के सम्राट ने यह बात नोटिस की और हालांकि वह नाराज थे, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। मिस्किन, कृपया यहाँ एक पल के लिए आराम करें। मैं अब जनरल जेंडोंग को बुलाने के लिए किसी को भेजूंगा। मिंगयुआन के सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह मुड़ा और चला गया। थोड़ी देर बाद मिंगयुआन के सम्राट की मुलाकात जनरल जेंडोंग झू गाई से हुई। जनरल जेंडोंग, झू गाई महाराज को नमस्कार। झू गाई एक घुटने पर बैठ गए और मिंगयुआन के सम्राट को सम्मानपूर्वक संबोधित किया। देखो, यह मेरा अच्छा जनरल है। झू गाई, मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम बाद में मिस्किन युवे के साथ उस अपराधी को पकड़ने जाओ जिसने जनरल जेनबी को मारा और जुआनिक्सियन संप्रदाय को खत्म कर दिया। मिंगयुआन के सम्राट ने निर्देश दिया। हाँ, झू गाई को ऑर्डर मिलने के बाद वह जाने ही वाला था। ये गुस्सैल आदमी भूल गया था कि वह जनरल जेनबी से ज्यादा अलग नहीं था। अगर दूसरी पार्टी जनरल जेनबी को मार सकती है तो वे उसे आसानी से मार सकते हैं। ये देखकर मिंगयुआन के सम्राट ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। क्या हाँ, अगर वह जेनबी को मार सकता है तो वह तुम्हें भी जरूर मार सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस आदमी को ढूंढो और उसके और मिस्किन के बीच गुस्सा भड़काने की कोशिश करो। उन्हें लड़ाओ और अच्छा होगा कि मिस्किन को उसके हाथों मरवा दो ताकि पवित्र युद्ध शुरू हो जाए और आप बस जल्दी से भागने का मौका ढूंढ लेते हैं। मिंगयुआन के सम्राट ने झू गाई के कंधे पर थपथपाते हुए इस गुस्सैल आदमी को निर्देश दिया। अगर वह भी उस रहस्यमयी व्यक्ति के हाथों मारा जाता तो उसके मिंगयुआन राजवंश की स्थिति उन संप्रदायों से अलग नहीं होती। और झू गाई ने सिर हिलाया, ऐसा लगा जैसे वह समझ गया हो। हम बहुत अच्छा, जाओ। मिंगयुआन के सम्राट ने संतोष से सिर हिलाया। बोलने के बाद मिंगयुआन के सम्राट झू गाई को बड़े हॉल में ले गए। मिस्किन, मैं जनरल जेंडोंग, झू गाई हूँ। वह आपके साथ उस अपराधी को पकड़ने जाएगा जिसने जुआनिक्सियन संप्रदाय को खत्म कर दिया था। मिंगयुआन के सम्राट ने झू गाई को किन युवे से मिलवाया। झू गाई मिस्किन को नमस्ते करती है। झू गाई ने किन युवे की ओर हाथ बढ़ाया। हम चलो फिर चलते हैं। इसके साथ ही दोनों ने सीधे मिंगयुआन राजवंश को छोड़ दिया और ज़ियाओ ज़िलिंग की दिशा में बढ़ने लगे। ज़ियाओ ज़िलिंग को इस समय कोई अंदाजा नहीं था कि कोई उसे पकड़ने आ रहा है। वह अभी भी अपनी बेटी को याओगुआन पवित्र भूमि ले जा रहा था। रास्ते में ज़ियाई ने नजारे देखे। हालांकि मम्मी उसे पहले भी ऐसे ही उड़ा चुकी थी, लेकिन उस समय उनका पीछा किया जा रहा था और वे बहुत तेज रफ्तार से जा रहे थे और उन्हें नजारे ठीक से देखने का भी समय नहीं मिला। जब ज़ियाई नजारा देख रही थी तो उसे अचानक एक जाना पहचाना छोटा शहर दिखाई दिया। क्या ऐसा नहीं है? ज़ियाई को याद आया कि यह वही छोटा सा राज्य था जहां मम्मी उसे पहले ले गई थी। डैडी, क्या हम पहले उस छोटे शहर में जा सकते हैं?
जियाई ने ज़ियाओ ज़िलिन की आस्तीन खींची। ज़ियाओ ज़िलिन ने कुछ कंफ्यूज होकर छोटे शहर को देखा और फिर जियाई को देखा। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्यों, क्योंकि उसकी बेटी ने पूछा था तो वह कैसे मना कर सकता था। हम जियाई, डैडी को कसकर पकड़ लो, ज़ियाओ ज़िलिन ने धीरे से कहा और फिर दोनों सीधे उस छोटे शहर की ओर चल पड़े। डैडी, वहाँ कुछ बहुत स्वादिष्ट है, मैं आंटी के लिए कुछ लाना चाहता हूँ ताकि वह मम्मी को और परेशान न करें। हे। ज़ियाओ ज़िलिन का दिल कांप उठा। उसने जियाई के सिर पर हाथ फेरा और चिंता से कहा, ठीक है, तो हम बाद में बहुत सारा लाएंगे। डैडी भी कुछ ट्राई करना चाहते हैं और जियाई की मम्मी भी वापस आने पर इसे ट्राई कर सकती हैं, ठीक है। वाह, 17 ज़ुएफांग केक के लिए लाइन में लगना, 100 फूलों की सीक्रेट, 8000 मील दूर से खुशबू ढूंढने की आर्ट। ज़ियाओ ज़िलिन जियाई को यूरोप के किंगडम ले गया। छोटे तियान, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जियाई मेरे सामने अभी भी एक बच्ची है, लेकिन दूसरों के सामने वही ठंडी और अजीब सी आभा बिखेरती है। ज़ियाओ ज़िलिन ने चुपके से लिटिल तियान से पूछा। जैसे ही उसने पूछा, उसने गु जियाई की अंदरूनी हालत को समझने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अपने मालिक की बातें सुनकर लिटिल तियान ने तुरंत गु जियाई की जांच शुरू कर दी। उसके पास अभी भी बहुत एनर्जी थी जियाई की जांच करने के लिए काफी। गु जियाई, जो हमेशा ज़ियाओ ज़िलिन के साथ रहती थी, उसने अपने पिता की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसकी आंखें आने वाले एरो के किंगडम के इंतजार से भरी हुई थी। अजीब बात है, शरीर के सभी लक्षण नॉर्मल हैं, कोई एक्स्ट्रा आत्मा या कुछ और नहीं है, और यह कब्जा या पुनर्जन्म नहीं है। ये सबसे शुद्ध आत्मा है। ज़ियाओ ज़िलिन ने गु जियाई के शरीर की जांच की और कोई समस्या नहीं पाई। मास्टर, लिटिल जियाई असल में बहुत नॉर्मल है, बस बात यह है कि लिटिल तियान ने स्क्रीन पर दिखाई गई जानकारी को देखते हुए ज़ियाओ ज़िलिन को समझाया। ये सुनकर कि उसकी बेटी को सच में कुछ दिक्कतें थी, ज़ियाओ ज़िलिन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके पहले से रिलैक्स चेहरे की मसल्स अचानक तन गईं और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जिससे घबराहट का भाव दिखा। मास्टर, जियाई को शायद अपने पिता के साथ और कुछ ग्रोथ एक्सपीरियंस की कमी महसूस हो रही है, छोटे तियान ने समझाया। ज़ियाओ ज़िलिन ये बात सुनकर हैरान रह गया और तुरंत समझ गया। लिटिल तियान ने आगे कहा, लिटिल जियाई जन्म से ही गु हनियन के साथ पीछा करने वालों से छिपने लगी थी। हालांकि गु हनियन हमेशा लिटिल जियाई का ख्याल रखता था, अपने पिता के साथ और परवरिश के बिना। लिटिल जियाई को 16 साल की उम्र में भी बहुत कम अनुभव था। अब अगर मास्टर लिटिल जियाई के साथ ज्यादा समय बिताएं और फिर उसे पढ़ाई करने और ज्यादा दोस्तों से मिलने के लिए उन जगहों पर ले जाएं, तो वह बेहतर हो जाएगी। लिटिल तियान का एनालिसिस सुनकर ज़ियाओ ज़िलिन ने एक पल सोचा और फिर पूछा, जब वो याओगुआन होली लैंड और जुआनिक्सियन सेक्ट में थी, तब क्या हुआ था? याओगुआन पवित्र भूमि में लिटिल जियाई को हमेशा रुवान मिंगक्सी ने सुरक्षित रखा था और जुआनिक्सियन संप्रदाय में। ज़ियाओ ज़िलिन ने अपना सिर नीचे कर लिया, चुप हो गया। आखिरकार यह उसकी गलती थी कि उसने जियाई को पूरा बचपन नहीं दिया। जैसे ही ज़ियाओ ज़िलिन अभी भी गहरी सोच में डूबा हुआ था, गु जियाई की आवाज ने उसे टोका। पिताजी, आइए आइए, हम यहाँ हैं। ज़ियाओ ज़िलिन ने ऊपर देखा और पाया कि वे एरो के किंगडम पहुंच गए हैं। शुरू में उसके पास लिटिल तियान से पूछने के लिए कई सवाल थे, लेकिन अब वह उन्हें कुछ देर के लिए टाल सकता था। ज़ियाओ ज़िलिन ने गु जियाई को सिर हिलाया, आ रहा हूं, डैडी का इंतजार करो। मास्टर, लिटिल तियान को आपकी और मिस्ट्रेस की प्रतिभाएं पूरी तरह से विरासत में मिली हैं। ज्यादा साथ के साथ उसका हॉट नेचर बुरा नहीं है और उसकी भविष्य की उपलब्धियां बहुत ज्यादा हैं। लिटिल तियान ने धीरे से कहा, अपने मालिक की मदद से उसे लिटिल जियाई पर बहुत भरोसा था। ज़ियाओ ज़िलिन ने भी अनजाने में सिर हिला दिया। उस पर उनका बहुत ज्यादा कर्ज था, अगर वह इसे थोड़ा थोड़ा करके भी चुका दे, तो भी वह जिंदगी भर ऐसा करने को तैयार रहेगा। ज़ियाओ ज़िलिन गु जियाई के पास गया। जैसे ही ज़ियाओ ज़िलिन इधर उधर देख रहा था, गु जियाई ने स्वाभाविक रूप से ज़ियाओ ज़िलिन का हाथ पकड़ लिया। डैडी, जल्दी करो, उस ज़ुएफांग केक के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, चलो जल्दी चलते हैं। ज़ियाओ ज़िलिन ने अभी कुछ कहा ही था कि गु जियाई ने उसे खींच लिया। ज़ियाओ ज़िलिन भी थोड़ा मुस्कुराया। क्या अपने परिवार के साथ यह शांतिपूर्ण और आरामदायक जीवन वह नहीं था जो वह हमेशा से चाहता था? हालांकि जब वह ज़ुएफांग केक बेचने वाली दुकान पर पहुंचा, वह हैरान रह गया। इतने सारे लोग लाइन में लगे हैं। जियाई, क्या ये चीज सच में इतनी स्वादिष्ट है? ज़ियाओ ज़िलिन ने अपने सामने लगी लंबी लाइन को देखा और वह थोड़ा हैरान रह गया। फिर भी वे दोनों आज्ञाकारी होकर लाइन में लग गए। शुरू में उसने कुछ ज़ुएफांग केक को दूर से लाने के लिए किसी खास काबिलियत का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था, लेकिन गु जियाई की बातों ने उसे सीधे ज्ञान दिया, क्योंकि यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। मम्मी मुझे कुछ बार यहाँ लाई थी। मम्मी ने कहा कि लाइन में लगना भी एक कारण है जो इस ज़ुएफांग केक के स्वाद को बढ़ाता है, इसलिए इतने सारे लोग लाइन में लगते हैं। ज़ियाओ ज़िलिन भी मुस्कुराया। हाँ, वह मौत की दुनिया में आ गया था, तो जाहिर है उसे इसका अनुभव करना ही था। दोनों लाइन में लग गए और उसी समय गु जियाई ने ज़ियाओ ज़िलिन से पूछा कि वह इतने सालों से कहाँ था। उसकी मम्मी और आंटी दोनों ने कहा था कि उसके डैडी काम निपटाने के लिए बहुत दूर गए हैं और काम खत्म होने के बाद वे जियाई के साथ वापस आ सकते हैं। डैडी बुरे लोगों से लड़ने गए थे, उन बुरे लोगों से निपटना काफी मुश्किल था, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लगा। ज़ियाओ ज़िलिन ने एक पल सोचा और कहा, वह उन दिव्य आदरणीय लोगों को दबाने गया था, इसे बुरे लोगों से लड़ना माना जाना चाहिए, है ना? आखिरकार अच्छा और बुरा, ये सब खुद पर उनके असर पर निर्भर करता है ना? तो क्या डैडी भविष्य में फिर से जियाई, मम्मी और आंटी को छोड़ देंगे? गु जियाई की आंखों में आंसू थे। उसे आखिरकार अपने डैडी मिल गए थे और वह नहीं चाहती थी कि वह फिर से चले जाएं। नहीं, डैडी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर अभी भी बुरे लोग हैं, तो डैडी जियाई, मम्मी और आंटी को साथ में सजा देने के लिए ले जाएंगे, कैसा रहेगा? ज़ियाओ ज़िलिन ने धीरे से मुस्कुराते हुए गु जियाई के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। हम हे डैडी सबसे अच्छे हैं। गु जियाई ने अपने डैडी को जोर से गले लगाया। जब दोनों अभी भी ज़ुएफांग केक के लिए लाइन में लगे थे, जनरल ज़ेंडोंग पहले ही किन युवे को एरो के किंगडम में ले आए थे। मिस किन, क्या आपको यकीन है कि वे यहाँ हैं? जनरल ज़ेंडोंग, ज़ुगाई ने हैरान होकर पूछा, क्या महाराज ने नहीं कहा था कि वह रहस्यमयी व्यक्ति ज़ेंबेई को मार सकता है? वह इस छोटे से एरो के किंगडम में कैसे आ सकता है? हाँ, जनरल ज़ेंडोंग, आपको हमारी 100 फ्लावर्स होली लैंड की सीक्रेट आर्ट 1000 माइल्स एंड ट्रैकिंग आर्ट पर यकीन करना चाहिए। किन युवे ने बेपरवाही से कहा, 1000 माइल्स एंड ट्रैकिंग आर्ट खुशबू को सही ट्रैक कर सकती है। जुआनिक्सियन सेक्ट के खत्म होने के बाद जुआनिक्सियन सेक्ट में सिर्फ 2 सेंट बचे थे, और ये दोनों ही वो अपराधी होंगे जिन्होंने जुआनिक्सियन संप्रदाय को खत्म कर दिया। ज़ियाओ ज़िलिन को अपना ऑरा छिपाने की कोई आदत नहीं थी। आखिर ग्रेट यूनिवर्स वर्ल्ड में भी बहुत कम लोग उसका पीछा करने की हिम्मत करते थे, छोटी दुनिया में तो बिल्कुल नहीं। मिस किन, क्या मुझे पहले आगे जाकर देखना चाहिए? कोई जरूरत नहीं, चलो साथ में अंदर चलते हैं। किन युवे और झू गाई सीधे एरो के किंगडम में घुस गए और ज़ियाओ ज़िलिन और गु जियाई को खोजने लगे। अपने रंग्स के साथ उन्होंने जल्दी ही ज़ियाओ ज़िलिन और गु जियाई को ढूंढ लिया। मिस किन, क्या ये वही हैं? दोनों चुपके से एक कोने में छिप गए और ज़ियाओ ज़िलिन और गु जियाई को लाइन में खड़े देखते रहे। किन युवे शुरू में छिपना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसने ज़ियाओ ज़िलिन और गु जियाई को असल में ज़ुएफांग केक के लिए लाइन में खड़े देखा, तो उसे तुरंत शक हो गया कि उसकी सीक्रेट आर्ट में कोई प्रॉब्लम है। उन्हें अलग करने के डर से उसने भी पहले देखने का फैसला किया। तस तस तस, ये कौन सा ज़माना है? अभी भी चोर की तरह घूम रहे हो? वहां से गुजर रहे एक बूढ़े आदमी ने झू गाई और किन युवे को देखा और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इससे भी दोनों लोग पूरी तरह हैरान रह गए जो चुप्पी से देख रहे थे। तुम्हारा चोर जैसा से क्या मतलब है? झू गाई तुरंत खुद को रोक नहीं सका और बाहर जाकर उस बूढ़े आदमी को लड़ाई के लिए चुनौती देना चाहता था, लेकिन किन युवे की याद दिलाने पर वह शांत हो गया। बस करो, हमें जरूरी काम निपटाना है, परेशानी मत करो। ठीक है ठीक है ठीक है, काम है काम है। झू गाई ने लापरवाही से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में ये ख्याल था, मुझे न सिर्फ काम निपटाना है, बल्कि मुझे तुम्हें यहाँ लाने का मौका भी ढूंढना है। 18 सॉरी, मुझे धनिया पसंद नहीं है। झू गाई और किन युवे की हरकतों ने पहले ही ज़ियाओ ज़िलिन का ध्यान खींच लिया था। ज़ियाओ ज़िलिन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, इस बार क्या है? पवित्र भूमि या शाही राजवंश? ज़ियाओ ज़िलिन ने झू गाई और किन युवे की तरफ देखा, फिर अपना सिर पीछे घुमाया। वे बस कुछ कीड़े थे, और क्योंकि आज उसकी बेटी इतनी खुश नहीं थी, इसलिए वह उन्हें उसका मजा खराब नहीं करने दे सकता था। पिताजी, क्या हुआ? गु जियाई की समझ भी बहुत मजबूत थी, हालांकि उसने ज़ियाओ ज़िलिन के एक्सप्रेशन में बदलाव महसूस नहीं किया था, लेकिन उसे झू गाई और किन युवे की तरफ से भी हंगामा महसूस हुआ। कुछ नहीं, चलो ज़ुएफांग केक का इंतजार करते हैं। ज़ियाओ ज़िलिन ने शांत और स्थिर भाव से बात की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी आंखों में कोमलता का भाव था।
जुएफांग केक के बारे में सुनकर गुजियाई भी शांत हो गई। उसकी आंखें चमक उठी जब उसने जुएफांग केक को देखा जो उन्हें परोसा जाने वाला था। किन युवे और झू गाय की तरफ से उन्होंने देखकर राहत की सांस ली कि शियाओ जिलिंग और बाकी लोगों ने बस देखा था लेकिन जल्दी से वापस मुड़ गए। खुशकिस्मती से हमें खोजा नहीं गया, लेकिन अब उन दोनों को यकीन हो गया था कि ज़ियाओ जिलिंग और गु जियाई ही शायद वो अपराधी थे जिन्होंने जुआनिक्सियन सेक्ट को खत्म कर दिया था। नहीं, मुझे जाकर उनसे पूछना होगा कि उन्होंने जुआनिक्सियन संप्रदाय को क्यों खत्म किया। नहीं तो भले ही वे याओगुआन पवित्र भूमि से हों, मैं विनम्र नहीं रहूंगा, किन युवे ने तेजी से कहा। याओगुआन पवित्र भूमि के पवित्र भगवान और उनकी 100 फूलों वाली पवित्र भूमि के पवित्र भगवान के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए दोनों पवित्र भूमि के बीच संबंध भी काफी अच्छे थे। वो दो पवित्र भूमियों के बीच के रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। किन युवे की इस हरकत से झू गाय डर गया। वह किन युवे को उस व्यक्ति के हाथों ऐसे कैसे मरने दे सकता था। नहीं नहीं, मुझे उसे रोकना होगा, झू गाय ने मन ही मन कहा। मिस किन, रुको, जाने की इतनी जल्दी मत करो। झू गाय ने किन युवे को रोका। क्या गलत मिस किन, अगर आप अभी वहां जाएंगी तो वे पक्का नहीं मानेंगे कि वे जुआनिक्सियन सेक्ट को खत्म करने वाले गुनहगार हैं। अगर उन्होंने इस छोटे से राज्य के गार्ड्स को अलग कर दिया तो हमारे लिए इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। झू गाय ने एकदम बकवास बात कही जिससे किन युवे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या इस तरह का एक छोटा सा राज्य, एक आत्मा परिवर्तन और एक स्वर्गीय भगवान क्षेत्र शक्तिशाली विशेषज्ञ उन्हें रोक सकता है। ये तुम्हारे लिए आसान है लेकिन मेरे लिए मुश्किल है, झू गाय ने मन ही मन कहा। तो फिर आप क्या सुझाव देते हैं। किन युवे अपने हाथों को कमर पर रखकर खड़ी थी और शियाओ जिलिंग और गुजिया की तरफ देख रही थी। यह मुझे भी नहीं पता, झू गाय भी सोचने लगा। मैं समझ गया, तुम मेरा पीछा करने वाले डाकू होने का नाटक कर सकते हो। मैं अपनी खेती छिपा लूंगा और वह आदमी मुझे बचाने के लिए जरूर आगे आएगा। फिर मैं उनके साथ रिश्ता बना सकता हूं और जानकारी निकालने का मौका ले सकता हूं। किन युवे की आंखें चमक उठी। सच तो यह है कि उसने ज़ियाओ जिलिंग जितना हैंडसम, चार्मिंग और स्टेबल आदमी पहले कभी नहीं देखा था। उसे विश्वास था कि उसका फिगर बुरा नहीं है और उसे सुंदर माना जा सकता है। जब तक वह थोड़ा सा लालच देती रहेगी वह आदमी जरूर उसके झांसे में आ जाएगा। चलो करते हैं, जल्दी करो। किन युवे के बोलने के बाद उसने तैयारी शुरू कर दी। झू गाय भी कुछ उलझन में था। क्या वह सच में उस मिशन को पूरा कर पाएगा जो महाराज ने उसे इस तरह दिया था। उसने आह भरी और किन युवे के अरेंजमेंट के अनुसार काम किया। ज़ियाओ जिलिंग की तरफ से वह अभी भी गु जियाई के साथ लाइन में था। थोड़ी देर बाद आखिरकार उनकी बारी आ गई। वाह डैडी, आखिरकार हमारी बारी आ गई, गु जियाई ने खुशी से कहा। हाँ बॉस, मुझे जुएफांग केक के 10 हिस्से चाहिए, ज़ियाओ जिलिंग ने मुस्कुराते हुए मालिक से कहा। ठीक है, अभी आ रहा हूँ। बॉस ने जल्दी से उन्हें बनाना शुरू कर दिया। गु जियाई को देखकर जिसकी सुंदरता स्वर्ग के किसी अमर देवता की तरह धरती पर उतरी थी और सुंदर इज्जतदार ज़ियाओ जिलिंग जो एक आकर्षक रोशनी वाले चमकीले सितारे की तरह चमक रहा था, वह उन्हें थोड़ा ज्यादा देने के लिए तैयार था। थोड़ी देर बाद जुएफांग केक खत्म हो गए। लो मेहमानों, आपकी जुएफांग केक के 10 हिस्से तैयार हैं। ठीक है, धन्यवाद बॉस। ही धन्यवाद अंकल। जैसे ही वे दोनों जुएफांग केक लेकर जाने वाले थे उन्होंने देखा कि झू गाय जो डाकू का रोल कर रहा था वेश बदलकर किन युवे का पीछा कर रहा था। मदद करना, ज़ियाओ जिलिंग ने भौहें चढ़ाई। उसने एक नजर में पहचान लिया कि ये दोनों वही लोग थे जो पहले शक की निगाह से देख रहे थे। यह क्या है, ज़ियाओ जिलिंग ने बेपरवाही से कहा। डैडी, क्या वे एक्टिंग कर रहे हैं। गु जियाई को भी उनकी विनम्र और अनाड़ी एक्टिंग का एहसास हुआ। शायद। चलो ज़ियाई, याद रखना कि आगे से ऐसे लोगों से दूर रहना। हम ज़ियाओ जिलिंग ने किन युवे और झू गाय को नजरअंदाज किया और याओगुआन पवित्र भूमि की ओर बढ़ने की तैयारी की। किन युवे हैरान रह गई जब उसने उन दोनों को ऐसे ही जाने की तैयारी करते देखा। क्या ये सही नहीं है ना? क्या आपको अभी हीरो बनकर इस सुंदरता को नहीं बचाना चाहिए? आप सीधे क्यों जा रहे हैं? ये स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं है। धत्तेरे की, क्या मेरा परफेक्ट और चार्मिंग शरीर तुम्हें लुभा भी नहीं सकता? तुम तो बस ऐसे ही जा रहे हो। किन युवे ने गुस्से में दांत पीसे। उसे अब ये भी शक था कि ज़ियाओ जिलिंग एक आदमी के तौर पर काम कर पाएगा या नहीं, लेकिन अब उसे इसकी परवाह नहीं थी और वह सीधे ज़ियाओ जिलिंग और दूसरों की ओर भागी। महान हीरो, क्या तुम मुझे बचा सकते हो? वह मुझे लूटना चाहता है। किन युवे आगे बढ़ा और शियाओ जिलिंग के कपड़ों का कोना पकड़ लिया। जैसे ही वह शियाओ जिलिंग से मदद मांगने वाली थी, एक खुशबूदार पैर का निशान सीधे उसके चेहरे पर आ गिरा। बुरी औरत, तुम मेरे डैडी के साथ क्या करना चाहती हो? गु जियाई ने किन युवे को लात मारकर दूर कर दिया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ज़ियाओ जिलिंग ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। सॉरी, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो धनिया नहीं खाते। अगर आपको कोई काम है तो मेरी प्यारी बेटी से बात करें। क्या हो रहा है? चुप रहो, ऐसा लग रहा है कि लड़ाई शुरू होने वाली है। हे, मुझे महिलाओं को लड़ते देखना सबसे ज्यादा पसंद है। आसपास के लोग ये नजारा देख रहे थे, उनकी उत्सुकता बढ़ गई। धत्तेरे की, तूने तो मेरे खूबसूरत चेहरे पर लात मार दी। झू गाय, हमला कर। किन युवे ने गु जियाई पर सीधे कई फूल की पंखुड़ियां फेंकी। पंखुड़ियां तेज ब्लेड की तरह हवा में चीरती हुई सीधे उसकी तरफ उड़ी। हंस, गु जियाई ने ठंडी आवाज में कहा, फिर अपने पिता की नकल करते हुए हल्के से पैर पटका। एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा ने तुरंत पंखुड़ियों को उड़ा दिया। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल। किन युवे चौंक गई। ये लड़की जो उससे भी छोटी थी, असल में स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में एक पावरफुल एक्सपर्ट थी। तो क्या हुआ अगर तुम स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में हो? तुमने जुआनिक्सियन सेक्ट को खत्म करने और लिटिल फेलोज को मारने की हिम्मत की। आज तुम्हें यही मरना होगा। किन युवे ने अब अपनी शक्ति नहीं छिपाई, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा एक विशाल लहर की तरह बढ़ रही थी। 100 फूल 10 निरपेक्ष गिरते फूल ताड़। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन दायरे के मिडिल स्टेज से स्पिरिचुअल एनर्जी का एक उभार एक बड़ी हथेली जैसा बना और गु जियाई की ओर बढ़ा। मास्टर, क्या आप एक्टिंग नहीं करेंगे? ज़ियाओ तियान ने गु जियाई पर दबाव डालते हुए विशाल हथेली को देखा और घबराहट में कहा। ज़ियाई इस तरह की युवा पीढ़ी को संभाल सकती है। ज़ियाओ जिलिंग हल्के से मुस्कुराया। गु जियाई ने देखा कि एक बड़ा ताड़ का पेड़ उसकी ओर आ रहा है। उसके शरीर के अंदर मौजूद सबसे बड़े दानव देवता की हड्डी चमक उठी और उसने अपनी हथेली से उस पर वार किया। दोनों सेनाएं दो दिव्य जानवरों की तरह थी जो एक दूसरे से जोरदार तरीके से टकरा रही थी। उनकी ताकत बस धरती हिला देने वाली थी। अपडेट के लिए रिमाइंडर देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम लगभग याओगुआन होली लैंड पर हैं और पहली फीमेल लीडर रही है। मैं सोच रहा हूं कि क्या सभी को लगता है कि 2 ही काफी हैं या मुझे और जोड़ लेने चाहिए। हर कोई अपने विचार शेयर कर सकता है, मैं आपकी राय सुनूंगा। 19 दिव्य और राक्षसी घटनाएं दिखाई दी। महान सम्राट ने उन पर जासूसी की। शियाओ जिलिंग ने अपनी चाल चली। ये देखकर देखने वाले भाग गए और एरोक किंगडम के गार्ड और पावरफुल एक्सपर्ट भी दौड़कर वहां पहुंच गए। जैसे ही गिरते हुए फूल और रोशनी गायब हुई, गु जियाई अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहा। उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बीच किन युवे उसे एक हथेली की वार से उड़ गया। जिस हाथ का इस्तेमाल उसने अभी फॉलिंग फ्लावर पाम को करने के लिए किया था, वह अपनी जगह से हट गया था और फ्रैक्चर हो गया था। किन युवे को खड़े होने में मुश्किल हुई। उसे लगा कि उसका पेट खराब हो रहा है और अगले ही पल उसने मुंह से खून थूक दिया। ये कैसे हो सकता है? क्या वह अभी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन दायरे की शुरुआती स्टेज में ही है? किन युवे ने अविश्वास से गु जियाई को देखा। इस समय गु जियाई के शरीर से अभी भी सुप्रीम डेमन गॉड बोन की वजह से एक शानदार आभा निकल रही थी। जो गार्ड अभी आए थे, उन्होंने दो स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में एक्सपर्ट्स को देखा, खासकर इतने कम उम्र के और एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। एरोक से एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल पावरफुल एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे। 2 स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल पावरफुल एक्सपर्ट्स को लड़ने के लिए तैयार और उनके आसपास टूटे हुए शहर के घरों को देखकर वह भौचक्का रह गया। मैं उन्हें यहाँ लड़ने नहीं दे सकता, नहीं तो एरोक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल के हमलों की गोलीबारी में फंस जाएगा और यह जगह पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। इस स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल में एक्सपर्ट ने मन ही मन सोचा। इस बीच झू गाय जो अंधेरे में छिपा हुआ था, ने देखा कि किन युवे और गु जियाई ने आखिरकार लड़ाई शुरू कर दी है और वह मन ही मन खुश हो गया। आखिरकार उसका मिशन पूरा होने वाला था, लेकिन वह गु जियाई के आसान हथेली के वार से बहुत हैरान भी था। उसे लगा कि थोड़ा कमजोर रोटो हेवन रेल एक्सपर्ट भी इसका सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन अब यह उसकी चिंता नहीं थी। अब उसकी मुख्य प्राथमिकता भागने की तैयारी करना था। साथ ही दाओइस्ट, मैं सोच रहा हूं कि क्या आप अपनी लड़ाई जारी रखने से पहले एरोक किंगडम छोड़ सकते हैं। यहाँ लड़ाई से कई बेगुनाह लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। वो स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल पावरफुल एक्सपर्ट गु जियाई और किन युवे के पास गया और सम्मान से बात की।
किन युवे ने स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल पावरफुल एक्सपर्ट की तरफ देखा, फिर अपने आसपास देखा, सिर हिलाया और एरो के बाहरी इलाके की ओर उड़ने लगी। गु जियाई भी मासूम को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। उसने ज़ियाओ ज़िलिंग की तरफ देखा और अपने डैडी को सिर हिलाते हुए देखकर वह भी बाहर की ओर उड़ने लगी। मास्टर, छोटी ज़ियाई अब बहुत कमाल की हो गई है। वह पहले ही अपनी असली ताकत से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई है। ज़ियाओ तियान ने खुशी से ताली बजाई। उसने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है और हमेशा एक ऊंचा स्वर्ग होता है। हालांकि ज़ियाई में वाकई युवा पीढ़ी में छा जाने की ताकत है और उसका दिल अच्छा है, शांत और स्थिर। ज़ियाओ ज़िलिंग ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर वह भी उनके पीछे-पीछे बाहर चला गया। सिर्फ एरो का स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल पावरफुल एक्सपर्ट ही बेबस होकर आगे बढ़ता रहा। मुझे यह गंदगी फिर से साफ करनी है। झू गाई भी उनके पीछे गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि गु जियाई और किन युवे पहले ही लड़ने लगे थे। किन युवे की मूवमेंट टेक्निक और हैंड टू हैंड कॉम्बैट खराब नहीं थी और उसके हाथ में मौजूद लॉन्ग स्वॉर्ड से तलवार की आवाजें निकल रही थी। गु जियाई के पास कोई हथियार नहीं था और वह केवल चकमा दे सकता था। ये देखकर ज़ियाओ ज़िलिंग ने ज़ियाओ तियान की ओर देखा। तुम्हें मेरी बात का अर्थ पता है, ठीक है? ये मास्टर, ज़ियाओ तियान अभी छोटी ज़ियाई के लिए एक सही हथियार ढूंढने जाएगा। ज़ियाओ तियान ने अजीब तरह से कहा, फिर तुरंत सर्च शुरू करने के लिए सिस्टम स्पेस में एंटर कर गया। गु जियाई के लिए सही हथियार ढूंढने में ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होगी। ज़ियाओ ज़िलिंग ने जो हथियार इस्तेमाल किए वे ज़ियाई के लिए बहुत एडवांस थे और जब उसने पहले जुआन एक्सियन सेक्ट और नांगोंग फैमिली के लोगों को मारा था तो उसे लाशें लूटने की आदत नहीं थी, इसलिए वह उन्हें खोजना भूल गया। हम स्वॉर्ड इंटेंट प्रोटोटाइप। आंधी में गिरते पत्ते। किन युवे ने अपनी उंगली ब्लेड पर फिराई और पूरी तलवार हल्के गुलाबी रंग की चमक से ढक गई। जब किन युवे ने गु जियाई की ओर वार किया तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकली। स्पिरिचुअल एनर्जी बिजली की तरह थी जो तुरंत एक तेज तलवार की हुई में बदल गई जो गु जियाई की ओर दौड़ी। आदिम आरंभिक शक्ति, दिव्य दानव धर्म प्रकटन, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा गु जियाई के चारों ओर इकट्ठा होने लगी और एक दिव्य युवती जो किसी अमर लड़की की तरह थी, जो दुनिया की परवाह नहीं करती थी, धीरे-धीरे उसके पीछे से निकली। फिर एक के बाद एक शक्तिशाली आकृतियां भी उस दिव्य युवती के पीछे प्रकट होने लगी। क्या ये एक विशन है? ज़ू गाई की पुतलियां चौड़ी हो गईं जब उसने हेवनली दाव से निकलने वाले डरावने विशन को देखा। वह पहले से ही इस जगह को छोड़ना चाहता था। ज़ियाओ ज़िलिंग ने अपनी बेटी के बुलाए गए विशन को देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। बुरा नहीं है, उसने प्राइमल बिगिनिंग पावर और सुप्रीम डेमन गॉड बोन को पूरी तरह से मिला दिया है। विशन से रोशनी की एक किरण निकली जिसने सीधे किन युवे की तलवार की हुई को तोड़ दिया और किन युवे भी शॉकवेव से पीछे हट गया। पफुट, किन युवे घावों से भरी हुई थी और उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। धत्तेरे की जनरल झुगाई, क्या तुम अभी एक्शन नहीं लेने वाले? किन युवे ने झू गाई की ओर देखा। झू गाई ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से ज़ियाओ ज़िलिंग और गु जियाई से कहा, साथी दाओइस्ट, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं इस औरत को जानता भी नहीं हूँ। मैं अब यहाँ से जाता हूँ। बोलने के बाद झू गाई बिना पीछे देखे चला गया। हैरान किन युवे को पीछे छोड़कर इस समय उसे यह कैसे एहसास नहीं हुआ कि उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। अरे, किन युवे ने आसमान में गु जियाई को देखा और उसके पीछे शान से खड़े विशन को देखा। इस बीच आसपास की कुछ सेनाओं ने भी गु जियाई की तरफ हो रहे हंगामे पर ध्यान दिया। कितना भयानक विशन है। इस बार कौन सा जीनियस पैदा हुआ है? ब्लड फील्ड सेक्ट के एक महान सम्राट ने एरो किंगडम की ओर देखा। दूसरे पावरफुल एक्सपर्ट्स और अलग-अलग पवित्र जगहों के ताकतवर लोगों ने भी इसी तरफ देखा। अफसोस, महान युग के लिए ये संघर्ष इतना आसान नहीं होगा। जीनियस हर जगह दिखाई दे रहे हैं। याओकुआन पवित्र भूमि में रुवान मेंगत्सी का चेहरा कांप उठा जब उसने अचानक दिखाई देने वाले विशन को देखा। ये पहली बार है जब मैंने ऐसा विशन देखा है। अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो ये भविष्य का एक और महान सम्राट लेवल का पावरफुल एक्सपर्ट है। कई ताकतों ने गु जियाई पर हमला करने की योजना बना ली और कुछ ने तो हेवनली सीक्रेट टेक्निक का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने गु जियाई की पहचान की जांच शुरू कर दी। मुझे देखने दो कि तुम असल में कौन हो। ज़ियाओ ज़िलिंग को लगा कि कई लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके यहाँ देख रहे हैं। वह थोड़ा मुस्कुराया। अगर आपके पास इतना खाली समय है तो बेहतर होगा कि आप अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान दें और ज्यादा दखल न दें। उसकी आंखों से तेज सुनहरी रोशनी निकल रही थी। जो ताकतवर लोग गु जियाई की जांच करना चाहते थे उन्होंने उसे नहीं देखा, बल्कि उन्होंने ज़ियाओ ज़िलिंग का प्राइमोर्डियल स्पिरिट धर्म अपीयरेंस देखा। चले जाओ। ज़ियाओ ज़िलिंग ने उन ताकतवर लोगों की तरफ ठंडी सांस छोड़ी जो जांच करना चाहते थे। सिर्फ एक शब्द से कई ग्रेट एम्परर एक्सपर्ट और यहाँ तक कि कुछ जो ग्रेट एम्परर से भी ऊपर के लेवल पर थे वे सभी इस आवाज से घायल हो गए। फफ्त, इस समय एक प्राचीन पवित्र भूमि में एक बूढ़े पूर्वज ने अपनी छाती पकड़ ली। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। क्या ये कैसा अस्तित्व है? बस एक शब्द और इसने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। बाकी लोग भी कुछ बेहतर नहीं कर रहे थे। कई लोगों को बैकलैश का सामना करना पड़ा। चश, कुछ छोटे बच्चों ने सच में यहाँ आकर झांकने की हिम्मत की। ज़ियाओ तियान ने अपनी छोटी मुट्ठी ऐसे हिलाई जैसे उसी ने उन्हें बुरी तरह घायल किया हो। हालांकि ज़ियाओ ज़िलिंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वह बस मुस्कुरा दिया। गु जियाई ने किन युवे को देखा। उनके बीच कोई गहरी नफरत नहीं थी और वह उसे मानना नहीं चाहती थी। मम्मी ने कहा कि दुश्मन के प्रति नर्म दिल होना खुद के प्रति क्रूर होना है। इससे पहले कि मैं तुम्हें दुश्मन समझूं, ये जगह छोड़ दो। गु जियाई ने किन युवे पर हल्के से चिल्लाया। उसकी शक्तिशाली आभा ने किन युवे को हमला करने का विचार खो दिया। 20, ये सब एक गलतफहमी थी। किन युवे को धोखा मिला और वह घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगा। ज़ियाओ ज़िलिंग जोर से हंसने लगे। उनकी बेटी ने इतने प्यारे, भोले भाले लहजे में और अलग थलग दिखने के बावजूद इतनी डरावनी बातें कैसे कह दी? अरे, तुमने जुबान एक्सियन सेक्ट को खत्म कर दिया और मेरे दोस्त को मार डाला और अब तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो। किन युवे को खड़े होने में मुश्किल हुई। उसके पास एक पक्का तुरुप का पत्ता था और उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके सामने वाला व्यक्ति कोई खतरा पैदा कर रहा है। तुम्हारा दोस्त। किन युवे को जुबान एक्सियन संप्रदाय का जिक्र करते हुए सुनकर गु जियाई को तुरंत थोड़ा गुस्सा आ गया। जुबान एक्सियन संप्रदाय के उन लोगों को मौत मिलनी चाहिए थी। ये सुनकर कि किन युवे का जुबान एक्सियन संप्रदाय से कुछ संबंध है, गु जियाई ने अपना हाथ उठाया और उसके पीछे दिव्य युवती ऑपरेशन ने भी एक साथ अपना हाथ उठाया। चांद की पहली चमक। गु जियाई के सामने चांद जैसा एक पैटर्न दिखाई दिया जिसके चारों ओर दिव्य रून्स जैसे निशान थे। गु जियाई ने धीरे से अपनी उंगली आगे बढ़ाई और पैटर्न की तरफ इशारा किया। उसके अंदर रोशनी टिमटिमाने लगी और अगले ही पल रोशनी की एक बड़ी किरण सीधे किन युवे की तरफ गई। इस बीच ये लोग किंगडम के लोग बाहर धरती हिला देने वाली लड़ाई देख रहे थे। उनमें से हर कोई हैरान और अवाक था। क्या पावरफुल एक्सपर्ट्स के बीच लड़ाई ऐसे ही होती है? हमें कैसा लग रहा है कि वे अपने हाथ के एक इशारे से ये लोग को आसानी से खत्म कर सकते हैं। ये बहुत डरावना है। क्या ये बाहरी दुनिया के जीनियस हैं? सच में कमाल के हैं। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल एक्सपर्ट जिसने अभी किन युवे और गु जियाई को बाकी सबके साथ बाहर निकाला था। गु जियाई की भयानक ताकत देखकर हैरानी से आंखें भरने लगा। किन युवे इस हमले से इतनी हैरान थी कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी पुतलियां धीरे-धीरे चौड़ी हो गईं और वह बस बेबस होकर देख रही थी क्योंकि रोशनी की किरण उसके और करीब आ रही थी। छोटी बच्ची, जहां दया करनी चाहिए वहां दया दिखाओ। एक शक्तिशाली सन जैसी आभा ने गु जियाई द्वारा छोड़ी गई रोशनी की किरण को सीधे फैला दिया। दोनों के बीच एक भूत जैसी आकृति दिखाई दी। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। एक संत अवतरित हो गए हैं। गुरु, अब हम क्या करें? ज़ियाओ तियान ने उस फैंटम फिगर को देखा। उससे निकलने वाली आभा से साफ पता चल रहा था कि वह बहुत पहले ही सेंट लेवल पर पहुंच चुका था। यहाँ तक कि सुप्रीम दायरे में कदम रखने का भी संकेत था। ज़ियाओ ज़िलिंग ने उस भूतिया आकृति पर नजर डाली। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक फैंटम फिगर है। उसका कोई मारने का इरादा नहीं है, इसलिए घबराएं नहीं। हालांकि ज़ियाओ ज़िलिंग ने ये कहा, फिर भी वह धीरे-धीरे आगे बढ़ा। गु जियाई भी अचानक उस फैंटम फिगर के दिखने से थोड़ा हैरान था और साथ ही उसकी पावरफुल आभा को भी महसूस कर रहा था। एक पल के लिए उसने कोई एक्शन नहीं लिया। अपने पिता को आते देख उसने भूत को दूर किया, धीरे-धीरे नीचे उतरी और फिर दौड़कर ज़ियाओ ज़िलिंग के पास गई। डैडी, ज़ियाई ने कैसा किया? ज़ियाओ ज़िलिंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। बुरा नहीं है, ज़ियाई ने पहले ही एक ऑपरेशन में महारत हासिल कर ली है। डैडी के लिए ये कितना अच्छा सरप्राइज है। अजीब बात है, ये व्यक्ति अभी हवा में उड़ गया है, लेकिन मुझे उसे कोई और महसूस नहीं हो रहा है। बहुत अजीब। उस भूत ने मन ही मन सोचा। अब वह ज़ियाओ ज़िलिंग को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता। साथ ही दाओइस्ट, मैं वुयान हूं, 100 फ्लावर्स होली लैंड का 7वां आउटर सेक्टर।
मुझे हैरानी है कि मेरे नाकाबिल शिष्य ने ऐसा क्या किया है जिससे तुम दोनों नाराज हो गए हो। अगर यह मेरे शिष्य की गलती है तो मैं उसे कड़ी सजा दूंगा। बोलने के बाद वुयान ने किन युवे की ओर देखा। उसे इस शिष्य की अच्छी समझ थी। हालांकि दुनिया में उसे थोड़ा अनुभव नहीं था और उसमें सामाजिक शिष्टाचार की कमी थी, फिर भी वह कोई बड़ी गलती नहीं करती थी। ज़ियाओ ज़िलिंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी पक्का नहीं पता। फिर वह अपनी बेटी की ओर मुड़ा और चुपके से एक मैसेज भेजा। जी, ये तुम्हारी पीढ़ी का मामला है। अब तुम्हारे लिए अनुभव लेने का समय है। जो चाहो कहो, जो चाहो करो। डैडी तुम्हारे साथ हैं, कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। ज़ियाओ ज़िलिंग की बातें सुनकर गु ज़ियाई ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारे शिष्य ने ही सबसे पहले मेरे डैडी को पकड़ने की कोशिश की थी। दिन के उजाले में डैडी को छीनने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने उसे पीटा। गु ज़ियाई ने ईमानदारी से कहा, तुम साफ है, तुम ही थे जिन्होंने जुआन एक्सचेंज एक्ट को खत्म किया और मेरे छोटे बच्चों को मारा। किन युवे का गुस्सा भड़क गया। अगर वह गु ज़ियाई से हार नहीं जाती तो वह भी उससे 300 राउंड लड़ना चाहती। वु यान ने किन युवे को घूरकर चुप रहने का इशारा किया। साथ ही दाओइस्ट दूसरे के सेट को खत्म करना और उनके दावपात को बर्बाद करना क्या यह नियमों के खिलाफ नहीं है? वु यान ने बोलते हुए भौहें चढ़ाई। नियम? जब उन्होंने मेरी बेटी की हड्डियां और आंखें निकाली तब नियम कहां थे? क्या मेरी बेटी को सिर्फ दूसरों से ही बुली होने की इजाजत है? दूसरों को बुली करने की इजाजत नहीं है। ज़ियाओ ज़िलिंग ने ठंडे स्वर में कहा। उस समय जुआनिक्सियन संप्रदाय को भूल जाओ। अगर जुआन हुआन दायरे की सारी सेनाएं एक हो भी जाएं तो भी वह उन्हें दबा देगा और मार डालेगा। वु यान भी कुछ हैरान रह गया। कुछ देर के लिए समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। लेकिन जब उसने गु ज़ियाई की कमर पर टोकन देखा तो अचानक उसकी आंखें चमक उठी। रुको, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या दोनों साथी दाओइस्ट याओगुआन पवित्र भूमि से हैं? वु यान ने उत्साह से कहा। गु ज़ियाई और ज़ियाओ ज़िलिंग ने एक दूसरे को देखा। ज़ियाओ ज़िलिंग ने सोचा याओगुआन पवित्र भूमि के पवित्र गुरु उसकी पत्नी थी, इसलिए उन्हें याओगुआन पवित्र भूमि से माना जाना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने सिर हिलाया। अरे, ये तो अपनों से ही टकराव का मामला है। हमारे 100 फूलों वाली पवित्र भूमि के पवित्र गुरु के आपके पवित्र गुरु के साथ अच्छे संबंध हैं। यह मामला मेरे शिष्य की लापरवाही थी। युवे, आओ और दोनों साथी दाववादियों से माफी मांगो। वु यान ने किन युवे को डांटा। ज़ियाओ ज़िलिंग और गु ज़ियाई ने भी ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। असल में बाहर यात्रा करते समय सबसे भरोसेमंद चीजें ताकत होती हैं और फिर असर। मास्टर, मैं किन युवे की आंखें लाल थी। साफ तौर पर वह अपने मालिक के कामों से नाखुश और तैयार नहीं थी। मत कहो कि मैं बेरहम हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उस छोटे लड़के ने जिसका तुमने जिक्र किया था और उसकी बचपन की प्रेमिका ने असल में क्या किया था। ज़ियाओ ज़िलिंग ने शांति से कहा, फिर हल्के से थपथपाया। किन युवे के दिमाग में तुरंत एक ऐसी याद कौंध गई जो उसकी अपनी नहीं थी। उसके दिमाग में लगातार बड़ी-बड़ी यादें उभरती रहती थी। उसकी शुरुआती सोच टूट गई थी। लिन यूफेंग ने नहाती हुई महिला शिष्यों पर नजर रखी और अपने बचपन की प्रेमिका के साथ रिश्ते में रहते हुए उसने गु ज़ियाई के सामने उससे प्यार का इजहार भी किया। अपनी पिछली यादों के साथ इसे मिलाकर वह जानती थी कि ये असली अनुभव थे। यह ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्यों होगा? किन युवे का दिल टूट गया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह सचमुच बहुत मूर्ख थी। पहले उसे धोखा दिया गया, फिर मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। आह युवे, साथी दाववादियों से माफी मांगो और जल्दी से पवित्र भूमि पर वापस जाओ। मुझे माफ करना साथी दाओइस्ट। मेरी शिष्या ने आपको परेशान किया है। हॉट डेमन पर काबू पाने में उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद। अगर आप कभी 100 फ्लावर्स होली लैंड आएंगे तो मैं खुद आपका स्वागत करूंगा। किन युवे को देखकर आह भरने के बाद वुयान ने ज़ियाओ ज़िलिंग और गु ज़ियाई को धन्यवाद दिया। गु ज़ियाई को भी लगा कि किन युवे कुछ दयनीय है। वह किन युवे के पास गई और धीरे से उसके आंसू पोंछे। अब और मत रो, नहीं तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत बन जाओगी। गु ज़ियाई की बेतुकी दिलासा सुनकर किन युवे को रोने और हंसने का मन हुआ। हम मुझे माफ कर दो। आज मेरी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और तुम, आज मैं हार गया। बस रुको, जब मैं वापस जाकर थोड़ी देर कल्टीवेट करूंगा तो मैं तुम्हें पक्का हरा दूंगा। ज़ियाओ ज़िलिंग और गु ज़ियाई से माफी मांगने के लिए घुटनों के बल बैठने के बाद किन युवे ने खुद को संभाला। गु ज़ियाई से कुछ बातें फुसफुसाईं और फिर वहां से चली गई। असल में अगर तुम मेरे डैडी को छीनने की कोशिश नहीं कर रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि तुम इतने बुरे हो। गु ज़ियाई ने अपना सिर खुजलाया। हालांकि उसे किन युवे के आखिरी शब्द समझ नहीं आए थे, लेकिन अब वह अपनी आंटी को ढूंढने जा सकती थी।